माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट, किरण जी प्लीज किरण जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय जी, हम लोग अभी चर्चा के लिए सब आए हैं। मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, जितने भी नोटिसेस आए हैं, कई दिनों से नोटिसेस आए हैं, कई मुद्दे हैं दोनों सदन के ओर से, विपक्ष और पक्ष, हर पार्टी से कुछ न कुछ मुद्दे के लिए नोटिस सर्व किए गए हैं। हम सरकार की तरफ से नियम और अध्यक्ष के परमिशन के बाद कोई भी चीज के लिए हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जब बीएससी में तय किया गया है कि पहले हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे, कोई और मुद्दा आते हैं तो उसको बीएससी में तय करेगा। आते हैं तो उसको बीएससी में तय करेगा। तो मेरा अनुरोध है अपने विपक्ष के साथियों से, आज जैसे तय किया गया है, 2 बार सदन स्थगित हो चुके हैं। आज चर्चा हम जैसे तय किया है ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे का चर्चा करने के बाद कोई भी विषय जो बीएससी में आएगा और बीएससी में रूल के तहत, परंपरा के तहत अध्यक्ष जी के परमिशन से जो भी अगर एक्सेप्ट करता है तो सरकार तैयार है। किसी विषय को लेकर के यहाँ कंडीशन लगा करके आज का इस डिबेट को, महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर डिबेट को डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करे। मेरा आग्रह है आपसे सबसे। मैंने सब मुद्दे को कहा, हर मुद्दा इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, हम आज आइटम नंबर 14 पहलगांव में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरा सभी मान्य सदस्यों से आग्रह है, ये विषय अत्यंत गंभीर एवं संवेदनशील है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई को पूरी दुनिया ने देखा है। हम सबको हमारी सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम पर गर्व है। ये सदन साक्षी रहा है, जब जब भी देश के अंदर गंभीर चुनौती हो, गंभीर मुद्दे हो, हमने राष्ट्रीय मुद्दों पर सदैव एकजुटता दिखाई है। आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है। मेरा आपसे आग्रह है कि आज हम राष्ट्रहित और मानवता के भाव को सर्वोपरि रखते हुए हम इस प्रकार से सार्वगर्भित और मर्यादित चर्चा करें कि हमारी सेना और अन्य रक्षा बलों का गौरव बढ़े। भारत की संसद से दुनिया में आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक संघर्ष का एक मजबूत संदेश संसद से जाए। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने
अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सदन के सभी दलों के, मैंने जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर की जो शानदार कामयाबी हासिल हुई है उस पर चर्चा करने के लिए आज सदन पूरी तरह से तैयार है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस सदन के माध्यम से मैं देश के उन वीर सपूतों को, उन बहादुर सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने की राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी है अपना बलिदान देने में वह पीछे नहीं रहे हैं। आज भी वह तैयार हैं और आज भी वह तत्पर हैं। साथ ही मैं उन सैनिकों की स्मृति को भी अध्यक्ष महोदय नमन करता हूं जिन्होंने की भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। मैं पूरे देश की तरफ से सेनाओं के सभी जवानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपकी अनुमति से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों और विषयों को सदन के समक्ष रखने के लिए यहां खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऐतिहासिक सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह भारत की संप्रभुता, उसकी अस्मिता, देश के नागरिकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी और आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति का एक इफेक्टिव और डिसाइसिव डिमॉन्स्ट्रेशन था। अध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन को जानकारी है, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में एक अमानवीय और कायराना आतंकी हमला हुआ। इस हमले में हमारे 25 निर्दोष नागरिकों सहित एक नेपाली नागरिक की भी जान गई थी। उन निर्दोष लोगों की जान उनका धर्म पूछ कर लिया गया। यह अपने आप में अमानवीयता का सबसे कुत्सित और सबसे घृणित उदाहरण था। यह घटना भारत की सहन शक्ति की सीमा की भी मैं मानता हूं परीक्षा थी। अध्यक्ष महोदय, इस हमले के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्हें छूट दी गई कि वे अपने विवेक, स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग और रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए वह निर्णायक कार्रवाई करें। इसके बाद हमारे सैन्य नेतृत्व ने न केवल अपनी मैच्योरिटी दिखाई, बल्कि उस स्ट्रेटेजिक विजडम का भी परिचय दिया जिसकी उम्मीद भारत जैसी एक रिस्पॉन्सिबल पावर से की जाती है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले हमारी सेनाओं ने हर पहलू का बहुत ही गहराई के साथ अध्ययन किया। हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन हमने उस विकल्प को चुना जिसमें आतंकवादियों और उनके ठिकानों को अधिकतम नुकसान पहुंचे और जिसमें पाकिस्तान के आम नागरिक को कोई क्षति न होने पाए, इस बात की भी हम लोगों ने चिंता की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं द्वारा की गई वेल कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने 9 टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट्स को प्रिसीजन के साथ, सटीकता के साथ हिट किया और इस सैन्य कार्रवाई में एक अनुमान के अनुसार 100 से अधिक आतंकवादी, मैं बहुत संभल कर बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, हमारी फिगर गलत ना होने पाए, फिगर इससे बहुत अधिक है। 100 से अधिक आतंकवादी, उनके ट्रेनर, उनके प्रशिक्षक, उनके हैंडलर, लश्कर-ए तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से संबंधित थे। ये वही आतंकी संगठन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का जिन्हें खुला समर्थन प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को रात्रि 1:05 भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया, जिसमें पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इसमें पीओके के मुजफ्फराबाद में
सवाई नाला और सैयदना बिलाल कैंप, कोटली में मस्जिद अब्बास व मसबर रहील शाहिद कैंप, कोटली में गुलपुर कैंप, भिम्बर में बरनाला कैंप, कोटली में अब्बास कैंप और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर, मुहिदके और सरजाल और मेहमुना जोया शामिल थे। इनमें से 7 आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जबकि भारतीय वायुसेना ने मुरीदके और बहावलपुर को नेस्त नाबूद किया, जो लश्कर-ए-तोयबा और जैशे मोहम्मद के केंद्र हैं। पूरा ऑपरेशन मात्र, अध्यक्ष महोदय, जानकर पूरे सदन को प्रसन्नता होगी कि विद इन 22 मिनट्स पूरा ऑपरेशन समाप्त हो गया और हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा। सशस्त्र बलों ने हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया और प्रत्येक भारतीय इस भावना से ओत प्रोत हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि पूरा सदन एक बार हमारे सेना के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम का अभिनंदन। अध्यक्ष महोदय, यह सिंदूर की लाली हमले की सफलता के स्पष्ट एविडेंस भी जुटाए हैं, साक्ष्य है हमारे पास। अध्यक्ष महोदय, हमले के कुछ ही घंटों के भीतर एक प्रेस रिलीज और मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से इन्हें जनता की जानकारी के लिए जारी कर दिया गया था। मुझे यह पुष्टि करते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि सशस्त्र बल अपने सभी मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम रहे और साथ ही कामयाब रहे। अध्यक्ष महोदय, 7 मई 2025 को हमले माने 1:35 के तुरंत बाद भारतीय डीजीएमओ ने हॉटलाइन संदेश के माध्यम से पाकिस्तान के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से संपर्क किया और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमारे हमले के रेशनल और मेथोडोलॉजी के बारे में पूरी जानकारी दी और यह तथ्य भी बताया ये हमले एस्केलेटरी नेचर वाले नहीं थे, माने इसको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रभु हनुमान ने लंका में अपनी रणनीति बनाई थी, उसी प्रकार हमने भी उन्हीं को निशाना बनाया जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस रेशनल को समझने से इनकार कर दिया और अगले कुछ दिनों तक सिविलियन और सैन्य ठिकानों पर गोलीबारी करके बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन करके स्थिति को एस्केलेट करने की उसने कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, 7-8 मई 2025 की रात को क्लियरली आइडेंटिफाइड आतंकवाद संबंधी ठिकानों पर हमारे सफल ऑपरेशन के बाद, सफल हमले के बाद पाकिस्तान ने स्थिति को एस्केलेट कर दिया और अनमैन्ड एरियल सिस्टम और अन्य साधनों का उपयोग करके भारतीय वायुसेना के बेसेस, भारतीय वायुसेना के सेंसर्स और सेना के फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स से लेकर ब्रिगेडों तक पर भी उसने हमला कर दिया। हालांकि हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस ग्रिड, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से जुड़ी टेक्नोलॉजीज का भी सहारा लिया। अध्यक्ष महोदय, उनके निशाने पर हमारे भारतीय वायुसेना के अड्डे, थल सेना के एमिनिशन डिपोज, हवाई अड्डे और मिलिट्री कैंट थे। अध्यक्ष महोदय, यह कहते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, काउंटर ड्रोन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ने पाकिस्तान के इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तान हमारे किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय, और हमारे किसी भी इंपॉर्टेंट एसेट को नुकसान नहीं हुआ है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, चाक चौबंद थी और हर हमले को हम लोग रोका गया। मैं इसके लिए भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की जमकर सराहना करता हूं, जिन्होंने दुश्मन के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और अपने प्रतिपक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, एक बार फिर से भारत के सेना के जवानों का कम से कम मेज थपथपाकर उनका अभिनंदन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
पाकिस्तान के इस हमले के जवाब में हमारी कार्रवाई साहसिक थी, ठोस थी और प्रभावी थी। भारतीय वायुसेना ने वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान के हवाई अड्डों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और इस मिशन को हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और भोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर देखी। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन का एक बेमिसाल उदाहरण था। जब भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारी थल सेना ने जमीन पर मोर्चा संभाल लिया। हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, भारतीय नौसेना ने, लोग पूछते हैं भारतीय नौसेना का क्या रोल था, भारतीय नौसेना ने भी उत्तरी अरब सागर में अपनी तैनाती मजबूत कर दी। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दिया कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं बल्कि हम तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इस ऑपरेशन का मकसद टेररिस्ट कैंप्स और उनके सपोर्टर्स को टारगेट करना, उन्हें नेस्त नाबूद करना था और यह साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस रखता है। भारत ने कार्रवाई इसलिए रोकी क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के पहले और उसके दौरान जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तय किए गए थे उसे हम पूरी तरह से हासिल कर चुके थे। इसलिए यह कहना, यह मानना कि यह ऑपरेशन किसी दबाव में रोका गया था, यह बेबुनियाद है और सरासर गलत है। अध्यक्ष, मैं सदन को फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, अपने राजनीतिक जीवन में जानबूझकर कभी भी असत्य न बोलूं, इसकी भरपूर कोशिश की है मैंने, चाहे सदन हो अथवा सदन के बाहर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं, प्लीज बैठिए। आप क्यों खड़े? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा हुआ, और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। हमारी सेनाओं ने सिर्फ उनको टारगेट किया जो इन आतंकियों को सपोर्ट करते हुए भारत पर हमला करने की कोशिश में लगातार शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था,
बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूं। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। अगर पाकिस्तान की ओर से भविष्य में कोई भी मिस एडवेंचर हुआ तो यह ऑपरेशन अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, दोबारा प्रारंभ हो। अध्यक्ष महोदय, भारतीय वायुसेना के जबरदस्त हमलों, नियंत्रण रेखा पर थल सेना की मजबूत जवाबी कार्रवाई और नौसेना के हमलों के डर ने पाकिस्तान को झुकने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। और पाकिस्तान की हार उनकी एक सामान्य विफलता नहीं थी, बल्कि यह उसके सैन्य बल और मनोबल या दोनों की एक हार थी। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। मैं सदन में यह बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की अपील की। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच औपचारिक संवाद हुआ और दोनों पक्षों ने सैन्य कार्रवाइयों पर विराम लगाने का निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे सैनिकों का जो मनोबल, मातृभूमि की रक्षा करने का जो उनका समर्पण है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका दर्शन 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों ने देखा। मुझे खुद भी और प्रधानमंत्री जी को सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर हमारे जवानों से मुलाकात का अवसर मिला है। अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर के मिलिट्री बेस पर, भुज के एयरबेस पर, उधमपुर के कमांड सेंटर पर, हर जगह प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे सैनिकों का मनोबल अपनी पूरी बुलंदी पर था। उनकी आंखों में विश्वास है और उनका संकल्प अडिग है। वे न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भी अध्यक्ष महोदय रक्षा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में जनता सत्ता पक्ष को और विपक्ष को अलग अलग दायित्व सौंपती है, दोनों को अलग अलग दायित्व, और हेल्दी डेमोक्रेसी में तो स्वाभाविक है। सत्ता पक्ष का काम होता है जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, और विपक्ष का काम होता है सरकार से जनता के मुद्दों से संबंधित जरूरी प्रश्न पूछना। ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया, इसकी जानकारी पहले भी दी गई है और आज भी मैंने सदन को दी है। अध्यक्ष महोदय,
कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मार गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हां। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। हो रहा है। अब चूंकि विपक्ष के मित्र ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उचित प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, तो उन्हें मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदय। मैं लगभग 4 डिकेड से अधिक समय से राजनीति में, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, कभी भी किसी के साथ दलगत राजनीति को मैंने शत्रुतापूर्ण तरीके से जिंदगी में नहीं देखा है मैंने अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज अगर विपक्ष प्रश्न पूछने में असफल है, मैं विपक्ष को उनके इस काम में थोड़ी सी मदद करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के अपने सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि यदि आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे। यह आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। एक लंबा समय हमने विपक्ष का काम किया है। एक लंबा समय हमने सरकारों से सवाल पूछने में लगाया है। जनता ने जब हमें विपक्ष में रहने का दायित्व सौंपा था, तो हमने विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका को बड़े ही सकारात्मक तरीके से निभाया भी है। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष में रहकर हमने कैसे प्रश्न पूछे, इसके कुछ उदाहरण मैं यहां रखना चाहता हूं। 1962 में अध्यक्ष महोदय, चीन के साथ हुए युद्ध में जब दुखद परिणाम आया, तो हमने उस समय की सरकार से यह पूछे थे, लेकिन वह प्रश्न यह था कि हमारे देश की धरती पर दूसरे देश का कब्जा कैसे हुआ। हमने यह प्रश्न पूछा था कि हमारी सेना और हमारी जनता अपमानित क्यों हुई। हमने यह प्रश्न पूछा था कि बड़ी संख्या में हमारे सैनिक हताहत कैसे हुए। हमने यह प्रश्न नहीं पूछा कि हमारे टैंक, हमारी मशीनें, हमारी बंदूकें क्यों ध्वस्त हो गई। यह प्रश्न हम लोगों ने नहीं पूछा। मशीनों और तोपों की चिंता न करके अध्यक्ष महोदय, हमने देश की टेरिटरी की चिंता की, हमने देश के सैनिकों की। इसी तरह 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में, जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, मैं उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने इस बात की खुशी जाहिर कि हमने अपने शत्रु को सबक सिखाया। हमने उस दौरान यह प्रश्न नहीं पूछा कि इस सबक सिखाने के दौरान में भारत के कितने प्लेन्स गिरे, भारत के कितने इक्विपमेंट्स बर्बाद हुए। यह प्रश्न अध्यक्ष महोदय उस समय भी हम लोगों ने नहीं पूछा। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इसे और भी प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊं, तो किसी भी परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट मैटर करता है।
यदि किसी परीक्षा में कोई बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आ रहा है तो हमारे लिए उसके मार्क्स मैटर करने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि एग्जाम के दौरान उसकी पेंसिल टूट गई थी या उसकी पेन खो गई। अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है, अध्यक्ष महोदय, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट यह है अध्यक्ष महोदय कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उन लक्ष्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में हमने कामयाबी हासिल की। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से पाकिस्तान सहित अपने पड़ोसी देशों से मित्रता और सौहार्द सहयोगपूर्ण संबंध का सदैव इच्छुक रहा है। इसके लिए भारत की सभी सरकारों ने ईमानदारी से प्रयास भी किए हैं। वह चाहे आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी हों या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सभी ने हमेशा चाहा है कि इस इलाके में शांति और समृद्धि बनी रहे। सभी ने यह चाहा। अध्यक्ष महोदय, यह बात हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज के साथ मेल खाती है, इसलिए ऐसा हुआ। अध्यक्ष महोदय, पूरा विश्व जानता है कि पूर्व प्रधानमंत्री से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शांति का संदेश लेकर 1999 में लाहौर बस यात्रा की थी। वह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वह यात्रा भारत की संस्कृति और शांति की प्रतीक थी। यह हमारे भारत की प्रकृति थी। लाहौर पहुंचकर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीनारे पाकिस्तान पर विजिटर्स रूप में जो लिखा था, जिसका जिक्र लोग आज भी करते हैं, और उन्होंने लिखा था, उसकी मैं चर्चा करता हूं। उन्होंने लिखा था कि मीनारे पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत अस्थायी शांति और मित्रता का आकांक्षी है। मैंने पहले भी कहा है और फिर भी कहता हूं, एक स्थिर और समृद्ध पाकिस्तान भारत के हित में है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी सोच थी, यह हमारी शांति की पहल थी। यह पहल हमारी हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक चेतना, हमारी नैतिक शक्ति और हमारी सभ्यता के उन मूल्यों से निकली थी जो शांति को शक्ति मानती है। अध्यक्ष महोदय, लेकिन हमारे शांति के प्रयास को हमारी नाइविटी, उदारता या सरलता समझ लिया गया। जब हम शांति के लिए कदम बढ़ा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान कारगिल में घुसपैठ की साजिश रच रहा था। हम दोस्ती के राह पर थे तो वो षड्यंत्र की राह पर था। जब हम मामला खुलकर सामने आया तो हमारे वीर सैनिकों ने इस घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करना प्रारंभ किया, और जब भारत की जीत सामने दिखाई दे रही थी तो पाकिस्तान ने परमाणु युद्ध की धमकी दे डाली। अध्यक्ष महोदय, तब हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, पाक सेना के परमाणु हमले से भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। यानी अटल जी जो शांति का पैगाम लेकर गए, वही अटल जी शक्ति का भी परिचय देने में तनिक भी नहीं हिचके। यही है भारत। अध्यक्ष महोदय, यह सामर्थ्य का उद्घोष था। यह एक स्पष्ट संदेश था कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसका जवाब भी उतनी ही दृढ़ता से दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाहौर जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात की तो भारत ने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
अध्यक्ष महोदय, हम वाकई में शांति की राह पर चलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी मूल प्रकृति बुद्ध की है, युद्ध की नहीं है। हमारी सरकार ने भी पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किए, लेकिन बाद में हमने 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक से, 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक से और 2025 के ऑपरेशन सिंदूर से हमने शांति स्थापित करने का दूसरा रास्ता अपनाया है। अध्यक्ष महोदय, अब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि टेररिज्म और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं चल सकते, क्योंकि सभ्य मुल्कों के बीच बातचीत होती है। अध्यक्ष महोदय, लोकतांत्रिक देशों में बातचीत होती है, पर एक ऐसा देश जिसके वजूद में लोकतंत्र का एक कतरा भी न हो और सिर्फ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, टेररिज्म और हेट्रेड अगेंस्ट इंडिया हो, उसके साथ संवाद किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेररिज्म की भाषा जो अध्यक्ष महोदय होती है वह खून, डर और नफरत है, संवाद नहीं। गोलियों की आवाज में संवाद की आवाज दब जाती है। जहां खून बहता है वहां बातचीत की गुंजाइश अध्यक्ष महोदय नहीं बचती। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति अब जग जाहिर है। जिस देश ने आतंक को अपनी विदेश नीति का औजार बना लिया, वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। पाकिस्तान की नीति और चरित्र को लेकर यह मोदी जी के नेतृत्व वाला नया भारत है, जो आतंकवाद के खिलाफ किसी हद तक जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आप भारत का इतिहास जानते हैं। देखिए, हमने कभी भी किसी की 1 इंच जमीन पर आज तक कभी कब्जा नहीं किया है। हम यह भी जानते हैं कि युद्ध अपनी बराबरी वालों से करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नीति ऐसी ही होनी चाहिए, प्रीति और बैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए। शेर यदि मेढकों को मारे तो उसका बहुत अच्छा संदेश नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सेना शेर है। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान जैसा देश जो साइज, सामर्थ्य, शक्ति और समृद्धि में हमारे आसपास भी नहीं है, उस मुल्क से कैसा मुकाबला? जो मुल्क अपने अस्तित्व के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उसके मुकाबले का मतलब है अपना स्तर कम करना। हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान से हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर शांति के प्रयास करना हम जानते हैं तो दुष्टों को जो भाषा समझ में आए उसी भाषा में समझाना भी जानते हैं। सठे साक्ष्यम समाचरित, अर्थात दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है कभी कभी। अध्यक्ष महोदय, हमने भगवान कृष्ण से सीखा है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ की जा सकती हैं, पर अंत में धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा। हमने पार्लियामेंट का अटैक सहा है। अध्यक्ष महोदय, 2008 का मुंबई अटैक सहा है,
झेला है, लेकिन अब हमने कह दिया है इनफ इज इनफ। अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रवृत्ति भगवान राम और भगवान कृष्ण से प्रेरित है, जो हमें शौर्य भी सिखाती है और धैर्य भी सिखाती है। इस सीख का अध्यक्ष महोदय, इस सीख का हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी विदेश और अपनी रक्षा नीति में सीधा प्रयोग कर रहे हैं। आज भारत पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन अगर कोई देश धोखा दे तो वह उसकी कलाई भी मरोड़ना जानता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नीति स्पष्ट है कि हमने एक समय लाहौर बस यात्रा की भाषा में बात की थी, तो पाकिस्तान ने हमारी उस भाषा को नहीं समझा, तो अब हम उन्हें बालाकोट स्ट्राइक की भाषा में जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, भारत के लिए शांति हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। भारत के लिए शांति प्राथमिकता है और हमारी शक्ति उसका आधार है। यह शक्ति हमारे सामर्थ्य से पैदा हुई है अध्यक्ष महोदय, और यह सामर्थ्य पिछले 11 साल में कई गुना बढ़ गया है। मैं ये नहीं कहता हूं पहले नहीं था, पहले था, लेकिन अब कई गुना बढ़ गया। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अभी आई मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट के मुताबिक 2028 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक उन्नति के साथ साथ भारत के रक्षा क्षेत्र में 2014 से उल्लेखनीय परिवर्तन, रिमार्केबल चेंज आया है। आज का भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हम हर दृष्टि से समर्थ भी हैं और सक्षम भी हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं, उसके बाद जब प्रश्न पूछा गया हमारे सारे चीफ से, सीडीएस से, डिफेंस सेक्रेटरी से, क्या ऑपरेशन के लिए तैयार हैं, क्षण भर की देर नहीं लगाई, सबने बोला यस सर। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर हमारे सामर्थ्य का ही प्रतीक था, जिसमें हमने दिखा दिया कि अगर कोई हमारे नागरिकों को मारेगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की आत्मरक्षा के लिए हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइल फिजिकल सीमाएं लांघेंगी अध्यक्ष महोदय, और हमारे वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आतंकवाद को उसके हर रूप और स्वरूप में पूरी तरह समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और इस संदर्भ में हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज नॉट रैंडम। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को किसी प्रकार से यादृच्छिक नहीं है, इसके पीछे सुनियोजित बात है। यह एक फंडामेंटल रेज है। अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध लेखक वीएस नायपाल ने सही कहा था, पाकिस्तान में होना एक ऐसी अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग रियलिटी है, वेयर वार इज पीस। यहाँ पर हम वहाँ पर जो अज्ञानता है उसे ही हम पूरी तरीके से महत्व पहनते हैं, और जिहालत यानी अज्ञानता ही ताकत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आतंक को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जिसे पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियां एक नीति के तहत अपनाए हुए हैं। दिस टूल किट, यह जो अपने आप औजार है, यह पूरी तरीके से आचार संहिता को दिखाती है किस प्रकार से हम शांति स्थापित कर सकते हैं, युद्ध को पीछे कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, जिसे दुनिया का हर जिम्मेदार देश मानता है। अध्यक्ष महोदय, यह एक
ऐसी एक कट्टरपंथी सोच की उपज है जिसमें सहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं। हमारा पाकिस्तान के साथ कोई सीमा का संघर्ष नहीं अध्यक्ष महोदय, बल्कि यह सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष है। सभ्यता बनाम बर्बरता का संघर्ष। पाकिस्तान के हुक्मरान जानते हैं कि उनके सैनिक युद्ध के मैदान में भारत से नहीं जीत सकते, इसलिए वे आतंक को पालते हैं। पालते ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं और फिर दुनिया के सामने खड़े होकर निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान दोहरे मापदंड और झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ एक ऐसा देश है जो अब फेल्ड स्टेट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इस आतंकवाद के गंदे खेल को जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब पाकिस्तान के साथ कंबोजिट डायलॉग के लिए भारत की शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी जमीन का प्रयोग भारत के खिलाफ टेररिज्म फैलाने के लिए नहीं करेगा। एक कंपोजिट डायलॉग के लिए भारत की शर्त थी, जिसे पाकिस्तान ने भी मान लिया था उसमें। लेकिन दुर्भाग्य से 2009 में शर्म शेख में तत्कालीन सरकार ने एक बड़ी भूल की, जब कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को डीलिंक कर दिया गया। यानी बातचीत जारी रखने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपनी जमीन को आतंकवाद के लिए प्रयोग न करने की शर्त को ही डाइल्यूट कर दिया गया। मैं मानता हूं यह भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को कमजोर करने वाला एक कदम था। अध्यक्ष महोदय, ऐसी ही एक और गंभीर चूक तत्कालीन सरकार ने 2006 में हवाना में भी हुई थी, जब पाकिस्तान को आतंकवाद का विक्टिम माना गया और एक ज्वाइंट एंटी टेरर मैकेनिज्म बनाने पर सहमति भी हुई थी। 2006 की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सोचने वाली बात है कि जो देश आतंक को पैदा करता है, उसे पालता है, उस देश को ही आतंक से पीड़ित मान लेना कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अब केवल सीमा पर नहीं है, बल्कि वैचारिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री जी कई हाई लेवल डेलीगेशंस का गठन भी उन्होंने किया था, जिसमें हमारे लगभग अधिकांश दलों के सम्मानित सदस्य उसमें शामिल थे। उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे और सचमुच इस समिति ने वैश्विक मंचों पर जाकर भारत की बात बहुत ही प्रभावी तरीके से रखी और आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन को उन्होंने मजबूत किया। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी डेलीगेशन के सम्मानित सदस्यों के प्रति शीश झुकाकर आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने भारत का आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड तथा जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया के देशों को सही तरीके से अवगत कराया, प्रभावी तरीके से अवगत कराया। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। आई एम वेरी हैप्पी टू टेल द हाउस, सदन को बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने, जो कि इस देश के दल हैं, उन्होंने सभी अपने जो मतभेद थे उनको दूर कर दिया। उन्होंने एक राष्ट्र, सारे राष्ट्र के साथ मिलकर काम किया और सैनिकों के साथ मिलजुल कर काम किया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है, समाप्त नहीं हुआ है। यदि आवश्यकता पड़ी, यदि पाकिस्तान फिर किसी नापाक हरकत की कोशिश करता है तो हम और भी कठोर और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के मन में भारत को लेकर जो बहुत बड़ी गलतफहमी थी, वह हमने दूर कर दी है। और मेरी दूर थोड़ी बहुत बची यदि भई होगी तो उसको भी दूर कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, मुझे महाकवि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। अध्यक्ष महोदय, क्षमाशील हो रिपु समक्ष, तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको
कायर समझा उतना ही। अध्यक्ष महोदय, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। और अध्यक्ष महोदय, भारत किसी भी तरीके से, किसी भी तरह के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग या दबावों के आगे अब झुकने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो हमने किया और उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए जो संदेश दिया गया वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए, लेकिन जो होता है समय पर ही होता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति को दुनिया के हर मंच पर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है और हम उस पर कोई समझौता किसी भी सूरत में नहीं करने वाले। अभी कुछ सप्ताह पहले मुझे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग में जाने का अवसर मिला था। वहां जो डिक्लेरेशन तैयार किया जा रहा था उसमें आतंकवाद पर भारत का स्टैंड डाइल्यूट हो रहा था। हमने साफ कह दिया कि जब तक आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का स्टैंड रखा नहीं जाएगा, हम किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं करेंगे और इसकी वजह से वहां कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, इसका परिणाम क्या? अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स की बैठक में ब्राजील गए, करिश्मा किया है हमारे प्रधानमंत्री। तो चीन की मौजूदगी में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया उसमें जम्मू व कश्मीर में हुए आतंकी हमले को कंडेम भी किया गया। यह प्रधानमंत्री ने करिश्मा करके दिखाया, यानी भारत की बात अंततः मानी गई। और यह ब्रिक्स सम्मेलन के इतिहास में पहली बार हुआ जब जम्मू एवं कश्मीर में हुए किसी आतंकी घटना को खुलकर कंडेम किया गया। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, 2008 में मुंबई में इतनी बड़ी आतंकी घटना हुई, मगर उस समय की सरकार को जो प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई लेकिन उसमें सबसे दुखद और आश्चर्य की बात है, कई वर्ल्ड फोरम, इंटरनेशनल फोरम पर जो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए, जो उसकी निंदा की जानी चाहिए, वह भी जितना होना चाहिए नहीं हो पाया। अध्यक्ष, यदि आप उस घटना के बाद हुए ब्रिक्स सम्मेलन के डॉक्यूमेंट्स उठाकर देख लीजिए, मुंबई आतंकी हमले का कहीं जिक्र भी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब जाकर कहीं के हालात कुछ बदलने शुरू हुए और साल 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार 2017 में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में पहली बार आतंकवाद से लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों को जोड़ा गया। यह भी अपने में करिश्माई काम था। यह परिस्थिति इसलिए बनी क्योंकि इसके ठीक एक साल पहले उरी की घटना के भारत की सेनाओं ने सीमा पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। हमने दुनिया को बताया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सरहद के इस पार भी मारेंगे और जरूरत पड़ी तो आतंकियों के घर में घुसकर भी मारेंगे। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आया। अध्यक्ष महोदय, यह वही नीति है जो पहले की सरकारों को भी अपनानी चाहिए थी। उन सरकारों को जिनके शासनकाल में भारत ने सबसे भीषण आतंकी हमलों का सामना किया, जिनमें 2008 का मुंबई हमला आज भी हर हिंदुस्तानी के जेहन में बैठा हुआ है, जिंदा है, एक न भूलने वाली त्रासदी के रूप में जिंदा है। अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रणब मुखर्जी जी ने अपनी किताब द कोलिशन ईयर्स में लिखा है, मेरे पास है भी, कोलिशन ईयर्स में लिखा है कि जब मुंबई अटैक हुआ था, प्रणोदा ने लिखा है, जब मुंबई अटैक हुआ था, इंडिया हैड एविडेंस दैट द टेररिस्ट, भारत ने यह देखा था कि आतंकवादी कराची से आते हैं के बहाने पूरी दुनिया में, नॉन स्टेट एक्टर्स के बहाने को पूरी दुनिया में कोई मान नहीं रहा था। उन्होंने लिखा है प्रणोदा ने, एंड आई कोट, एमिड हीटेड डिबेट्स विद इन द कैबिनेट, कैबिनेट में बहुत गर्मी से साथ बातें हुई या उन्होंने, और जिनको
रिजेक्ट कर दिया गया, जिसको माना नहीं गया। भारतीय विदेश सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की है, जिनका नाम है अजय विसारिया, और वो शायद फॉरेन सेक्रेटरी थे, कि मुंबई हमले के तुरंत बाद एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें तत्कालीन विदेश मंत्री बड़ौदा ने पूछा, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए। शिवशंकर मेनन जी ने सुझाव दिया कि भारत मोरिदके में लश्कर तोयबा के मुख्यालय पर क्रूज मिसाइल से हमला कर सकता है। यह सुनकर बड़ौदा ने चश्मा उतारकर साफ किया और सभी अधिकारियों को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त कर दी। अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार ने जो सही समझा वो किया, पर मैं मानता हूं कि अगर तब की सरकार ने भी 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 एयर स्ट्राइक जैसे निर्णायक और कठोर कदम उठाए होते तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस बदल सकती थी। एक पावरफुल और डिसाइसिव एक्शन पाकिस्तान और उनकी सेना के द्वारा इस 500 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा डिसइंसेंटिव साबित हो सकती थी। अध्यक्ष महोदय, 2008 में मुंबई हमलों के बाद उस समय की सरकार ने सिर्फ बातचीत का मार्ग चुना था। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह कोई आलोचना नहीं है अध्यक्ष महोदय, न उस सरकार की, न उस समय के प्रधानमंत्री की, और न ही उन नेताओं की। उस समय की लीडरशिप को जो सही लगा उन्होंने वह निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का भारत अलग सोचता है और अलग तरीके से काम करता है। हमारा मानना है यह आपका प्रतिद्वंदी आतंक को रणनीति बना चुका हो और बातचीत की भाषा नहीं समझता हो तो स्टैंडिंग फर्म एंड बीइंग डिसाइसिव के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत वह देश नहीं रहा जो पहले था। टुडे डोजियर्स हैव बीन रिप्लेस्ड। इसको जो 2 दिन डिजास्टर्स जो डोजियर थे उसके बने हमने निर्णायक कार्यों में बदल दिया है। नहीं है, भारत जवाब देता है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आतंक की जड़ तक जाता है और उसे उखाड़ फेंकने का सामर्थ्य रखता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को और देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेनाएं और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं सब मिलकर, हम और ये सारे लोग सभी मिलकर देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वह कदम उठाएंगे और उसके प्रति हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, यह समय एकजुट होकर अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और आत्मसम्मान की रक्षा के संकल्प को और अधिक मजबूत करने का है। हमें यह याद रखना होगा कि हमारी सामाजिक और राजनीतिक एकता ही यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद को समर्थन देने वालों को यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि भारत अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध है। आइए हम सभी दलगत भाव से ऊपर उठकर संगवरध्वम के मंत्र से प्रेरणा लेकर एक साथ खड़े हो जाएं और हम इस राष्ट्रीय संकल्प को मजबूत करें। यही हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। और इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और अपने सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। सबने शांतिपूर्वक बात। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे
और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग यह है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं, वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे, और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है, उस पर उन्होंने पूरा नकारा। और हम एकजुट रहे, हम मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे, उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति, जिसको लेके आज राजनीति हो रही है, उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारी देश की संस्कृति, और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं कि सारे विपक्षी राजनीति दल, हम सब एकजुट होकर, राहुल गांधी जी ने एक साफ साफ कहा कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को पाकिस्तान को एक ठोस मजबूत कदम देना ही पड़ेगा। लेकिन देश ये भी जानना चाहता है, वे 26 लोग जो जिनके परिवारों में आज कोई गुजर गया, वे ये भी जानना चाहता है कि 100 दिन गुजर गए और वे 5 दहशतगर्दियों को यह सरकार पकड़ नहीं पाई। देश के वो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो 5 दहशतगर्दे थे, दहशतगर्दी जो आए टेररिस्ट, निश्चय इनको किसी ने पनाह दी, निश्चय इनको किसी ने जानकारी दी, निश्चय ये पूरा जो 1 घंटा का जो उन्होंने गोला बारूदी की, उसके बाद ये फरार हो गए। उनको फरार होने में भी किसी ने उनकी मदद की, और आज भी ये 100 दिन हो गए और सरकार के पास कोई जवाब नहीं। आज आपके पास ड्रोन है, आपके पास पेगासस है, आपके पास सैटेलाइट है,
है, वहां पे सीआरपीएफ है, वहां पे बीएसएफ है, वहां पे सीआईएसएफ है, वहां पे आदरणीय गृह मंत्री कुछ दिन पहले ही गए थे पूरा रिव्यू लेने के लिए, और आप किसी को पकड़ नहीं पाए। ये कैसी है, ये कैसा बंदोबस्त? आपने कहा कि आर्टिकल 370 के चले जाने के बाद जम्मू कश्मीर सेफ है, जम्मू कश्मीर में आइए, लोग आए, लोगों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, लेकिन बेसारन में देखा कि कितने वो निहत्थे थे, कितने वो असहाय थे, कि लगभग 1 घंटा लगा एक एम्बुलेंस उनके पास पहुंचने के लिए। पुलिस पर अगर आर्मी भी आई तो चल के आई। और सर, मैं वो नजारा भूल नहीं सकता, एक मां और एक बेटी चल के नीचे आ रही थी, एक भारत के सिपाही को देखा और सिपाही को देखकर वो रो पड़े, खुशी से नहीं, डर से, क्योंकि उनको लगा कि वे दहशतगर्द जिन्होंने सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर लोगों को मारा, आज वही दहशतगर्द आज पहाड़ के नीचे उनका इंतजार कर। उस भारत के सिपाही को कहना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, तुम डरो मत, मैं भारतीय हूं, तुम सेफ हो, सुरक्षित हो। ऐसा दहशत उन्होंने महसूस किया। इस दहशत के ऊपर, इस डर के ऊपर आदरणीय राजनाथ सिंह एक शब्द तो कहते, आप एक शब्द तो कहते, ये आपकी भी जिम्मेवारी है राजनाथ जी, ये आपकी भी जिम्मेवारी है, रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मेवारी है। बार बार हम ये देख रहे हैं सर कि आदरणीय गृह मंत्री जाते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बंदोबस्त हो गया है, टेररिज्म के हमने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, तब भी उरी होता है, तब भी बालाकोट, तब भी पुलवामा होता है, तब भी पहलगाम होता है। अंत में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी, नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले, खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुजदिल कि आज उन्होंने इस सर में, क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसारन ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको, आप सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए, एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्हें संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी जी बदामी के कंटोनमेंट में गए। सर, मैं बोलूं? सर, हाउस इन ऑर्डर, सर हाउस इन ऑर्डर में लाइए, सर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। सदन व्यवस्थित नहीं है। वे बोले
गलत सूचनाएं नहीं दे सदन में, गलत सूचनाएं मत दे। हम बोलिए, इसके ऑर्डर में लाइए सर। कोई सदन में गलत तथ्य नहीं रख सकते आप। इसलिए सर मैं बोलूं सर कैमरा आएगा मेरे पे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। आज मैं राजनाथ सिंह जी का भाषण सुन रहा था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि राजनाथ सिंह जी जो वो भाषण दे रहे थे वो किस समय का उजागर कर रहे थे, वो किस समय का उजागर कर रहे थे, वो किस समय का उजागर कर रहे थे। क्या वो 2016 के बाद क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हम घुस के मारेंगे और पाकिस्तान को आज वो उनका जो भी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म कर देंगे? वही बातें तब की, वही बातें पुलवामा की बात की कि पुलवामा के बाद आज हमारे लड़ाकू जहाज अब गए हैं, अब पाकिस्तान अब कभी भी भारत पर उंगली नहीं दिखा सकता। और उसके बाद आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं, आज दोबारा वही बातें कर रहे हैं कि हम घुस के मारे, हमने ये किया, फलाना किया। और ये अब भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरा है, क्योंकि कल को जाके दोबारा पाकिस्तान कर सकता है। ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ, फिर क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? क्या हमने पुलवामा के समय नहीं किया? लेकिन उसके पश्चात भी पाकिस्तान का इतना साहस कि आज उन्होंने पहलगाम में जो पिछले 20 वर्षों में हमारे भारतीय नागरिकों पर सबसे दर्दनाक अगर हमला हुआ है तो आपके समय पे हुआ है। आपके समय में उरी हुआ, आपके समय में पुलवामा हुआ, और आप के समय में आज पहलगाम हो रहा है। गलतियां हुई वो महत्वपूर्ण है, संख्या महत्वपूर्ण नहीं। सर 35 ही राफेल है देश में, 35 ही राफेल है। अगर उनमें से कुछ गिरे भी तो देखिए सर, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी क्षति हुई। 35 राफेल, अगर कुछ उनमें से भी अगर कुछ गिरे तो मुझे लगता है कि जरूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि 35 राफेल काफी है, तो अगर कुछ गिरे तो वो भी जरूरी है। और उन्होंने उसके बाद ये कहा कि ये बात अच्छी है कि हमने अपनी गलतियों को समझा, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए, उसको सुधरा, और 2 दिन बाद हमने अपने जेट को उड़ाए और दूर से हमने आक्रमण किया। सर ये मैं थोड़ी जानकारी चाहूंगा। हमारे पास जो हमें संदेश मिलता है
कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है, तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है? ये क्या पाबंदी है? ये क्या पाबंदी है कि सीडीएस को ये कह रहे हैं कि हमारे लड़ाकू जहाज ने पहले दिन गलतियां हमने सुधारी और दूर से हमने आक्रमण किया। क्या हम पास से नहीं कर सकते? ये जानकारी हमें दे। हम ये जानना चाहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने सदन के अंदर नहीं, सांसदों को नहीं, राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को नहीं, फिक्की में जाके कहा, क्या कहा उसका भी मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पे था और पाकिस्तान के पीछे चाइना उनके पूरी तरीके से समर्थन कर रहा था। ऐसी कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में लगभग 80% मिलिट्री हार्डवेयर पाकिस्तान को सिर्फ पूरा चाइना से मिल रहा है। तो सर, मैं आज पूछना चाहूंगा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, एक बार भी आपने चीन का उजागर अपने भाषण में क्यों नहीं किया? आर्मी कर रही है और आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी? इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, कि आज जो युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है, हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। और सर, इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है, उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है, और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए, और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर
उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शंगीला में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग में जो ड्राफ्ट जो आया, जिसको भारत सरकार ने नकारा, वो ड्राफ्ट बनाने में हमारे ही कुछ सहयोगी देश थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा, जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे, जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज भारत उस पर क्या रवैया? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। तो क्या इतना भी हम नहीं कर पाए? क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि IMF का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, ADB का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। एक देश ने आज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट। क्या वो डालेंगे? तो इसीलिए आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे, हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा, आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे,
और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना अब से ही मिलती है, उनका ये सुनने में लगा कि आज तो हम फतह का पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ, लोकतंत्र के पक्ष में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री रमाशंकर राजभर। आभारी हूं अध्यक्ष जी। और देश और उत्तर प्रदेश में पीड़ितों की आवाज और पीडीए के नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे सलेमपुर लोकसभा की जनता की बदौलत यहां जो इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं उन बहनों से माफी मांगता हूं जिन बहनों के सुहाग उजड़े और पहलगाम में हम उसको बचा नहीं पाए। मैं अपने सेना के पराक्रम पर गौरव और घमंड करता हूं। अध्यक्ष महोदय, वहीं हम इस घटना में जो पर्यटक निर्दोष मारे गए उनको नमन करता हूं, जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए उसको भी नमन करता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे पूर्वांचल में एक कहावत है कि आकाश बांधो पाताल बांधो, कम से कम अपनी टाटी तो बांधो। यह सरकार आकाश बांध रही है, पाताल बांध रही है, लेकिन अपनी टाटी नहीं बांध रही है। यह साबित करता है कि अपनी टाटी अगर बंधी होती तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आतंकवादी हमारे घर में आता, पर्यटकों को मारता और भाग नहीं जाता। हमारे नेता पूर्व रक्षा मंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, सुभाष चंद्र बोस के बाद देश में किसी एक नेता को नेताजी कहा गया तो वह स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। सभापति महोदय, उन्होंने इस सदन में कहा था, भारत को किसी के दबाव में नहीं, अपने स्वाभिमान के बल पर चलना चाहिए। चाहे अमेरिका हो, चीन हो या पाकिस्तान हो, भारत को झुकना नहीं चाहिए। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते रणनीतिक हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि सहयोग की कोई बात, सहयोग की कोई भी शर्त बराबरी, आत्मसम्मान और पारदर्शिता के आधार पर ही हो। आज जो हुआ, मैं उसी कुछ सवालों पर आपसे कहना चाहता हूं। हमारे घरेलू नीति और विदेशी नीति कैसी होनी चाहिए? जवान की सीमा सुरक्षित हो, किसान का खेत सुरक्षित हो और गरीब का पेट सुरक्षित हो, ये हमारी नीतियां होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? जो सवाल सामने उठकर आए, मैं कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी ने इसी सदन में कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को मारा। चलिए, इसका स्वागत है, लेकिन उस 100 आतंकवादियों में वो 4 आतंकवादी मारे गए कि नहीं मारे गए जो पहलगाम की घटना किए थे, यह सवाल नहीं आया। उनका नाम कब तक आएगा, यह देश जानना चाहता है। घटना 22 को होती है, 22 अप्रैल को। सभापति महोदया,
22 को घटना होती है, ऑपरेशन सिंदूर 17 दिन बाद होता है। होगी कोई परिस्थिति? देश क्या चाहता था? आतंकवादियों की मंशा कितनी खराब थी? उनकी मंशा यह थी कि हम धर्म पूछकर मारेंगे और भारत में दंगा भड़क जाएगा। और पूरे देश के लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आतंकवादियों के मंसूबों को नाकाम किया और हिंदू मुस्लिम सब लोगों ने मिलकर के आतंकवादियों के इस नापाक इरादे को पर लगाम लगाया। मैं कहना चाहता हूं कि आज आतंकवादियों ने जिस तरह की घटना की, उस घटना के सवाल पर सरकार के जो पक्ष आए, सभापति महोदया, जिसका जिक्र अभी हमारे दूसरे वक्ता भी कर रहे थे, हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने दुनिया के सामने समर्पण की कोई बात कभी नहीं की थी। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने 30 जून को 22 तारीख को हमला होता है, 17 दिन बाद 7 मई को सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होता है। देश का मन क्या था? देश में इतना गुस्सा था, वो तीसरे दिन चाह रहा था ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ऑपरेशन तंदूर चलाओ और जो आतंकवादी मरे हैं उनको ला करके जेल में, उनको उसी तंदूर में डाल दो। लेकिन 17 दिन बाद हुआ जो हमला, 3 दिन में बंद हो गया। 3 दिन में बंद हुआ, 7 मई को ऑपरेशन शुरू हुआ और 10 मई को विश्व गुरु। देश की मीडिया, किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। विश्व गुरु व्हाइट हाउस में बैठा है। और उन्होंने क्या कहा विश्व गुरु ने? मैं कहना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा, 26 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम कराया है। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़े न्यूक्लियर युद्ध को टालने के लिए व्यापार समझौता ऑफर किया है। हाल ही में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि 5 फाइटर जेट गिराए गए थे, जिसमें सीडीएस के बयान की ओर भी इशारा किया। ट्रंप ने यह भी कहा प्रधानमंत्री मोदी शुरू में असहयोगी थे और संकट को कम करने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता जरूरी थी। ये सभी दावे गंभीर और वैश्विक सुर्खियां बिटोर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार इस पर चुप है। महोदया, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की घनिष्ठता, मित्रता के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को IMF से ऋण दिलाने के पक्ष में मतदान किया। आखिर इसका मतलब क्या था? पहलगाम हमले के कुछ ही हफ्तों बाद राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर को आमंत्रित करना एक आतंक समर्थक संस्था को वैश्विक वैधता देने जैसा था और भारत सरकार राष्ट्रीय शोक के समय भी पाकिस्तान को अलग थलग करने में विफल रही। महोदया, पहलगाम में धर्म के आधार पर हुई हत्याओं के बावजूद भारत न तो इस्लामिक देशों के संगठन और OIC में झूठे निरेटिव को चुनौती दे सका और न ही मुस्लिम दुनिया से एकजुटता हासिल कर सका, जबकि यह देश भारत के करीबी सहयोगी थे। पूरे विश्व की सुर्खियां ट्रंप के दावे और संस्करण से भरी रही, जबकि भारत एक सुसंगत और मुखर आधिकारिक पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पेश करने में विफल रहा। महोदया, क्वाड जैसे मंचों पर अहम भागीदार होने और रणनीतिक साझेदारी के बावजूद भारत अमेरिका को पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप को वैश्विक वैधता देने से नहीं रोक सका। अब मेरे अंत में कुछ सवाल हैं। महोदया, पहलगाम एक संवेदनशील इलाका माना जाता है और बैसारण में प्रतिदिन सैकड़ों पर्यटक आते हैं
इसके बावजूद आतंकवादी वहां खुलेआम घूमते रहे। धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को चिन्हित किया और दिन दहाड़े निर्मम हत्याएं की। घटनास्थल पर किसी भी प्रकार की पुलिस व सुरक्षा बल की मौजूदगी नहीं थी और दुर्भाग्य की बात है वहां के महामहिम ने 3 महीने बाद अपने बयान में कहा कि इसमें चूक हो गई। महोदया, सुरक्षा में चूक हो गई। महोदया, जो आतंकवादी हालिया हमले के जिम्मेदार हैं उन्हें अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? जब सरकार बहु एजेंसी ऑपरेशन, ड्रोन निगरानी और हवाई नियंत्रण का दावा कर रही है, तो फिर ये आतंकवादी जिलों में लगातार कैसे घूम रहे हैं? क्या सरकार जमीनी स्तर पर लोकेशन नेटवर्क और स्लीपर सेल्स को रोकने में नाकाम रही? महोदया, वो भी भारत ने हमेशा यह स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे मसले द्विपक्षीय हैं और किसी तीसरे की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। ट्रंप का दावा यह दर्शाता है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के हस्तक्षेप की अनुमति दी, जो 1972 के शिमला समझौते के बाद से भारत के अस्थायी नीति के खिलाफ है। महोदया, अगर ट्रंप की बात सही है तो इसका मतलब है कि भारत ने अपने सैन्य और कूटनीतिक फैसलों की स्वतंत्रता खो दी। क्या भारत ने अमेरिका के कहने पर युद्ध विराम स्वीकार किया? महोदया, मैं कहना चाहता हूं, अंत में कहना चाहता हूं कि युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका थी? क्या वास्तव में फाइटर जेट गिराए गए थे? भारतीयों को ये बातें अपने प्रधानमंत्री से क्यों नहीं सुनने को मिली? ट्रंप से सुनने के लिए क्यों मिली? महोदया, ट्रंप कहते हैं कि हालत युद्ध के कगार पर थे, जबकि सरकार कहती है कि ये सामान्य सैन्य बातचीत थी। दोनों बातें एक साथ नहीं सही नहीं हो सकती। या तो ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या यह सरकार सच्चाई छिपा रही है। महोदया, ट्रंप की टिप्पणियां हमारे सेना की पेशेवर योग्यता को कम करके आंकती है, ऑपरेशन सिंदूर को गलत रूप से पेश करती है। अगर वास्तव में कोई जेट गिराए गए तो जनता को बताया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार की रिकॉर्ड ठीक क्यों नहीं कर रही है? महोदया, बयानबाजी ने, ट्रंप की भाषा और बयानबाजी ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के एक साथ जोड़ दिया। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं कि सारे कुछ हो जाने के बाद अगर हमारा हमला सही था तो फिर दुनिया के 32 देशों में 59 सदस्य प्रतिनिधि मंडल गया। अगर हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे? और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कल्याण बनर्जी जी। धन्यवाद। सब चुप नहीं बैठे। भारत की आत्मरक्षा के लिए हमारा राजनीतिक तंत्र और नेतृत्व बिना किसी दबाव के काम करेगा। हमारी मिसाइल फिजिकल सीमाएं लांघेंगी अध्यक्ष महोदय, और हमारे वीर सैनिक दुश्मन की कमर तोड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम आतंकवाद को उसके हर रूप और स्वरूप में पूरी तरह समाप्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और इस संदर्भ में हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज नॉट रैंडम मैडनेस, देयर इज ए मेथड इन दिस मैडनेस। यह एक सुनियोजित रणनीति है, यह एक फंडामेंटल रेज है। अध्यक्ष महोदय, प्रसिद्ध लेखक वी.एस. नायपाल ने सही कहा था, पाकिस्तान में होना एक ऐसी अल्टरनेट और कंट्रास्टिंग रियलिटी है, वेयर वार इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। यानी यहां युद्ध ही शांति है, गुलामी ही स्वतंत्रता है, और जिहालत यानी अज्ञानता ही ताकत है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है। पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद कोई पागलपन नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है।
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो आतंक को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करती है। यह सिर्फ आतंकवाद नहीं, यह एक टूल किट है, एक ऐसा टूल किट जिसे पाकिस्तान की सेना और उसकी एजेंसियां एक नीति के तहत अपनाए हुए हैं। This toolkit is in opposition to civilized code of conduct that the rest of the world prefers to abide by. यानी यह टूल किट उस सिविलाइज्ड कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है जिसे दुनिया का हर जिम्मेदार देश मानता है। How do kangaroos, yes, kangaroos, inspire doctors to save thousands of babies' lives? When you get the right partners together, the potential is endless. The Gates Foundation. Partners. Human potential. समेत बहुत से बहाल कोलकाता से रहने वाले थे। मनीष रंजन मिश्रा झाला पुरुलिया के रहने वाले थे। ये बड़े ही आश्चर्यजनक बात है कि कैसे ये आतंकवादी पहुंचे कैसे वहां पे, 4 आतंकवादी वहां तक पहुंच कैसे पाए। ये चारों आतंकवादी मार दिए जाने चाहिए थे, जबकि इन्होंने 26 लोगों को मार दिया। हमारे बीएसएफ सीआईएसएफ वो क्या कर रहे थे? अमित शाह जी वहाँ क्या कर रहे थे? गृह मंत्री जी आप जवाब दीजिए, उस दिन आप क्या कर रहे थे महोदय? आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बीएसएफ और सीआईएसएफ ने ध्यान नहीं दिया। इसके कारण बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 4 आतंकवादी वहां से भाग निकले, पाकिस्तान चले गए। हमारे सैनिक हैं, वो क्या कर रहे थे? नित्यानंद जी ने, एक ऐसे आदमी है नित्यानंद जी, एक गृह मंत्रालय को देखने वाला गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे। इसका जवाबदेही किसकी होगी? प्रधानमंत्री जी इसकी जवाबदेही लें, गृह मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लें। 140 करोड़ लोग भारत के वो माफ़ी मंगवाना चाहते हैं देश के बड़े नेताओं से। आप एक भी आतंकवादी को पकड़ नहीं पाए और फिर आपने सैकड़ों आतंकवादियों को आपने मार दिया, 4 को तो पकड़ नहीं पाए। केवल भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। वो क्या कर रहे हैं? अजीत डोवाल जी क्या कर रहे हैं? आसूचना विभाग क्या कर रहा था? पूरी तरह आसूचना की विफलता है ये। अजीत डोवाल जी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं। वो काम करें जो नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी भी हैं, हमारे यहाँ हैं। मैं सुन रहा हूँ कि आप राष्ट्र के गार्ड हैं। 4 आतंकवादी भारत की सीमा में घुस गए और उन्होंने 26 लोगों को मार गिराया और फिर वो भाग निकले। किस प्रकार के आप रक्षक हैं, बताइए हमें। यदि आप जैसा एक रक्षक ऐसे आतंकवादी घटनाओं से नहीं बचा सकता तो और भी बहुत सारे लोग आतंकवादी घटनाओं का शिकार होंगे। डॉक्टर कोरोना के समय काम कर रहे थे, लेकिन उसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी ने लिया। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत की सशस्त्र सेना है उन्होंने लड़ाई, लेकिन श्रेय तो नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हो आप। और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी कैंपों पर हमला किया गया। सियालकोट में भी हमला किया गया था।
मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भारत ने आम आदमी जो पाकिस्तान का है उस पर आक्रमण नहीं किया, इसको मैं मानता हूं। मैं आपने जो कहा उसको मानता हूं। आम जो लोग हैं पाकिस्तान के, उनकी मौत नहीं हुई और पाकिस्तान ने भी इस बारे में नहीं बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जम्मू कश्मीर और पंजाब में वहाँ पर पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। वहाँ के लोगों ने इन आक्रमणों को देखा है। इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा उन पर आक्रमण किया गया। अभी तक मुझे एक भी साक्ष्य नहीं मिला है इन चीज़ों का कि भारत जो भी दावा कर रहा है वो भारत ने किया है। हम कहते हैं कि सरकार जो भी कर रही होगी, हम इससे पूरी तरह सहमत हैं। यदि आपके कुछ गलत भी हुआ है तो उसको हम बताएंगे। 7 मई से 10 मई के बीच में 140 करोड़ भारतीय लोग प्रतीक्षारत थे और पूरा का पूरा जो भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान को मारो और पाकिस्तान के सैनिकों को मारो। 20 बार कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध कलकत्ता उच्च न्यायालय में विराम कराया है और मैं भी उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा और उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय वो समय था ये मंचों पर कहा। ऐसा कह रहे थे लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भारत उस पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन अचानक 3:30 बजे मुझे पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्या आपने कभी सुना है ऐसा कि जब आप शतक पूरा करने वाले हो तो उस समय क्या पारी की घोषणा कर सकते हो? क्या कभी सुना आपने इस तरह की बात होते हुए? जब 99 रन पूरे हो जाते हैं, क्या कोई ये कहेगा कि महोदय पारी की घोषणा कर दी जाए? आलिया हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें कब तक क्यों नहीं अब तक क्यों मोदी जी कृपया नहीं गिरफ्तार किया गया? जब क्रिकेट मैच में मत घुसिए, अन्यथा तो पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। ये 100 रनों का मामला था, लेकिन 99 रनों पर आपने पारी घोषित कर दी। ये हमारे लिए एक शर्म की बात हो जाती है। हमें पता नहीं कि क्या होगा। 3:30 बजे समाचार आया कि तुरंत युद्ध विराम होगा। दोनों देशों को बधाई। और आज सूचना के आधार पे और कॉमन सेंस के आधार पे हुई ये हमसे कराया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका निर्णय लिया। लेकिन मैं खुद और एक विपक्ष का नेता के रूप में हम आपके साथ हैं इस लड़ाई में। 140 करोड़ लोग आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। और आपने अचानक ही युद्ध विराम कर दिया, केवल अमेरिकन राष्ट्रपति के कहने पे ये काम कर दिया। फिर ये कह रहे हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपने एक्स पे इस बारे में कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जी, आप गलत हैं, ऐसा लिखते तो सही एक्स पे। जब अमेरिकन राष्ट्रपति के सामने खड़े होते हैं तो आपकी ऊंचाई कम हो जाती है और 56 इंच का जो सीना है वो
सिकुड़ जाता है। वो फिर 36 इंच का हो जाता है 56 से। इतना क्यों डरते हैं आप? इतने क्यों डरे हुए हो आप अमेरिका से? अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना डरने का क्या कारण? जब भारत के सभी लोग आपके साथ हैं तो आपकी घोषणा युद्ध विराम की गलती थी। हमें ऐसा लगता है कि उस समय युद्ध विराम की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। 140 करोड़ भारत के लोग ये आशा लगाए बैठे थे कि युद्ध विराम होगा नहीं। आपने, मैं इसको भूल नहीं सकता। यदि मैं कोई भी हूँ, मैं कोई वंचित लोग में आता हूँ तो निश्चित रूप से मैं बदला लूँगा। ये भावना होनी चाहिए थी। आपने हर एक व्यक्ति की इच्छा पे कुठाराघात किया। मेरा गला भर जाता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि किसने, क्या आपके लिए विश किसने भरा? क्या आपने उनको माफ़ कर दिया? आपको उत्तर देना होगा इसके लिए। मोदी जी, इसके लिए आपको उत्तर देना चाहिए। मैं एक बंगाली हूँ, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा। रविंद्रनाथ नौजून वो मेरे दिल में रहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑपरेशन सिंदूर आपने शुरू किया था। एक नई आर्थिक युग की आपने शुरुआत करने की कोशिश करी। 2016 में उड़ी में, फिर बालाकोट में ऐसी चीज़ें नहीं देखी गई थी। ऑपरेशन सिंदूर एक अलग प्रकार की बात थी। आप एक केवल बैंड मास्टर जनरल हैं। आप कुछ नहीं कर सकते इसके सिवा। हमने देखा है कि पाकिस्तान की लड़ाई में आज़ादी प्राप्त करने के बाद 1971 में और 2008 में मुंबई हमले के बाद में सरकार जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह जी कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान पे दबाव बनाया। फील्ड मार्शल मानेकशॉ और इंदिरा गांधी जी की जो सरकार थी, उन्होंने 1971 में भारत ने अपना हावीपन दिखाया और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। आज के दिन राजनीतिक जो नेतृत्व पूरी तरह असफल है। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि आप अमेरिका के सामने झुक गए। भारत आज़ादी के बाद में 12,000 से ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। 2014 से 2025 तक बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई आतंकवादी हमलों में। 89 से 24 तक इन 6 महीनों में जम्मू कश्मीर में इतने लोग मारे गए हैं। पिछले 10 वर्षों में 2850 लोग मारे गए हैं। उनमें से कुछ लोग भारतीय सशस्त्र सेनाओं के भी थे। एक बदला लिया गया था और सर्जिकल स्ट्राइक इन चीज़ों को रोकने में असफल रही है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो उस समय आप उत्तर देना चाहते थे। जब आप मुख्यमंत्री होते थे गुजरात के,
पूरा का पूरा जो संरक्षण है, मैं जानना चाहूँ कि कैसे भारत की सीमा में घुसे। उस समय यही प्रश्न हम उनसे पूछते हैं कि कैसे आतंकवादी भारत की सीमा में घुस गए। ये भारत की सीमा थी, जब भारत की सीमा सुरक्षा है। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थी, वो मुख्यमंत्री होते थे। मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह जी ने यही प्रश्न पूछ रहा हूँ आज, वही प्रश्न मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आज पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, कि अब तो वो भारत के प्रधानमंत्री, उत्तर दीजिए। आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा। केवल आप ताली बजा के भाग नहीं सकते, आप केवल भाषण नहीं दे के चले जाते, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। 15 दिन का विलंब क्यों हुआ आतंकी हमले के बाद, के सभी ने पूछा। इसके मैं विस्तार में नहीं बोलूँगा, लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि 26 अप्रैल को पंजाब, मणिपुर, तेलंगाना और कुछ अन्य स्थानों पर 9 आतंकवादी हमले हुए थे। असम, मणिपुर और दक्षिण भारत में और पंजाब के कुछ स्थानों पर भी आक्रमण हुए थे। आपने क्या कदम उठाए इनको रोकने के लिए, बताइए। आपने कोई कदम उठाया ही नहीं। 22 अप्रैल को कश्मीरी युवाओं को शरण नहीं दी गई। जब भी आप मुस्लिम लोगों को देखते हैं, आप जलनशील हो जाते हैं, उनसे ईर्ष्या रखते हैं। ये जो मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने हिंदुओं को बचाया, आप तो नहीं गए उन्हें बचाने के लिए। जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, उनको बचाने के लिए आप नहीं गए, लेकिन जो मुस्लिम जिनको आप पसंद नहीं करते, वो लोग उनको बचाने के लिए गए। मीडिया का एक भाग वो उन पे आरोप लगा रहे थे। यहाँ तक बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि आम आदमी के कश्मीर के पास ना जाया जाए। हमारे विपक्ष के नेता को कहा गया कि आप कश्मीर में जाइए। मैंने कहा कि आप मोदी जी से और नोडी जी से एक ये कि वो कश्मीर ना जाएं। ये भी भाजपा की संस्कृति है। बड़ा प्रश्न यहाँ पर यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के संकेत मिल रहे हैं। 2016 में जब विमुद्रीकरण हुआ तो आपने अलग कारण बताए थे। जब 370 की धारा खत्म की गई कश्मीर में, जो भी कारण आपने बताए, वो उसमें मुख्य कारण था आतंकवाद को दबाना था। आपको क्या लाभ हुआ विमुद्रीकरण के बाद में? 317 ही उसके बाद हटी। आतंकवाद को दबाने के प्रयास में आप पूरी तरह असफल रहे थे। असफलता आपकी है। धारा 370 असफलता नहीं थी, ये तो आपकी असफलता है। और कूटनीतिक संबंध पाकिस्तान से जब आप तोड़ रहे हैं, हमारे महासचिव अभिषेक बनर्जी ने 5 प्रश्न उठाए गए और 16 जुलाई को हमने ये प्रश्न उठाया था। पहला प्रश्न था 55 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है पहलगाम आतंकवादी हमले में न प्रमुख मीडिया, न कि विपक्ष के दल, न कि ये न्यायपालिका ने भी 5 प्रश्न सरकार से पूछा नहीं है। पहला प्रश्न है कि सीमा कैसे टूटी, कैसे लोग हमारे अंदर लोग आए। 4
आतंकवादी भारत की सीमा में कैसे आए और एक फिर उसके बाद वो हमला होता है और 26 लोग मारे जाते हैं। इसके लिए दायित्व किसका है? ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा की चूक का मामला है। आज सूचना में भी चूक हुई। यदि ये आसूचना की असफलता थी तो आईबी चीफ को 1 साल का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है? ये 4 आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े? कहाँ है ये 4 आतंकवादी? आप कह रहे हैं कि लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि 100 आतंकवादी मारे गए, लेकिन ये हम पूछना चाहते हैं वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं? और युद्ध विराम के साथ भी कंप्रोमाइज हुआ। सरकार के अधिकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो सीज फायर कराने की बात कर रहे हैं उनको उत्तर क्यों नहीं दे रहे? और 33 देशों में पहुंचने के बाद पिछले पहलगाम में कितना समर्थन भारत को मिला? हमें इसका उत्तर चाहिए। महोदया जी, हम ये देखना चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कब कब्जा करेगा। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लीजिए। 2 अप्रैल से 22 अप्रैल तक हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें और हम आपके साथ खड़े हैं। 144 करोड़ लोग आपके साथ खड़े हैं। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे महोदय कि आपने क्यों सीज फायर करवाई, उसके क्या कारण थे? यदि आप युद्ध करना चाहते तो हम आपके साथ हैं। मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप यहाँ पे शांति स्थापित करेंगे, और मुझे तभी शांति मिल पाएगी जब हम आतंकवाद का मुकाबला करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। मैं पाकिस्तान को यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप भारत को नहीं रोक सकते आतंकवाद के माध्यम से। आप चाहें तो आप आतंकवादियों को भारत में ला सकते हैं, लेकिन आप भारत को रोक नहीं सकते। केवल आतंकवाद के आधार पर भारत अपनी गति से ही प्रगति करता रहेगा। 150 करोड़ भारतीय जानते हैं कि कैसे लड़ाई करनी है, कैसे युद्ध करना है, और हमें ये भरोसा है कि हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं और पाकिस्तान का भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे रविंद्रनाथ जी की बात को उद्धृत करना चाहूँगा। आने वाली शाम में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्योदय होता है, जहाँ पे मानवतावाद बची हुई है और वहाँ पे किसी के भी मन में कोई घृणा नहीं है, केवल शांति और मानवता ही हर ओर है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं आशा करता हूं कि विपक्ष जो है वो भी इसे सही तरीके से लेता और चर्चा करता। और अपनी बात रखने के पहले मैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से कहना चाहूँगा कुछ। जब सही लोग बिना किसी कारण के अगर हमला करते हैं तो उन्हें पीछे जाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए। ये अर्थशास्त्र से मैंने उदाहरण दिया है, और यही आज हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम सही तरीके से अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और अपनी रक्षा भी करें। 22 अप्रैल 2025 की यदि हम बात करें तो पहलगाम में कश्मीर में हमने देखा है, भारत ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है कि वहाँ पे क्या घटना घटी। 26 नागरिकों की जान ली गई और कई सारे जो है उन्हें चोटिल हुए थे। और ये एक हमला न केवल हमारे देश पे बल्कि हमारे देश के हृदय पर भी था। उनसे आतंकवादियों ने पूछा कि उनका धर्म क्या है और उसके आधार पर उन पे गोली चलाई गई। उनके बच्चों और उनकी पत्नियों के सामने उन पे गोली चलाई गई। ये युद्ध नहीं है, ये उनका गला काटने के बराबर था। 10 दिन पहले ही मैं कश्मीर गया था और कश्मीर में
हमने देखा कि हर जगह पर्यटक है, वहाँ पे प्रगति है, लेकिन हमें 30 किलोमीटर जाने के लिए 1.5 घंटे लगे। जब मैंने वहाँ के टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो वो बता रहा था मुझे कि पिछले 4 वर्षों से जो पर्यटक हैं वो कश्मीर में आ रहे थे, वहाँ पे अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन पहलगाम के हमले के बाद रातों रात सब कुछ बिखर गया। और जहाँ तक भारत की बात है, जैसा कि कौटिल्य ने भी कहा है, उसने 7 मई को उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, ना केवल ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और ये एक वक्तव्य था कि हमारी शक्ति क्या है, हम कितने अच्छे से हमला कर सकते हैं। हमने गुस्से में हमला नहीं किया, हमने सोच समझ कर किया था, और इसमें ना केवल भावनाएं लेकिन नैतिकता के साथ हमने वहाँ पे हमला किया था। और यूएन चार्टर के धारा 51 में जो स्वयं की रक्षा की बात आती है, उसे मद्देनजर रखते हुए ही भारत ने हमला किया था। और स्वयं की रक्षा न केवल एक अधिकार है, लेकिन ये आपका कर्तव्य बन जाता है। ऐसे हमलों के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, भारत ने बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया है कि भारत इसका इंतजार तो करेगा, लेकिन वो चुप नहीं बैठेगा। और यहाँ पे हमने बताया है कि किस प्रकार से हम उन्हें पीछे भेज सकते हैं, और हमारे जो सभी सैन्य बल हैं उन्होंने कितने निष्ठा के साथ यहाँ पे कार्य किया है। हमारे जो सेना है, वायु सेना है और जल सेना है, जितने भी हमारे सैनिक हैं, हम उन सबको सलाम करते हैं। ये जो स्पष्टता थी हमारे हमले में, ये इसलिए भी संभव हुई है क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा जो देश है वो यहाँ पे कूटनीति के साथ बहुत अच्छे से हमला कर रहा है। और हमने ये देखा है उरी की सर्जिकल स्ट्राइक के साथ भी, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक के साथ भी यही देखा है। और अब माननीय रक्षा मंत्री जी के, माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कूटनीतिक और उसके साथ नैतिकता के साथ इसे पूरा किया गया। भारत की जो रक्षा है वो न केवल सक्षम है बल्कि वो स्मार्ट भी है और सर्जिकल भी है और त्वरित भी है साथ में। लेकिन हम वहाँ पे ही नहीं रुके। जो युद्ध क्षेत्र था, हमने 7 हमारे शिष्टमंडल हैं जो 32 देशों में गए। मेरा भी ये सौभाग्य रहा कि मैं इथियोपिया, कतर, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट में मैंने भारत का नेतृत्व किया, जिसकी अध्यक्षता माननीय विपक्ष के नेता श्रीमती सुप्रिया सुले जी ने की थी। और इसमें जितने भी शिष्टमंडल के सदस्य थे वो अलग अलग राजनीतिक दलों से थे, लेकिन वहाँ पे हम सभी ने एक स्वर में अपनी बात रखी। और हमने वहाँ पे ये देखा कि ना केवल वहाँ सभी भारत के साथ खड़े थे, ना केवल क्योंकि उनका भी वही कहना था जो हमारा था कि भारत किस लिए यहाँ पे है और पाकिस्तान किस लिए है। एक तरफ पाकिस्तान है जो कि वहाँ पे सेना शासन करती है, वहाँ पे कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने कि स्वतंत्रता के बाद अपने 5 वर्ष पूरे किए हों। और भारत एक लोकतंत्र है। भारत ने हमें अहिंसा और गांधी जी दिया और पाकिस्तान ने हमें बहुत सारे आतंकवादी दिए हैं। हमने यहाँ पे शरण दी है दलाई लामा को, उन्होंने शरण दिया है उसामा बिन लादेन को। हमने तकनीकी और अवसंरचना को बढ़ाया है और पाकिस्तान ने आतंक को बढ़ाया है। विश्व समझता है और वो हमारे साथ खड़ा है। ये कोई ऐसी घटना नहीं थी। हमारे जो माननीय विदेश मंत्री जी है श्री जयशंकर जी और जितने भी हमारे शिष्टमंडल के सभी सदस्यगण थे, उन सभी ने एक स्पष्ट स्वर में वहाँ पे बताया है कि किस प्रकार से आज की दुनिया में भी भारत एकजुट खड़ा है। लेकिन जब भी हम पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो कूटनीति की बात आई तो 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद पहला एक्शन पॉइंट था कि अब ये समय आ गया है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो आतंकवाद को परिभाषित करे। भारत पिछले 30 वर्षों से ये कह रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को दरकिनार कर रहे हैं और कई सारी जानें गई हैं इसमें। तो हमें केवल आतंकवाद पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे कैसे हराया जाए इस पे बात करें। और आतंकवादी कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं होती है। तो हम निवेदन करेंगे सरकार से कि एक वैश्विक कैंपेन चलाया जाए कि हम नैतिक स्पष्टता लाएं और ऐसे तंत्र स्थापित करें और भारत ही इसका नेतृत्व कर सकता है। दूसरा जो एक्शन पॉइंट है जिसकी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा महोदय, हमें सक्रिय रूप से उन देशों के साथ काम करना चाहिए जो हमारे जैसा ही सोचते हैं और पाकिस्तान पे हमें वित्तीय प्रतिबंध भी लगाना चाहिए। और भारत को सुनिश्चित करना होगा कि जो भी लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल
में भी 11 सितंबर के बाद जो वहाँ पे हमला हुए थे, उसके बाद उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का किस प्रकार से वो उन्हें बढ़ावा नहीं देंगे, लेकिन उनके जो नाम है वो बिलबोर्ड पे छापे जाते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है नुक्कड़ों पे। और हमने कई सारे जाने खोई हैं और बहुत सारे देश जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया है, तो इन आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान का हाथ हर जगह दिखता है और विश्व अब इससे नजरें नहीं फेर सकता है। तो हम निवेदन करना चाहेंगे कि आज विश्व में भारत की जो एक छवि बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान का जो दोहरा चेहरा है वो सबके सामने लाया जाए। और तीसरी बात, संप्रभुता केवल भूमि की बात नहीं है, ये केवल भूगोल की बात नहीं है या सीमा की बात नहीं है, वो हमारी हर नीति अन्वेषण और हर बात में चलती है। ये हमारे भविष्य की बात है। डिजिटल हो, अर्थव्यवस्था हो या डिजिटल हो या डिफेंस हो, तो हमने इसके उदाहरण देखे हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या हो रहा है। बहुत लंबे समय से वो दोनों देश जो है वो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि तकनीकी इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि दोनों देश जो है वो अभी भी उसमें संघर्ष कर रहे हैं। भारत जो है सबसे बड़ा निर्यातक रहा है रक्षा उपकरणों का, लेकिन ये पिछले 10 वर्षों में बदला है। 60% जितने हमारे उपकरण हैं वो घरेलू रूप से उनका उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब समय आ गया है महोदय कि भारत में भी हम डापा की तर्ज पे एक इनोवेशन एजेंसी बनाए और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम उसे और बढ़ावा दें। यदि आज तकनीक में हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई और हमें पिछाड़ देगा, तो हमें यहाँ पे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मैं आपको मारुति का उदाहरण दूंगा। ये HAL द्वारा बनाया गया था, पहला फाइटर जेट था जो कि एशिया में बनाया गया था सोवियत ब्लॉक के बाहर 1960 में, और वो भारत में बनाया गया था। एक जेट फाइटर जो कि भारत में ही डिज़ाइन करके उसका उत्पादन किया गया था। और हमने 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में उसका व्यवहार भी किया था, लेकिन जब 1960 में ये कार्य हो सकता था तो उसे सही दिशा में लेके जाना चाहिए था, जहां आज हमारे पास बहुत ही अच्छे और उत्कृष्ट जेट फाइटर होते, लेकिन आज हम उस स्तर पे नहीं पहुंच पाए और कार्य नहीं कर पाए हैं। इसका ये कारण है कि जब तक हमारी सोच, हमारा विचार अच्छा नहीं रहेगा, हम कार्य नहीं कर पाएंगे उस दिशा में। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि वो उस दिशा में देखे और इस प्रकार से कार्य करे कि जो हमारी डिफेंस की तकनीकी है वो बढ़े और भारतीय जो रक्षा तकनीकी है वो आगे बढ़े, और हमारी संप्रभुता उसी पर निर्भर करते कि कितने अच्छे से हम अन्वेषण करके और कितनी त्वरित गति से हम यहाँ पे नई चीज़ें ला सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं परीक्षा की घड़ी में, लेकिन अब यदि हम संप्रभुता की बात करें, वो केवल LOC की बात नहीं है, वहाँ पे किस प्रकार से हम रक्षा करते हैं। हमें ना केवल भारत की रक्षा करनी चाहिए बल्कि हमारे भविष्य को भी सुदृढ़ करना चाहिए, और ये भारत के लिए एक क्रांति की बात है। और मुझे लगता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम है वो हमारे संविधान के साथ मिलके हम नए नियम लेके आएंगे, और हमारा जो नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ जो 140 करोड़ लोग हैं उन सब के साथ मिलके हम आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय श्री राजीव रंजन सिंह जी। सभापति महोदय, 22 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें 26 पर्यटक मारे गए, उस घटना के बाद जो आतंकवाद के खिलाफ इस देश में निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा, उस पर आज चर्चा हो रही। हमने अभी मुख्य विपक्षी दल के श्री गौरव गोगोई जी का भाषण सुना। हमको लगा कि बहुत विस्तार से वो कुछ अध्ययन किए होंगे, कुछ बोलेंगे। एक शब्द काम का बात नहीं बोले, एक शब्द काम का बात नहीं, एक भी शब्द उन्होंने इस देश के सेना की वीरता पर, पराक्रम पर, उनके अदम्य साहस पर एक बार भी उन्होंने नहीं। आप बात करते हैं देशभक्ति की, आप देशभक्ति की बात करते हैं,
इस देश की सेना पर जो पूरे देश के लोगों को गर्व है, उसकी आप एक बार प्रशंसा नहीं कर रहे। आप बता रहे हैं कि कितना जहाज गिरा, कितना मिसाइल आपका गिरा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश के सैनिकों का कोई महत्व नहीं है आपकी नजर में। और आप बात कर रहे थे इस देश में आतंकवादी घटना की। आतंकवादी घटना आज का है। आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। कितनी घटनाएं हुई, कितनी घटनाएं हुई देश में आतंकवाद की। कहां हुआ, कितने नागरिक मारे गए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने बच्चे मारे गए। कभी आपने सोचा, कभी आपने देखा? मैं भी उस समय सदन का सदस्य था जब यूपीए की सरकार बैठती थी सत्ता पक्ष में। मैं उस समय सदन का सदस्य था और मैंने देखा है, चर्चा हुई है। आप क्या करते थे? आप क्या करते थे 2004 से 14 तक में यूपीए के शासन काल में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, उस समय 615 लोग मारे गए, 615 लोग इस देश के मारे गए। और आप बात करते हैं आतंकवाद की। आतंकवाद तो आपके शासनकाल में पनपा है। 2006 लोग घायल हुए, 615 मारे गए और 2006 लोग घायल हुए। आप बात कर रहे हैं आतंकवाद की। 11/7/2006 को मुंबई ट्रेन हादसा हुआ। मुंबई के ट्रेन हादसा में कितने लोग मारे गए? 209 लोग मारे गए, 800 लोग घायल हुए। क्या किया आपने, क्या कार्रवाई की यूपीए के शासनकाल में? कुछ नहीं हुआ। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था। आतंकवादियों का कब्जा था। कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगाम में आतंकवादी कैसे आए। मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे। 2 अधिकारी मारे गए। और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने? क्या किया आपने? उसमें 29 विदेशी नागरिक भी थे, विदेशी नागरिक थे जो मारे गए थे। उसमें जो बॉम्बे पुलिस के 2 अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मारे गए थे। क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। सदन में चर्चा किया आपने, और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे आप। आतंकवादी की बात कर रहे हैं। आपको आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का न साहस था यूपीए सरकार को, और न उसमें दम था कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते। खाना पूरी करते थे, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते थे। हाँ, और उसको भी बता दें कि उस मुंबई की घटना का जो मुख्य कर्णधार था, जो अमेरिका में छिपा हुआ था, आपको उसको लाने का साहस नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको इस देश में लाके उस पर मुकदमा चलाने का काम किया। आप बात कर रहे हैं? हाँ, जरूर है। आज जरूर है कि इस देश में भारत ने पहली बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का जो संकल्प लिया और जो संकल्प दिखाया, वो 2016 में शुरू हुआ, जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश की धरती पर आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे, निर्णायक लड़ाएंगे और आतंकवादियों को
घुस के उसके घर में मारने का काम करेंगे। यह संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया। 2016 में उरी की घटना हुई, 25 लोग मारे गए, 25 सैनिक मारे गए उरी की घटना। और 25 सैनिक मारने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए सर्जिकल स्ट्राइक किया और पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाक के आतंकवादियों को समाप्त करने का काम किया। यह काम किया, यह प्रधानमंत्री ने इस संकल्प के साथ काम किया, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। आपको कहां दिखाई दे? आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र समाप्त हुए सर्जिकल स्ट्राइक में, सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। और फिर दोबारा आतंकवादियों ने साहस किया। फरवरी में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई और पुलवामा में सीआरपीएफ के गाड़ी पर आत्मघाती हमला हुआ। और उस आत्मघाती हमले के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और एयर स्ट्राइक करके पूरे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह किया। जैसे मोहम्मद के लश्करे के सारे प्रशिक्षण केंद्रों को तबाह करने का काम किया। आप मोदी जी को सिखा रहे हैं, आप मोदी जी को सिखा रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। आप तो आतंकवाद के खिलाफ क्या लड़ाई लड़े थे? इतना दिन देश में शासन किए, आजादी के बाद से तो सबसे ज्यादा शासन आप ही लोगों ने किया है। तो आपको बताना चाहिए था कि हमने ये काम किया था। आप तो कुछ किया नहीं, तो 0 सन्नाटा है। तो 0 सन्नाटा में क्या कहिएगा? तो खोज रहे हैं, अभी बोल रहे थे पहलगांव में आतंकवादी किन उद्देश्यों के साथ आया, उसका भी व्याख्यान आप ही कर रहे थे कि इन उद्देश्यों के साथ पहलगांव में आतंकवादी घुसे थे। आपसे पूछ के घुसे थे क्या वो लोग? आपको कैसे जानकारी है कि वो किस उद्देश्य के साथ लेके घूमे? अरे ऐसा बात मत करिए। कम से कम देश की एकता और अखंडता के साथ मजाक मत करिए। देश की एकता और अखंडता के साथ देश की सरकार के साथ खड़ा रहने का काम कीजिए। नहीं तो कोई नहीं, विश्वसनीयता तो प्रतिदिन समाप्त हो ही रही है। आने वाले समय में कोई पूछेगा भी नहीं, यह भी जान लीजिए। तो इसलिए एयर स्ट्राइक किया प्रधानमंत्री जी ने। पुलवामा की घटना के बाद 26 अप्रैल को बालकोट में घुस के एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र को समाप्त करने का काम किया। ये प्रधानमंत्री का संकल्प था, ये मोदी जी का संकल्प था। यूपीए के किसी सरकार के प्रधानमंत्री ने यह संकल्प नहीं लिया था। यह काम मोदी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। और अब ऑपरेशन सिंदूर पर आइए। 22 अप्रैल को पहलगाम में घटना हुई और 22 अप्रैल को पहलगाम में जब घटना हुई तो अरे जाओ ना यार, वहां वोटर बड़ा जाली बनवाए हुआ, उधर जाके देखो। आप कृपया बैठे बैठे मत बात करिए, उनको बोलने दीजिए। आप बैठिए, नहीं आप बैठिए, आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा। उनको होए नस पकड़ा गया है, असली नस पकड़ा गया। इलाज भी, और अगर देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, अगर असली बीमारी पकड़ा जाता है तो उसका इलाज भी परफेक्ट होता है। डायग्नोसिस अगर सही हुआ तो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सही हुआ तो ट्रीटमेंट भी पक्का होगा। आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगी, चिंता मत करिए। आप बैठिएगा। आप नहीं, जब भी बोलेंगे, आप जब मौका देंगे तभी बोलेंगे। और सभापति महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदय, 22 अप्रैल को पहलगांव में घटना हुई। हमारे पूरे देश के पर्यटक वहां गए थे, घूमने गए थे, परिवार के साथ गए थे, छुट्टियां मना रहे थे और आतंकवादियों ने हमला किया। 26 लोग मारे गए।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, आप उनकी जो आत्मा, उनकी आत्मा जो इस देश में बसती है, इसको महसूस करना चाहिए। वो यात्रा स्थगित करके, विदेश की यात्रा स्थगित करके देश में तत्काल वापस आने का काम उन्होंने किया। और इसलिए कि उनको दर्द था इस बात का। सुन लीजिए ना यार, बैठिए ना, प्रवचन मत दो ना यार, तमाशा कर रहे हो। नहीं, आप बैठे बैठे मत बोलिएगा, आप टिप्पणी मत दीजिएगा, आप बैठिएगा। उनको बोलने दीजिए। नहीं प्लीज, नहीं, आप जो भी बोले रिकॉर्ड में नहीं आएगा, आप बैठ जाइए। तो सभापति महोदय, कश्मीर तो वो गए जिनको तफरीह करना था। इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था ना, तो इस देश के प्रधानमंत्री को एक्ट करना था, तो कश्मीर जिनको तफरीह करना जाना था वो गए। इन्होंने एक्शन लिया और एक्ट किया, और एक्ट कर जो किया वही तो बात आपको बता रहे हैं। तो इसमें घुसेगा तब ना, ये तो ऊपर से निकल जाता है काम का बात। तो इसलिए 22 अप्रैल को प्रधानमंत्री घटना हुई आए, 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी, अभी रंजन गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव पर, ये गौरव गोगोई जी कह रहे थे, सॉरी गौरव गोगोई जी कह रहे थे कि चुनाव प्रचार में गए थे। चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, अपने को करेक्ट किया कीजिए, बोलिए भी तो करेक्ट करिए। पंचायती राज दिवस था, और पंचायती राज दिवस में हर साल प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस में किसी न किसी राज्य में जाकर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हैं। और 24 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री जी बिहार के मधुबनी में पंचायती राज दिवस के दिन गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने जो कहा, पहली बार पहलगाम की घटना पर एक शब्द उन्होंने कहा कि घटना से मर्माहत हूं, और इसका जवाब कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा, कल्पना से परे पाकिस्तान को मिलेगा। यह एक लाइन में उनकी संकल्प शक्ति का दृष्टिगोचर हो रहा था कि उनके दिमाग में क्या है। और मधुबनी में जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका संकल्प था, उसमें उन्होंने पहली बार मैंने देखा आज तक 14 से लेके आज तक में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया कुछ देर, और इसलिए दिया कि उन्होंने पूरे दुनिया को विश्व को संदेश दिया कि हम आतंकवाद के आगे झुकने वाले नहीं हैं, आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और विश्व को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का संदेश उन्होंने इसके माध्यम से दिया, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का उन्होंने संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी ने, अभी रक्षा मंत्री जी ने विस्तार से बताया, वो सब बात तो आपके दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो ऊपर से निकल गया होगा। तो इसलिए अभी रक्षा मंत्री जी ने बताया कि वहां से आने के बाद लगातार वो अपने तीनों सेना और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक करते रहे, और सबों के साथ उन्होंने पूरी बात चर्चा सुनी, और एक बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर पूरे देश को बताया कि मैंने अपनी सेना को पूरी छूट दी है, उसको डेट तय करने का, समय तय करने का, और क्या एक्ट करना है यह तय करने का हमने सेना को पूरा छूट दिया। और 7 मई को, 6 और 7 मई की मध्यरात्रि में हमारे सैनिकों ने 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर देने का काम किया, और सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए, शहीद हुए। आप सबने देखा होगा टीवी पर, बहुत से लोग जो आका थे आतंकवादियों को रो रहे थे, मसूद अजहर साहब, हाफिज शहीद, ये रो रहे थे कि मेरा सारा परिवार मर गया, काश मैं भी मर जाता।
सारे आतंकवादियों को ध्वस्त करके उन्होंने संदेश दिया कि अब इस देश में और पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और यह संकल्प उन्होंने पूरा करने का काम किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। पूरे पाकिस्तान के जो जितने थे सेना प्रमुख से लेकर सब आतंकवादियों के जनाजा में गए, आतंकवादियों के जनाजा में गए। आपने पाकिस्तान का तो एक बार भी आलोचना नहीं की। पाकिस्तान को कंडेम तो आपने, गोगोई जी, एक बार भी आपने नहीं किया कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख थे वो गए, तो इसलिए आप तो नहीं किए। आप नहीं किए, नहीं करिएगा। वो मालूम है आप वोट के लिए राजनीति करते हैं और मोदी जी देश के लिए राजनीति करते हैं। अंतर यहां है। लेकिन जो 6 और 7 मई को जो घटना हुई ऑपरेशन सिंदूर का, पाकिस्तान हक्का बक्का रहा। पाकिस्तान को यह उम्मीद नहीं थी, और सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि जो 9 प्रशिक्षण शिविर ध्वस्त किए गए, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया, एक भी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। पाकिस्तान के किसी नागरिक को खरोच तक नहीं आया। हम लोगों ने देखा जो सैटेलाइट इमेज पर कि जो ध्वस्त प्रशिक्षण शिविर है, उसके बाहर पाकिस्तान के लोग वीडियो बना रहे हैं, उसका पूरा वीडियो बना रहे थे और मजे ले रहे थे। ये मोदी जी का कमाल था। एक भी सेना के किसी भी, पाकिस्तानी सेना के किसी भी जगह पर उन्होंने हमला नहीं किया, हमारे सैनिकों ने हमला नहीं किया। हमारा संकल्प था, मोदी जी का संकल्प था आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का, और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर को उन्होंने टारगेट बनाने का काम। उसके बाद जवाब में क्या हुआ? उसके जवाब में रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे नागरिक जगहों पर, नागरिक स्थलों पर, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के यूनिवर्सिटीज पर हमला करने का प्रयास किया, गुरुद्वारे पर हमला करने का प्रयास किया, धार्मिक स्थलों पर हमला करने का प्रयास किया। हमारे देश में निर्मित रक्षा प्रणाली ने उनके जितने मिसाइल थे, हम सब लोगों ने, पूरे देश ने टीवी पर देखा। आप कितनों भाषण दे दीजिए, आपका कोई असर नहीं होने वाला है। पूरे देश ने देखा। सभापति महोदय, हम लोग दिवाली में बोतल में रॉकेट बम डालते हैं और रॉकेट बम में नीचे से आग लगाते थे और ऊपर जाके वो फटता था तो वो फुलझड़ी की तरह सब गिरता था। उसी तरह पाकिस्तान के जितने मिसाइल थे हवा में फुलझड़ी की तरह ध्वस्त हो गए। ये पूरे देश ने देखने का काम किया। आपको नहीं दिखता है, हम क्या करें? चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, चश्मा बदल लीजिए। लेकिन आपको दिखा नहीं, पूरे देश ने देखा। पूरे देश में तब वाहवाही हो रही थी, तो आपको नहीं दिखता है। फुलझड़ी की तरह उड़ गया, कहीं कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ। पूछ रहे थे गृह रक्षा मंत्री, अरे रक्षा मंत्री जी का पूरा भाषण आप अगर ध्यान से सुनते तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे हैं कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, हवा में ध्वस्त कर देने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया। और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। आपको दिखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी चालाकी कर रहा था। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था
तो पाकिस्तान अपने नागरिक विमान का भी परिचालन कर रहा था। और नागरिक विमान का परिचालन इसलिए कर रहा था कि अगर कहीं इंडिया ने एक भी नागरिक विमान को ध्वस्त किया तो उसमें विदेशी नागरिक भी होंगे, पैसेंजर। तो पूरे देश में इस देश की, हमारे देश की सेना ने और हमारे नेतृत्व ने उनकी इस चालाकी को समझा और एक भी नागरिक विमान पर खरोच नहीं आया। फिर भी हमने कमांड और कंट्रोल को समाप्त किया, उनके एयरबेस को समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया? पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था? उन्होंने घुटना टेक दिया और घुटना टेकने के बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ। फिर हमारे जब भी हमारे देश की तरफ आंख उठा के देखोगे हम घुस के मारेंगे और आतंकवादियों को समाप्त करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी कोई किसी देश के खिलाफ लड़ाई नहीं है। तो इसलिए ये सारा काम हुआ, लेकिन गोगोई जी को नहीं दिखा। अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व की क्षमता, सैनिकों के पराक्रम, वीरता, अदम्य साहस, आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित रक्षा प्रणाली का परिणाम पूरे दुनिया ने देखा, पूरे दुनिया ने देखा। और सिर्फ देखा ही नहीं, उसको सराहा भी। और पूरे दुनिया ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर को सराहा और समर्थन करने का काम किया। विश्व ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे विश्व के सामने एक संदेश दिया, पूरे विश्व के सामने एक संदेश दिया ऑपरेशन सिंदूर ने कि भारत एक सशक्त देश है जो अपनी रक्षा करने में सक्षम है और अपनी देश की रक्षा करने के लिए वो पूरी तरह स्वतंत्र है। पूरे दुनिया ने भारत की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर में देखा। आपने नहीं देखा, आप नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए। पूरे देश ने देखा है, पूरे दुनिया ने देखा है, पूरे दुनिया ने उसको सराहने का काम किया है। तो इसलिए अब आप बार बार कहते हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति की बात, तो ये माननीय विदेश मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि कोई नहीं हुआ। पूरे देश ने देखा कि ब्रिक्स सम्मेलन में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कनाडा गए थे, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से जब बात की उसको उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया, यह भी पूरे देश में छपा। उसके बाद भी आपको नहीं है तो आपका तो दूसरा है। पूरे देश ने जो देखा, लेकिन आप दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती है, जिसको पूरे दुनिया ने देखा और विश्व में देखने का काम किया। आप बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। अरे प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते नहीं हैं।
प्रधानमंत्री जी एक्ट करते हैं और एक्ट करके अपनी ताकत दिखाते हैं। और ये एक्ट करके उन्होंने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, एक्ट करके उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम एक्ट करते हैं, बोलते नहीं है। ये आपका काम है, आपका काम है। इसलिए सभापति महोदय जी कि इनके जो विपक्षी पार्टियां हैं और खास करके जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसका आदर्श गॉवेल्स के बारे में नहीं जानते हैं? गॉवेल्स जो जर्मनी के एक कहावत है, और गॉवेल्स का कहावत भी पढ़ के आपको सुना देते हैं सभापति महोदय। नहीं, गॉवेल्स का जो थ्योरी है, एक झूठ को बार बार बोलने से वह सच हो जाता है। यह एक प्रसिद्ध कहावत है, सुन लीजिए, लेकिन यह सच नहीं है। यह विचार जिसे गोवल की राजनीति या बड़ा झूठ कहा जाता है ना, कि प्रचार मंत्री जो उस पर विश्वास करें, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक दुष्प्रचार रणनीति है, न कि सच्चाई। झूठ चाहे कितनी बार दोहराया जाए, सच नहीं बन जाता। आप बार बार दोहराते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इन्होंने बंद किया, अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में बंद किया। क्यों बंद किया? ये बार बार झूठ आपके बोलने से सच नहीं होगा। सच यही है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता है। भारत अपना निर्णय स्वयं करता है और भारत उसमें सक्षम है अपना निर्णय स्वयं करने में। तो इसलिए सभापति महोदय, इनको ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाई नहीं पड़ती। ऑपरेशन सिंदूर एक सफल ऑपरेशन था जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का था, और पूरे दुनिया ने और पूरे देश ने इसको सराहा है, इसको स्वीकार किया है। दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे विपक्षी पार्टी हमारी देश की, जबकि उनको चाहिए इस घड़ी में सरकार के साथ, देश की एकता के साथ, देश की अखंडता के साथ, देश में फैल रहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार के साथ रहते नहीं रहे। आज भी हम आपसे आग्रह करेंगे, आप बैठिए। आज भी हम कहेंगे, छोड़िए दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के सवाल पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा होइए और देश से आतंकवाद को समाप्त करने में उनके कंधा से कंधा मिला के चलने का काम कीजिए। और अंत में इस देश के सैनिकों की वीरता, पराक्रम और अदम्य साहस के लिए उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय सभापति महोदय, आज ऑपरेशन सिंदूर पर इस विषय पर जो पराक्रम साहस हमारी सेना ने दिखाया उस पर चर्चा शुरू है। तो पहले मैं भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन, अद्वितीय रणनीतिक क्षमता को नमन करता हूं। खास करके हमारे सत्ता पक्ष के जो बड़बोले हैं वो सुन ले भैया कि हम लोग सेना के प्रति गौरव गोगाई ने भी शुरू में कहा था, मैं आज वो शुरू में ही कहता हूं, उनकी शूरता, वीरता, पराक्रम, साहस को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की जब बात शुरू करते हैं तो पहले बात तो यहां से शुरू होती है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों? ऑपरेशन सिंदूर क्यों? इसलिए सिंदूर का ऑपरेशन हुआ कि पहलगाम का हादसा हुआ। सभापति महोदय, मैं कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री था
और जब मैं कश्मीर में गया था इलेक्ट्रिक बसेस का लॉन्चिंग करने, तो टप्पे पे पुलिस खड़ी रहती थी, जवान खड़े थे, एक एक फरलांग भी नहीं, 50-50 गज पे एक एक जवान खड़े थे, सशस्त्र जवान खड़े थे। अब ऐसा क्या हुआ कि उस दिन पहलगाम में कोई सशस्त्र जवान नहीं है, पुलिस नहीं है, हमारे टूरिस्ट वहां आए हुए हैं, सैलान आए हुए हैं, तो पुलिस भी नहीं है। या किसने आदेश दिए थे कि वहां जवान नहीं रहेंगे? जांच वहां से शुरू होनी चाहिए। जांच अगर करनी है तो वहां से शुरू करिए। सभापति महोदय, इतना गंभीर है, इतना बड़ा ग्राउंड जैसे प्लेस है पहलगाम पे, मैं गया हूं, यहां भी बहुत सारे लोग गए हुए, सैलानी करके गया हूं, मंत्री करके भी गया था। इतनी पुलिस थी, इतनी जवान खड़े थे, उस दिन सारे जवान कहां गए थे? और हमारा इंटेलिजेंस वहां से पाकिस्तान कितना दूर है? क्या ये आतंकवादी नेपाल से वहां है? ये मत भूलना, पहलगाम के पहले भी कुछ हादसे हुए हैं। हाल ही में मुंबई के बम स्फोट का जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, जो जिनको आतंकवादी समझकर पकड़ा गया था, नीचे कोर्ट ने उनको शासन दिया, 5 लोगों को मृत्युदंड दिया, उच्च न्यायालय ने सबको रिहा कर दिया। तो 2 चीजें लगती है, 19 साल उनको जेल के अंदर क्यों रखा अगर वो उसमें शरीक नहीं थे तो? और आज तक इसका मतलब हम आतंकवादी पकड़ नहीं पाए। सभापति महोदय, उस वक्त कश्मीर के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक जी ने उस वक्त, आज भी वो याद दिलाते हैं, उसके पहले पुलवामा की घटना हुई। सभापति महोदय, ये जो बात कर रहे हैं ना, जवानों के बारे में तुम्हारे मन में इतना बड़ा आदर है, शौर्य वीरता के लिए तुम प्रणाम करते हो, उस जवानों के लिए, उस सीआरपीएफ के लिए सत्यपाल मलिक जी गवर्नर साहब बार बार सरकार को कह रहे थे कुछ गड़बड़ है, इन जवानों के लिए हवाई जहाज दे दो। आपने हवाई जहाज नहीं दिया सर, हवाई जहाज नहीं दिया। वो बार बार प्रधानमंत्री तक बात करना चाहते थे। प्रधानमंत्री हमारे कॉर्बेट पार्क में थे, इतना बड़ा हादसा हुआ, फोन नहीं आया। वहां से दिल्ली आए, किसी और कार्यक्रम में गए, आप लोग घड़ियाली आंसू कौन बहता है? हमें कहते हो, हमें पूछते हो? याद करो, पुलवामा के वक्त सत्यपाल मलिक जी जो तुम्हारे पार्टी के थे, जो गवर्नर थे, उनका बयान याद करो। आज भी वो कहते हैं, बार बार कहने पे भी आपने जवानों को रास्ते से भेजा। जैश ए मोहम्मद हमला किया, 40 जवान शहीद हुए, आज तक जांच नहीं हुई है, आज तक नहीं पकड़े गए। सिंदूर नाम देते हो, भावनात्मक खेलते हो लोगों से। सिंदूर किसका छीना गया? हमारी बहनों का सिंदूर छीना गया ना। तो जिन्होंने छीना वो आतंकवादी आज तक पकड़ नहीं पाए। आप आतंकवादियों के टारगेट करके हमने हमले किए, हाँ किए। हमने जनता पर हमला नहीं किया, नहीं किया, सराहना करते हम। और इसके बावजूद भी जब आतंकवादियों को पकड़ा नहीं जाता, आपके दिल में कुछ नहीं आता, ढोल बजाते हो। 5 से अमेरिका से आए, पंचायत राज गए, बिहार में जाके राजनीतिक भाषण किया, वो भी अंग्रेजी में, दुनिया को समझाना था भैया। वो भी तो आता है आजकल, टेलीप्रॉम्प्टर से आता है, तुम्हें पता नहीं होगा। अंग्रेजी में भाषण किया, बिहार में गए, पहलगाम नहीं गए ना। अरे आज तक मणिपुर में नहीं गए हो आप, आपकी संवेदना देखनी है ना, तो मणिपुर में भी आज तक आप गए नहीं हो सर। डोंट यू फील हर्ट? दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, शर्म नहीं आती, बुरा नहीं लगता? फिर ढोल बजाते बैठे क्या?
हम ढोल हमारा सेना का बजाएंगे, आपका नहीं बजाएंगे, इतना ध्यान में रखना। ढोल हम सेना का बजाएंगे। आपकी क्या उसमें शूरता वीरता थी? अगर आपने फ्रीडम दिया था तो फ्रीडम देने के बाद में वो तुम्हारे जो डिफेंस के अधिकारी पाकिस्तान के अभी भी कह रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, तो गिड़गिड़ा रहे थे ना, तो बिना शर्त क्यों लिया? बिना शर्त युद्ध समाप्त कर दिया। वो तो पक करता ही है अमेरिका का प्रेसिडेंट, उसकी तो बकबक आज भी चालू है। मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। बिना शर्त क्यों किया बंद? बिना शर्त क्यों? अगर वो गिड़गिड़ा रहे थे ना तो शरण आ रहे थे। अगर वो शरणार्थी थे तो शर्तें लगानी चाहिए थी। क्या शर्तें लगाई आपने? उसके बाद में भी युद्ध चलता रहा। हमारे जम्मू पर हमले होते रहे, नागरिकों के बस्ती पर हमले होते रहे, हम देखते बैठे क्या? सभापति महोदय, हमारी सबसे बुरी बात यह है, सार्क, ये नेपाल इर्द गिर्द हमारे जो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र हमारे साथ नहीं बात करता। हम तो विश्वगुरु हैं, हम तो विश्वगुरु हैं, पूरे दुनिया में घूमते हैं, 200 राष्ट्रों में गए, पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में बात करते हैं। आतंकवाद के लिए हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। सराहना करता हूं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी देता हूं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके साथ पूरे विश्व में एक राष्ट्र भी नहीं खड़ा रहा। ये देश के लिए हम टिक्का टिप्पणी के लिए नहीं खड़े हैं यहां। एक राष्ट्र आपके साथ खड़ा रहता है, वो इस्राएल खड़ा रहा, नेतन्याहू। और हम ईरान के खिलाफ खड़े रहे, जो ईरान आपको तेल देता है और कहता है पैसे बाद में दे दो, चलेगा लेकिन तेल ले लो। उस ईरान के साथ का रिश्ता भी बिगड़ गया। ये हमारी परराष्ट्र नीति है। सभापति महोदय, ये सिर्फ पहलगाम की बात नहीं, कारगिल में भी हमने ऑपरेशन विजय किया था। उसके बाद भी गलवान बिलवान होता रहा, डोकलाम होता रहा। सीमा पर घुसना, घुसपैठ चालू है, चीन घुस रहा है। किसने किसने इस युद्ध में पाकिस्तान को मदद की? चाइना तो कर ही रहा था, तुर्की मदद कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, तीनों राष्ट्र एक साथ मिलकर कर रहे थे। हमें अंतर्मुख होकर आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि एक भी राष्ट्र हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा रहता। क्या हमने बुरा किया है? क्या हम गलत है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड युद्ध के समय, यह नहीं कि इन्होंने नहीं किया, ये बोल रहे थे, मैं उनकी सराहना करते, मांग रहे थे, ये बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान को पैसा नहीं देना, मदद न करना, क्योंकि वो पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल होगा। इतना कहने पे भी युद्ध के समय ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसा देता है पाकिस्तान को। कमाल होगी। तो इसका मतलब हिंदुस्तान की क्या स्थिति है विश्व में? यूएन में तुम्हारी क्या स्थिति है? सिक्योरिटी काउंसिल में क्या स्थिति है? पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं बोलता। हमीद अंसारी को बुला लिया ट्रंप ने। कनाडा में भी आपको नहीं बुलाया था, ये मत भूलना। G7 में भी आपको नहीं बुलाया, बाद में मेहमान करके बुलाया। और वहां मेहमान करके जाने के बाद ट्रंप वहां हमारे प्रधानमंत्री को फोन पे बोलते इधर आ जाओ। किसके लिए? अंसारी के पास मिलने के लिए। नहीं गए प्रधानमंत्री, मैं मानता हूं उनको, नहीं गए, अच्छी बात की। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलूंगा। प्रधानमंत्री नहीं गए। फोन किया था ना, प्रधानमंत्री जी को फोन किया था ना, कनाडा आए हूं तो इधर आ जाओ। ये आया है हीरो पाकिस्तान का हमारे मिलने के लिए। अरे वाह, अरे वाह। ये ट्रंप की जो आदतें दिख रही है ना, पूरा विश्व भी दिख रहा है। इसे मत समझो हम आपको टिक्का टिप्पणी, हम आपके साथ हैं। पूरा राष्ट्र हमारा आपके साथ खड़ा रहा। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब, शिवसेना के पक्ष प्रमुख, उन्होंने हमें आदेश दिए, ये वक्त बुरा है, ये राजनीति खेलने का वक्त नहीं है। हम प्रधानमंत्री के साथ डट के खड़े रहेंगे। पूरा विपक्ष डट के साथ खड़ा रहा। आपने सभी के एक दल बना लिए,
7 राष्ट्रों में टीम भेज दी आपने, अन्य बहुत सारे राष्ट्रों में टीम भेज दी, क्या हुआ? उस राष्ट्रों में क्या सम्मान हुआ? एक भी ज्वाइंट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि जाकर दोनों इस राष्ट्र में आए हैं हम और इस राष्ट्र के कोई फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बैठे और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे कह रहे हैं हम इनके साथ में आतंकवाद के खिलाफ है? कोई नहीं आया सर, सब विफल है, कोई नहीं गया हुआ। यह दुख है हमारा, दर्द है हमारा, हम आपके साथ हैं। राष्ट्र की बात करते हो, हम साथ में रहेंगे, आज है कल भी रहेंगे, ये मत भूलना। इसलिए मैं 2-3 चीजें याद दिलाना चाहता हूं। ये कारगिल का युद्ध भी जैसे भूल नहीं सकते ना, वैसे और भी कितने लोग हैं वो भी भूलना चाहिए। वो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बार बार बोलते हैं, ये कहते हैं अभी बार बार बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना वो। हमने कब कहा कि हमने आपका सुनकर युद्ध नहीं रोका है? पाकिस्तान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, तब जाकर हमने युद्ध रोका है। ऐसा एक भी बयान मुझे किसी का बताओ सर, आई विल बी हैप्पी टू रीड दैट बयान। ट्रम्प के नाम से बयान देने की आवश्यकता है। सर यू स्पोक वेरी लेट सर। सर आप बहुत देर तक बोले, महोदय आप बहुत देर तक बोले। सीडीएस क्या बोलते? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है, एक शब्द में सब कुछ आ गया। ये तो डायलॉग है हमारा, आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। इसका मतलब आज भी हमारे साथ जो कुछ है वो परिपूर्ण नहीं है। ये आत्म परीक्षण की बात है, आलोचना की बात नहीं है, टीका टिप्पणी की बात नहीं है। राष्ट्र करके हम सब एक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षितता सबसे अहम है, महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं 2-3 चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि सभापति महोदय, जब ये नवाब शरीफ को मिलने गए थे, किसने बुलाया था? बिन बुलाए गए थे, याद है? बिन बुलाए गए थे, इनको याद नहीं होगा। और जब ये अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने एक ट्रेन, लाहौर की ट्रेन की बात की, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने उस वक्त कहा था, ये समझौता एक्सप्रेस पर नहीं करो, पाकिस्तान सांप जैसे कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगा लेगा। और उनके शब्द आज खरे उतर कर आए हैं। कितना भी करो, जब आपके पास पहलगाम का हमला होने के बाद उन्होंने क्या कहा? यह तुम्हारा अंदरूनी मामला है, हमारा कोई संबंध नहीं इससे। 200 लोगों को पकड़ा था आपने, बाद में 2 रखे। उन्होंने सबको खाना पीना खिलाया, उसके लिए भी अच्छा कहो कि भाई वक्त पे जो लोग दौड़ कर आए वो हिंदुस्तान की भूमियों के लिए आए। जो हमारी बहनों की सिंदूर पूछने के बाद में जो लोग दौड़ कर आए वो भी तो हमारे हैं ना। तो इसकी याद दिलाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहूंगा सर, ये जितने भी घोटाले की बात करोगी, आपने कहा शांति और शक्ति, अरे आपके बीजेपी के समय हम भी उनके साथ, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेके रहेंगे, यही तो वक्त था भैया, यही तो वक्त था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का। किसने मना किया आपको? हम युद्ध नहीं चाहते, बुद्ध, अरे वाह, युद्ध नहीं चाहते बुद्ध, ये कभी सीख लिया भैया? कल तक तो कहते थे हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेंगे, अब तो वक्त आया था। किसने मना किया आपको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने के लिए? 21 से 9 अड्डे पे हमला करके ये मत सोचो कि आपने बहुत बड़ा कुछ हासिल किया है। शूरता वीरता, उनको फ्रीडम दे दो। आपने कहा हमने दिया है, तो रोका क्यों? तो रोकने के लिए आपके बीच में पड़े। सीडीएस को कहना था हम रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, उनको जाने दो ना था आगे। यही तो वक्त था ना, यही तो वक्त था पाकिस्तान को एक बार सबक सिखाना, जैसे इंदिरा गांधी जी ने सबक सिखाया था ना, वही दोबारा सबक सिखाने की आवश्यकता है। यही वक्त था सबक सिखाने का। बांग्लादेश निर्माण किया, उसी तरह इस वक्त भी कर सकते थे। पूरा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जे में लेते थे, प्रधानमंत्री को सर पे लेके हम नाचते थे। सर आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले लिया, हम आपकी सराहना करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इसलिए सभापति महोदय, इतना ही कहता हूं कि ये सब
ये घुस के मारेंगे वाली बात है ना, घुस के मारेंगे, घुस के मारना है ना। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, वैसे घुस के मारा। श्री अमर काले वो सब एक मिनट सर, खत्म कर रहा हूं, एक वाक्य में खत्म करता हूं। ओसामा बिन लादेन को कैसे मारा, उसे कहते हैं घुस के मारा। और आखिर में एक ही विनती करता हूं, ऐसे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का बंद करो। जो पाकिस्तान आपके साथ इस तरह से बर्ताव करता है, उस पाकिस्तान के साथ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो। मैं विनती करता हूं, उस पाकिस्तान से क्रिकेट मत खेलो, और जो आपको मन में है उसके लिए जवानों को ताकत देने के काम करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अमर काले जी आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक अतिशय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के लिए चर्चा में मेरा मत व्यक्त करने का आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। इस चर्चा के प्रारंभ में ही पहलगाम का जो आतंकवादी हमला हुआ, उस आतंकवादी हमले में जिन 26 निर्दोष लोगों के प्राण चले गए, उनको मैं यहाँ पे सर्वप्रथम श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। मैंने कई भाषण यहाँ पे सुने, लेकिन किसी भी वक्ता ने जो कहा नहीं, वो मुझे यहाँ पे करने का मेरी इच्छा है, और वह है पहलगाम के जो गाइड सैयद हुसैन शाह, इन्होंने पहलगाम में आए हुए टूरिस्ट लोगों को बचाने के लिए जो अपने प्राणों का बलिदान किया, उसके लिए उस शहादत दी, उसके लिए भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सिंदूर ऑपरेशन भारतीय सैन्य ने पूरा किया, उसके लिए उनको मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ उनका, और नमन करता हूँ उन्हें। आज कई लोगों के भाषण मैं यहाँ सुन रहा था, और ये भाषण सुनते हुए जिस तरह की चर्चा इस सभागृह में होने की, सदन में होने की ज़रूरत है, जितना बड़ा ये आतंकवादी हमला हुआ है, 26 लोगों के प्राण गए हैं, और इतना बड़ा हमला जिस तरह से हुआ है, जिस गंभीरता से यहाँ पे चर्चा होना ज़रूरी था, लेकिन इसमें राजनीति यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये एक बहुत दुख की बात है। इस चर्चा में राजनीति मुझे अपेक्षा नहीं थी, लेकिन राजनीति का रंग मुझे इसमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पक्ष का नारा है राष्ट्र प्रथम, और जब भारतीय जनता पक्ष कहता है राष्ट्र प्रथम, उस वक्त सबसे पहले राष्ट्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पक्ष के सरकार की तरफ से होनी चाहिए थी, यह मेरी अपेक्षा थी। कई गलतियां होती रहती है, सरकार आपका हो, हमारा हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, जो गलतियां होती है वह स्वीकार करने की ज़रूरत है। मैं अभी सुन रहा था 26/11 के हमले के वक्त क्या स्थिति थी, उस वक्त आपका कितना असफलता थी। भारतीय जनता पक्ष के सम्मानीय सदस्य ने यहाँ पे उसका उल्लेख किया, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस देश में पहली बार ऐसे हुआ था कि जीवित आतंकवादियों को पकड़ने का काम 26/11 के हमले के वक्त हुआ है, और कसाब को उस वक्त हमने जीवित अरेस्ट किया, पकड़ा, और पाकिस्तान का आतंकवाद से जो कनेक्शन है, यह हमने कसाब के माध्यम से पूरे विश्व को दर्शाया था। गलतियां आपने की या हमने की, उन गलतियों को सुधारना चाहिए, लेकिन हर सरकार ने उसको सुधारने का काम करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। आज इस चर्चा में
लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट की है, अपने विचार यहाँ रखे हुए हैं, लेकिन मुझे इस चर्चा के माध्यम से कुछ प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी को पूछने की इच्छा है। इतना बड़ा हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ, कई लोग शहीद हुए। पहलगाम में 26 लोग शहीद हुए, लेकिन जो 5 आतंकवादी, अब करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीनों के बाद भी ये आतंकवादी अभी तक हमें मिले नहीं, हाथ नहीं लगे। और यह बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तब जम्मू कश्मीर में गुजर और बकरवाल कम्युनिटी जो है, उन्होंने, उनका जो योगदान था उसमें कारगिल विजय में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जो पाकिस्तान कारगिल युद्ध में करत होता, तब भारतीय सैन्य दल को सही जानकारी देने का काम इन दोनों कम्युनिटी ने किया हुआ था। इसलिए मुझे बीजेपी को पूछना चाहता हूँ कि जो जानकारी कारगिल युद्ध के वक्त गुजर और बकरवाल कम्युनिटी ने दी हुई थी, वैसे ही जानकारी उन्होंने हमें इस बार दी थी या नहीं थी, और इसका उत्तर आपसे आना ज़रूरी है। और अगर उन्होंने ये जानकारी दी नहीं, तो हमने उन्हें कहीं दुख दिया है, कुछ किसी तरह से उनको हमने ये हमें जानना चाहिए, और इस बहाने आपने इसका उत्तर आपने देना चाहिए, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आज जो परिस्थिति है, मुझे तुलना करने की इच्छा होती है 1971 के लड़ाई की, युद्ध की। इंदिरा जी उस वक्त हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और 1971 में जो हमारे हवाई अड्डे हैं, उस पर पाकिस्तान ने अटैक किया था, और उस अटैक को सही जवाब इंदिरा जी ने, भारत के सैनिकों ने दिया। 13 दिन तक युद्ध चला, और 13 दिन में 94,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, और हमने विजय की घोषणा की। और 16 दिसंबर को उस वक्त बांग्लादेश की निर्माण किया गया। 71 का युद्ध जब चल रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने यह युद्ध तुरंत बंद किया जाए, इस प्रकार की सूचनाएं आई थी उनकी तरफ से, लेकिन प्रेशर आया था। लेकिन उस दबाव को दरकरार करके उन्होंने युद्ध पूरा किया, और बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा जी ने करके दिखाया। तो मुझे कहना का तात्पर्य ये है कि आज हमारे सम्माननीय मोदी साहब को हम विश्व गुरु कहते हैं, और जब उन्हें विश्व गुरु कहते हैं, तब इस देश के लोगों की उनसे कुछ अपेक्षाएं हैं। और पहलगाम में ये जो स्थिति निर्माण हुई है, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री, सामान्य जनता कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। आज मुझे पूछना चाहता हूँ 2014 से माननीय मोदी जी के जो विदेश दौरे हुए हैं, विदेश विजिट दी है उन्होंने, भेंट दी है, वो चाइना को उन्होंने 5 विजिट दिए हैं, जापान को 8, नेपाल को 5, और यूरोपियन देशों में 15 से 20 बार उन्होंने भेंट दी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे विदेश नीति कहाँ असफल हुई है, इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए।
जिस अमेरिका को 2014 से 9 बार आपने भेंट दी है, उस अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खाना खाने बुलाते हैं, इससे बड़ी शोकांतिका नहीं है, दुख की बात नहीं है। चीन सभापति अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला ही बोलने वाला हूँ। 14 मिनट दिए हैं पार्टी के लिए और मैं अकेला ही हूँ आपके पार्टी से। आपके पार्टी के एक और स्पीकर है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पार्टी के 14 मिनट हैं। चीन को मोदी साहब ने 5 बार भेंट दी और 5 उनके जो विदेश मंत्री थे वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो बॉन्डिंग है, जो संबंध है, वो लोहे जैसे मजबूत है। हमारे विदेश मंत्री यहाँ पे हैं, उन्हें पूछना चाहता हूँ कि हमारी विदेश नीति में कहाँ गलती हुई है और इसका उत्तर उनसे हम जानना चाहते हैं। आज IMF, ADB, वर्ल्ड बैंक, इनके द्वारा कम से कम 44 अरब डॉलर की मदद पाकिस्तान को मिली है पहलगाम के बाद। ये सब हमारी असफलताएं हैं और इन असफलताओं का उत्तर भी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे। खूब खूब धन्यवाद। सर, हाँ बोलिए। as I rise महोदय, जो पाक प्रायोजित आतंकवादी आक्रमण हुआ पहलगाम में, thereafter Operation Sindoor, sir, this has seen महोदय, हमने एक पाकिस्तान द्वारा एक और ही बहुत घटिया कार्य किया गया है। हमेशा ये आतंकवाद का बढ़ावा देता है और वैश्विक केंद्र बना हुआ आतंकवाद का, क्योंकि आतंकवादी जिनके बारे में काफ़ी कहा गया है, उनको मारते वक्त उन्होंने पहले धर्म पूछा है इन आतंकवादियों ने, और इसको एक नया सामान्य बात बताई जा रही है भारत की प्रतिक्रिया के रूप में, और एक नया मील का पत्थर हमने साबित किया गया है उसको सबक सिखाने के लिए। 78 साल से मामला चलता आ रहा है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद से ही जब पाकिस्तान आतंकवादी सीमा पार से भेजता रहता है, पिछले कई दशकों में बहुत सारे प्रयास हुए हैं और कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें कई समन्वयकारी कदम उठाए गए हैं। जल के संबंध में समझौते हुए हैं, ऐसे कुछ कदम उठाए गए हैं जो जीती हुई ज़मीन को हमने वापस दिए हैं, और 10,000 POW है वो हमने वापस किए हैं पाकिस्तान को। ये जो कदम हमने उठाए गए हैं, अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। बस कूटनीति हमने शुरू की और बहुत सारे कई प्रयास भी हमारी तरफ से हुए हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही ये हमेशा प्रयास रहा है उनका कि पाकिस्तान के साथ एक बेहतर समझ हो और गरीबी से लड़ने के लिए कोई रणनीति बनाई जाए। प्रारंभ से भी उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाया था, और वो भी लाहौर में बिना किसी सूचना के गए थे, लेकिन फिर उसका नतीजा हमें ये मिला कि और ज़्यादा आतंकवादी हमले, और ज़्यादा भारतीय लोग मारे गए, और पाकिस्तान इन आतंकवादियों के प्रशिक्षण के कारण ये सब कार्य हो पाए। शांति का हाथ बढ़ाया। पाकिस्तान ने हर बार
आतंक का रास्ता अपनाया। दिस इज द रियलिटी। ये वास्तविकता है। पाकिस्तान के संबंध में हमने उत्तर दिए हैं उनको, और तो नई सामान्य स्थिति बनी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से उनको पाठ सिखाया है। पाकिस्तान लगातार उनको वित्त पोषण भी करता है और बॉर्डर सीमा पार से आतंकवादी अब भी भेजता रहता है। बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक करी और वो एक संदेश था जो आज भी चल रहा है। कोई भी भारतीयों को जो मानते हैं वो शांतिपूर्ण नहीं सो सकता, अपने देश में भी वो सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। उनके घरों में भी हम घुस के मारेंगे। लेकिन इस बार पहलगाम में एक जो नया घृणित कार्य पाकिस्तान ने किया, जिसके कारण हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उन्होंने पर्यटकों पर हमला किया, हमने आतंकवादियों पर हमला किया, हमने वहाँ के नागरिकों पर घर्षणा नहीं की। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर सटीक था और लक्षित आतंकवादी ठिकानों पे किया गया है। महोदय, ये एक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये मोदी डॉक्ट्रिन कहा जाता है। पाकिस्तान को अब समझ जाना चाहिए। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज का जो भारत है वो 2008 वाला भारत नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नई सामान्य स्थिति बनी है वो हमारी बदलती हुई नीतियों के कारण बनी है। हमें पूरा श्रेय देना चाहिए हमारे सशस्त्र सेनाओं को। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनके बहादुरी और बलिदान की बारे में बताया, और इस लड़ाई में भी अब यहाँ पर महत्वपूर्ण अभी एक प्रश्न भी पूछा गया था कि चीन की क्या स्थिति है। चीन के बारे में मुझे कई बातें कहनी है, लेकिन बताना चाहूँगा जब रक्षा मंत्री जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का 22 मिनट में ही जैम कर दिया। वो चीन द्वारा आपूर्ति किए गए रडार थे और 22 मिनट में उनको नेस्तनाबूद कर दिया। इसकी बात नहीं की जाती महोदय। हमें इस बात को मानना चाहिए कि पूरा का पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर पर, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अन्य बेंचों पर बैठे लोगों ने भी इस बात को कहा, लेकिन कई बार कई माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को घरेलू राजनीति में भी उठाने से नहीं चूके। एक जो पहलू है जिसकी बात नहीं हुई है, इस ऑपरेशन में जहाँ पर 11 हवाई स्टेशन, ये पहली बार हुआ ऐसा, उस पर आक्रमण हुआ। उनकी जो परमाणु संपन्न राष्ट्र है उसमें से 11 पर आक्रमण हुआ और पाकिस्तान की वायुसेना की 20% जो असेट थी वो ख़त्म कर दी। 9 जो आतंकवादियों के 9 बेस कैंप को ख़त्म किया गया, उसमें जैश ए मोहम्मद भी शामिल है, लश्कर तैयबा के भी हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के भी ये थे। ये आतंकवादी संगठन है और हमेशा पाकिस्तान के सहयोग से वो हमेशा भारत को लक्ष्य बनाते रहते थे। महोदय, हमने 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया ऑपरेशन सिंदूर की में। बताना ज़रूरी है कि उनमें से 5 वो बहुत ही अप्रसिद्ध नाम थे, कुख्यात नाम थे। मुदस्सर खदियान खान, सीजन ऑपरेटर लीटी का, इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया पाकिस्तानी मिलिट्री ने। खालिद अलैस अबू अकासा एक लश्कर तैयबा का और कमांडर था। मोहम्मद यूसुफ हजार जो IC 814 के हाईजैक में शामिल था। मोहम्मद जमील था जो मौलाना मसूद अजहर का जीजा, और जैसे मोहम्मद का एक कमांडर भी मारा गया। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये बड़ी उपलब्धियां हैं।
इन आतंकवादियों को समाप्त करने में। दूसरी ओर महोदय, पाकिस्तान बार बार असफल हो रहा है। विपक्ष के लोगों के जो भारत का परिचय पूछना चाहा है, जो सफलता हमने भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने प्राप्त की गई है, उन्होंने पूछा भी नहीं है कि वो कितने असफल रहे। हमारी असफलता के लिए पूछ रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय पे भी आक्रमण किया। कश्मीर में जो फील्ड स्टेशन है वहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन उसको रोक दिया गया। अनमैन एरियल सिस्टम ग्रिड बनाया। हम आतंकवादियों को ही आक्रमण करते थे, अन्य विवादों से हमने इनको अलग रखा है। Sir, if we look महोदय, जो आप नई सामान्य स्थिति को देखें तो कि पहले क्या होता था। पहले यह होता था लगभग प्रतिदिन ऐसा होता था कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी भारत पर आक्रमण करते थे, भारतीयों को मारते थे। एक मैं छोटी सी सूची दूं आपको। जो पहले आतंकी घटनाएं हुई थी और हमने क्या की प्रतिक्रिया दी। अब जो नया सामान्य है वो पहले की तुलना बहुत ही अलग है। 2005 में दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते थे, पाकिस्तान को एक डोजियर भेजा गया। 2006 में वाराणसी में बॉम्बिंग हुई थी। भारत ने मुद्दा भारत पाकिस्तान वार्ता में इसे उठाया। मुंबई पर हमला 2008 में जो हुआ, यहाँ पर कई लोग मारे गए थे और तत्कालीन सरकार ने निर्णय लिया था कि हम इसका प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। retaliation was planned by our armed forces. हमारी सैन्य दलों ने जो यहाँ पे प्रत्युत्तर था उसकी पूरी नीति बनाई थी, लेकिन ये रिकॉर्ड पे बात है कि जो सबसे उच्च अधिकारी हैं सरकार के, That was the then NSA. चाहे वो विदेश सचिव हो या NSA हो, उन्होंने निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान पे हमला नहीं करेंगे। यही हमारे लिए सबसे बड़े अचंभे की बात है। 2006 में जो आतंकवादी हमले हुए, ये भी यहाँ पे बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि मुंबई हमलों के 7 महीने बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो है उन्होंने SCO समिट में रूस में इस पे बात की थी और ये निर्णय लिया कि भारत और पाकिस्तान जो है वो आपस में वार्ता चलाएंगे। तो हम बार बार उन्हें बहलाते रहे। पहले की जो हमारी सरकारें थी वो दशकों तक उन्हें बहलाती रही, उन पे कोई दबाव नहीं बनाया कि वो जो उनका आतंकवादी हमला है उसे कम करे। वर्ष 2006 में मुंबई ट्रेन विस्फोट के बाद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ जी से मिले और फिर उन्होंने बात की कि वो शांति प्रक्रिया को बनाए रखेंगे। वो कोई शांति प्रक्रिया थी नहीं, वास्तविकता में वो केवल पाकिस्तान के लिए शांति का एक संदेश था और भारत को बलिदान करना पड़ रहा था। बार बार वहाँ पे बहुत सारे भारतीय जो हैं उनकी जानें गई थी और सबसे जो बुरी घटना हुई वो 2009 में मुंबई आतंकवादी हमलों के 8 महीने बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शर्मिल शेख से इजिप्ट मिले और फिर उन्होंने बात की जो सहकारिता है वो चलती रहेगी उस देश के लिए जो 78 वर्षों से भारत पे हमला कर रहा है बिना रुके। तो हमारी यही पहल रही है कि हम केवल उनसे वार्ता करेंगे, ना कि उन्हें कोई सबक सिखाएंगे या उन पे कोई हमला करेंगे। लेकिन शर्मिल शेख ने उस समय बालूचिस्तान का उल्लेख करते हुए कहा जिसे हम समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान जो है वो समान है। जैसे भारत पाकिस्तान के साथ वही करता है जो हमारे साथ करते हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो बिल्कुल अलग है। भारत में कोई भी टेरर कैंप नहीं है जहाँ पे आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके पाकिस्तान में भेजा जाता है। यहाँ पे कोई भी समानता नहीं है, कोई तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन तब भी हमारी तत्कालीन सरकार जो थी उन्होंने कभी इस पे कोई कार्रवाई नहीं की और इस प्रकार की उन्होंने समानता को चलने दिया पाकिस्तान के साथ। महोदय, इस पे मैं बहुत लंबी बातें कर सकता हूँ और बहुत सारे
ऐसे उदाहरण हैं और मैं कुछ उदाहरण तो यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा। Sir, one question. सभापति महोदय, एक प्रश्न जो यहाँ पे बार बार उठाया गया है कि क्या भारत पे कोई दबाव बनाया गया था कि वो इस जो हमला है उसे रोक दे। भारत पे कोई भी दबाव नहीं था। ये बार बार लक्षित किया गया है कि कोई भी देश वो हमें फ़ोन करके किसी प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। हम भी यदि चाहें तो एक सांसद के रूप में वहाँ पे उन्हें हम फ़ोन कर सकते हैं दूसरे देश में किसी को जो हमारे समकक्ष हैं और सुझाव दे सकते हैं कि वो इन हमलों को बंद कर दे। लेकिन भारत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया है कि ये एक द्विपक्षीय वार्ता है और इसमें हम कुछ भी बढ़ाना नहीं चाहते हैं और हम हमले तब बंद करेंगे जब पाकिस्तान ऐसी निवेदन करते हैं। और जब तक पाकिस्तान ने भारत को कोई निवेदन नहीं किया तब तक हमने ये जो जवाबी हमले थे उन्हें नहीं रोका। इसका कोई भी संपर्क या संबंध नहीं है किसी और से जो भी निवेदन प्राप्त हो, जब तक पाकिस्तान ने प्रत्यक्ष रूप से निवेदन नहीं किया भारत से। और मैं विपक्ष के अपने माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूँ, और किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है, क्या किसी ने भारत के जो जवाबी हमले हैं उसके विरोध किया है कि हम केवल पाकिस्तान के निवेदन पे ही कोई निर्णय लेंगे? और पाकिस्तान ने फिर अपने घुटने टेक दिए और हमसे निवेदन किया और तभी हमने जो जवाबी हमले थे उन्हें रोका। लेकिन ये काफ़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में कई सारे लोग हैं वो भारतीय सैन्य दलों पे प्रश्न उठाते हैं, भारत की सरकार पे प्रश्न उठाते हैं और उस पर प्रश्न नहीं उठाते पाकिस्तान क्या कहती है और पाकिस्तान के क्या मायने हैं। महोदय, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान ने क्या कहा। उन्होंने कुछ ऐसे दावे किए हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल को उन्होंने 7 मई को बताया है, उन अतवला सरार जो वहाँ के आईबी मंत्री हैं, कि पाकिस्तान में कोई भी टेररिस्ट कैंप नहीं है। क्या हमारे विरोध के कोई भी जो मित्र हैं विपक्ष के, उन्होंने इस पे प्रश्न उठाया। उन्होंने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे कई बार उन्होंने अपना साक्षात्कार दिया है कि कभी भी उन्होंने ये प्रश्न उठाया है कि जो सबसे बदनाम आतंकवादी जो रहे हैं, अलकायदा के जो मुखिया हैं, उन्हें वहाँ पे शरण दी गई थी पाकिस्तान में। अगर वो कहते हैं कि वहाँ पे कोई टेरर कैंप नहीं है, जबकि सैटेलाइट की इमेजरी में ये दिखाया गया है कि वहाँ पे टेररिस्ट कैंप है, तो क्योंकि हमारे सरकार के प्रयास रहे हैं, कई सारे जो आतंकवादी संगठन हैं और कई सारे जो आतंकवादी हैं उन्हें अलग अलग प्रकार से बहुपक्षीय संगठनों और यूनाइटेड नेशन के माध्यम से उन्हें उनके ऊपर हमला किया गया था। सभापति महोदय, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि जब असम से जो मेरे माननीय विपक्ष के सदस्य हैं, उन्होंने जब अपनी बात की, तो मैं कहूँगा कि जब वो भारत सरकार के साथ एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप वो लगाते हैं, जो प्रश्न वो उठाते हैं भारत सरकार पे, उसका हमें जवाब देना होगा। और मैं काफ़ी चकित हूँ कि जब उन्होंने पूछा कि कब पीओके हम वापस लेंगे, और मुझे ये भी अचंभा हुआ जब उन्होंने रफाल की संख्या की बात की और जब उन्होंने चीन पर प्रश्न उठाया। तो महोदय, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, और उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया था कि भारत ने सर झुकाया उनके सामने, और उनके नेता प्रतिपक्ष जिनका उन्होंने चीन के प्रश्न में उनका भी संदर्भ लिया था, उन्होंने कई बार समर्पण की बात की थी। तो ये इस पुनित सदन के लिए काफ़ी आवश्यक है ये बताना कि पिछले दशक में कई बार कांग्रेस ने भारत के हितों को समर्पित कर दिया है। तो कृपया आप मेरी बात सुने। यहाँ पे 1948 में पाकिस्तान ने गैर वैधानिक तरीके से 77,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है उस पर कब्जा किया था हमारी भूमि पे, और वही वो पीओके है। और जब हमारे सैन्य दल चाहते थे कि वो उसे वापस लेने के थोड़ा सा समय मांगा था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी उन्होंने यूएन में ये मामला ले गया और इसका समर्पण कर दिया, और ये पहले दिन से ही आरंभ हो गया था। 1949 की यदि हम बात करें तो कबाओ वैली जो कि बर्मा के करीब था और यूके ने उसका सत्ता दिया था, और मणिपुर को 1949 तक उसका पट्टा का जो किराया वो मिला था, उस पर ये दूसरा समर्पण था जो तत्कालीन सरकार ने किया। 1954 की यदि बात करें तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने तिब्बत में जो भारत के अधिकार हैं उसका समर्पण करके चीन के जो अतिक्रमण है उसको बहाल किया था, और ये बहुत बड़ा एक समर्पण था जो उनकी ओर से किया गया।
अब यदि 1958 की बात करें तो नून नेहरू पैक्ट के अंतर्गत बेरूबारी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को दिया गया था और इसका पुरजोर विरोध किया गया था उसके बावजूद भी। और यदि मैं उनकी संख्या बताऊं तो मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूँगा। यदि मैं ये पूरी सूची बताऊं कांग्रेस ने भारत के हितों को कितनी बार समर्पित किया है, तो जो 16 घंटे माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिए हैं वो भी पर्याप्त नहीं होंगे इसके लिए। लेकिन मैं कुछ और उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा। सभापति महोदय, 1950 के दशक में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था जब यूएन में भारत को एक परमानेंट सीट दी जाए वहाँ के सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसे भी समर्पित करके उन्होंने चीन को अवसर दे दिया। 1960 में भारत ने सरजा मजरा रख हरदीप सिंह पठान के, सुलेमान के और चकलेर के जो पंजाब के क्षेत्र थे ये सभी पाकिस्तान को दे दिए। और उसके बाद हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने अक्साई चीन की जो घाटी है उसे भी कहा कि वो बिल्कुल बंजर ज़मीन है और वहाँ पे आप नहीं रह सकते, लेकिन वहाँ पे काफ़ी खनिज पदार्थ मिलते हैं और ये भी चीन को उन्होंने समर्पित कर दिया था। मैं इसी तरह कई सारे उदाहरण और भी दे सकता हूँ महोदय। 1963 में पाकिस्तान ने 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा भूमि पे अतिक्रमण कर लिया पीओके में, और भारत ने वहाँ पे भी उस समय समर्पण नहीं किया था। मैं ये उदाहरण देते रह सकता हूँ। अगर 1965 की बात करें तो हाजिर पीर पास जो है वो भी पाकिस्तान को देता था तशकंद समझौता के अंतर्गत, ये भी एक और समर्पण था। अब यदि 1971 की शिमला पैक्ट की बात करें तो वहाँ पे हमने 5000 मील जो है वो स्क्वायर माइल पाकिस्तान को दे दिया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं उन्हें भेज दिया गया था यहाँ से वापस, और 56 भारतीय सैनिक जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी पाकिस्तानी जेलों के अंदर। There are so many other surrenders, sir. ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं महोदय। यदि मैं हर एक को पढ़ता जाऊं तो जैसा कि मैंने कहा कि जो पूर्ण समय अवधि है वो भी कम पड़ेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हैं समर्पण के जो कांग्रेस पार्टी ने किया था भारत के हितों का। और क्योंकि चीन का मुद्दा यहाँ पे उठाया गया था तो ये यहाँ पे आवश्यक है बताना कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो सोशल मीडिया पे जाके चीन की क्षमता को सराहते हैं, उनके ड्रोन को सराहते हैं, क्या उन्होंने एक बार भी जो भारतीय सैन्य दल है और जो भारतीय घरेलू तकनीकी है उसकी सराहना की है? क्या ऐसा कभी भी हुआ है? मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कई सारे लोग इन चीज़ों को लक्षित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं has done very well. कि भारत ने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ये कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो विपक्ष के नेता हैं प्रतिपक्ष वो इस पे कोई भी वक्तव्य नहीं रख रहे हैं। नहीं, मजा कैसे लगेगा? मजा कैसे लगेगा? क्योंकि ये बहुत कठिन बातें हैं। देखिए, ये तो मिर्ची है, कहां से अच्छा लगेगा? Yes, Kachatibu, Ran of Kutch. There are many others. Yes. रन ऑफ कच्छ में यदि मैं बताऊं तो वहाँ पे कई सारे उदाहरण हैं। अगर आप भी फ्री हैंड देते हैं, आपके कई सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत अच्छा बोल सकते हैं। मैं तो सुन रहा था मेरे मित्र मान्य शशि थरूर जी जो बहुत ही अच्छा बोलते हैं। ये तो हालांकि अलग बात है कि अभी कुछ दिनों से उनके नेतृत्व उनके पार्टी के तरफ से उनको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे लेकिन सुन तो लीजिए सर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनको देश के हित में बोलने के लिए कोई रोक नहीं सका। मजा तो उसमें आता है। सर, I would request my friends on the other. पति महोदय, मैं अपने मित्रों से जो कि विपक्ष में बैठे हैं उनसे निवेदन करूंगा कि चीन का मुद्दा उठाने के पहले और वो बात करते हैं कि किस सरलता से वो बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी समझौता ज्ञापन है जो भी चीन की सत्ता पक्षों के साथ उनका है
उसके बारे में सच्चाई से बताएं। क्या भारत की जनता नहीं जानना चाहती कि क्या समझौता है जो कांग्रेस दल ने की है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ? क्या ये प्रश्न नहीं उठाता है जब वो बार बार ये प्रश्न उठाते हैं और उन मुद्दों को उठाते हैं जो कि भारत और भारतीय सैन्य दल के खिलाफ है, उनके विरुद्ध है, भारत की सरकार के विरुद्ध है? लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इतनी बार जब वो सोशल मीडिया पे आते हैं, उन्होंने कभी भी चीन पे कोई प्रश्न नहीं उठाए हैं, केवल उनकी तकनीकी और उनके ड्रोन की सराहना की है। मैंने कभी भी नहीं देखा है कि वो पाकिस्तान पे कोई प्रश्न उठाएं, जो भी उन्होंने आरोप लगाए हैं भारत पे। मैंने पहले भी कहा था सभापति महोदय कि विश्व में जितने भी विशेषज्ञ हैं वो भारत की क्षमता को देख रहे हैं। और मैं केवल 2 बातें कहूँगा और उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करने पाऊँगा। जॉन स्पेंसर जो कि अध्यक्ष है मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के यूएस में, उन्होंने 2024 में कहा था और मैं उद्धृत करता हूँ कि मेक इन इंडिया ने जो रक्षा की पूरी संपदा है भारत की, उसे परिवर्तित कर दिया है और जो उनके सैन्य दलों की आवश्यकता है हथियारों की, उससे 60% बढ़ा के 88% कर दिया है। जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें वो खुद ही पूर्ण कर रहे हैं। और एक और विशेषज्ञ है टॉम कूपर जो कि मिलिट्री हिस्टोरियन है और एविएशन एनालिस्ट हैं। उन्होंने कहा है ऑपरेशन सिंदूर के हमले के बाद पाकिस्तान पे जो हमने किया था, और मैं उद्धृत करता हूं कि पूरा विश्व जानता था कि भारत की क्या क्षमता है, लेकिन आज तक इसे कहीं पे भी प्रदर्शित नहीं किया गया था और केवल 24 घंटे के अंदर भारत ने दिखा दिया कि वो पाकिस्तान पे जोरदार हमला कर सकती है। उद्धरण समाप्त। महोदय, वास्तविकता ये है कि जितने भी यहाँ पे आंकड़े जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पाकिस्तान एयरबेस पे हमला करने के और पाकिस्तान आतंकवादी कैंप पे हमला करने के, इसके पीछे हमारे पास पूरा सैटेलाइट इमेजरी है। और पाकिस्तान ने जो भी आरोप भारत पे लगाए हैं वो सब गलत है, झूठे हैं और मनगढ़ंत है। और मेरे कुछ जो मित्र हैं जो कि विपक्ष में हैं, वो भारत के लोगों के साथ, भारत सरकार के साथ ऑपरेशन सिंदूर पे खड़े ना रह के उनकी जो पूरी कहानी है उनका समर्थन कर रहे हैं पाकिस्तान का, और जो भी उनके झूठे आरोप हैं उनका समर्थन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मूल उद्देश्य है पाकिस्तान की कहानी की वो ये है कि वो हमारे जो सैन्य दल है उनका उत्साह जो है वो कम कर सके, उन्हें हतोत्साहित कर सके, लेकिन ये नहीं हो पाया। और अब मैं अपना वक्तव्य समाप्त करने की ओर आ रहा हूँ और मैं कुछ और बातें कहना चाहूँगा। एक आरोप जो कुछ मेरे विपक्ष के मित्रों ने लगाया है वो ये है कि हमारी जो सत्ता है, हमारा जो पक्ष है, उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है विश्व में। और भारत ने अपना संदेश जो है वो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन ये सच से कोसों दूर है, मैं ये बताना चाहूँगा आपको। सर, पोस्ट पहलगाम महोदय, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को 61 ऐसे संदेश प्राप्त हुए हैं हेड्स ऑफ स्टेट से और उपराष्ट्रपतियों से, और 35 संदेश उन्हें प्राप्त हुए हैं विदेश मंत्रियों से, और ये सभी हमारे समर्थन में हैं। भारत को 38 ऐसे संदेश प्राप्त हुए हैं अलग अलग संसद के सांसदों से, और जो पूर्व वहाँ के प्रधानमंत्री रहे हैं या जो विपक्ष के नेता रहे हैं, और 43 ऐसे संदेश उन्हें मिले हैं अलग अलग डिप्लोमेटिक मिशन के जो हेड हैं उनसे। और मैं उनमें से कुछ को यहाँ पे उद्धृत करना चाहूँगा। यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे कहा है कि भारत का पूरा संप्रभुतावाद वाला अधिकार है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद है। फ्रांस ने कहा है कि वो भारत के साथ पूरी तरह से उसका समर्थन कर रहा है। आर्मीनिया ने कहा है कि आतंकवाद की पूर्ण निंदा करनी चाहिए और हर देश को ये अधिकार है कि वो इसका खंडन करे। रूस ने कहा है कि ये जो अपराध हुए हैं इसे जो आतंकवादी हमलों को अंजाम देते हैं उन्हें सजा देनी चाहिए। यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि भारत को पहलगाम का जो हत्या हुए हैं उससे उस पे रोष दिखाने का पूरा अधिकार है, और साथ ही ये दिखाता है कि भारत किस प्रकार से आतंकवाद का पुरजोर हमला कर रहा है। मैं और उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मेरे विपक्ष के एक मित्र ने कहा है कि ईरान जिसके साथ हम कुछ
उत्पाद लेते हैं, उन्होंने इसका इनकी निंदा नहीं की है। ये सही नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे एक फ़ोन किया था हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और उन्हें बिल्कुल कटु शब्दों में कहा और भारत का समर्थन भी दिया। साथ ही जो बहुपक्षीय एजेंसियां हैं जैसे कि ब्रिक्स और क्वाड और उसके साथ ही FATF ने भी पहलगाम हमले की निंदा की है। किसी ने भी भारत के अधिकार स्वयं की रक्षा की उसका विरोध नहीं किया है। पहले भूतकाल में ऐसा होता आया था, लेकिन आज ऐसा किसी ने नहीं कहा कि भारत को अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिए और जो भी निर्णय लिए गए हैं CCS में उसका क्रियान्वयन किया जाए। Remains in the final. जो अंतिम सूचना जो प्राप्त होती है उस पे सारा कुछ निर्भर करता है। कुछ लोगों ने समाचार में देखा होगा कि ऑपरेशन महादेव, और ये ऐसा लगता है कि आज जिसको समाप्त किया गया वो पहलगाम हमले में शामिल था, वो उसका मास्टरमाइंड था और उसने ये षड्यंत्र रचा था। जो घटनाक्रम हुए हैं पिछले 2 वर्ष से भारत विस्तृत जानकारी संयुक्त राष्ट्र को, अमेरिका को देता रहा है TRF के बारे में। जो रेजिस्टेंस फ्रंट है एक लश्कर-ए-तैयबा का फ्रंट संगठन है और उसके बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है, बहुत सारे प्रशिक्षण कैंप नहीं है, नए नए नाम नई नई संरचना के साथ हमारे सामने आते हैं। हमारे मित्र जो अनेक सप्ताहों से कह रहे हैं कि भारत सफल नहीं रहा है इस संदेश को पूरी दुनिया में भेजने में, कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधित किया है, भारत ने सफलता प्राप्त की है। ये कहना आप लोगों, भारत के लोगों के साथ आप खड़े रह सकते हैं, अन्यथा आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे। भारत की सफलता का उत्सव मनाने का हमारे जो सशस्त्र सेना है, हमारी सेना है, वैज्ञानिक हैं, जो प्रौद्योगिकीविद हैं, उनका उत्साह बढ़ाने का समय है, जिन्होंने देसी उपकरणों को, हथियारों को बनाया है। और मैं इस बात की ओर, 2 बातों की ओर उल्लेख करना चाहूँगा, 2 बातों का, कि मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। मैं इस बात को हिंदी फिल्म की एक पंक्ति है, 4 साल पहले इस फिल्म का नाम था सरदार उधम, और लाइन था कि दुश्मन को दर्द का एहसास हो तो जवाब तभी पूरा होता है। सर, मैं इस संदर्भ में कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर वो जवाब था जिसमें दर्द भी था और संदेश भी। सर, एज आई क्लोज, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कुछ बातों को रेखांकित करना चाहता हूं। जो आज भी भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसको जांचना चाहते हैं, भारत सरकार और भारत के लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति को जांचना चाहते हैं, उन्हें बड़ी हताशा मिलेगी। हमने 7 शिष्टमंडल पूरी दुनिया में भेजे, मैं उसमें से एक का हिस्सा था, और जो अनुभव हमारा था वो बिल्कुल साफ था। ये सभी राष्ट्रों ने एक स्वर में भारत के रुख की सराहना की, उसका समर्थन किया और कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूर्ण अधिकार है। हर देश ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इसमें से अधिकांश जो देश हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। 11 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ये व्यक्तिगत सम्मान नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए। हम सब व्यक्तिगत रूप से गौरवान्वित हैं कि प्रधानमंत्री जी को सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान दिए गए हैं। 4 देश गए, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया, उसमें से 3 देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यक्तिगत पहचान नहीं है, राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी। हमारे समूह ने इस बात को महसूस किया
कि इसका जो प्रभाव था भारत की विदेश नीति का, मोदी सरकार की, वो इन सभी देशों में मैंने उस चीज़ को देखा, उस ताकत को हमने महसूस किया। आज जो हमारे देश की इच्छा शक्ति को जांचना चाहते हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं लेकिन हम इसके बंदी नहीं हैं। हम द्वंद्व नहीं चाहते हैं लेकिन हम इससे भयभीत नहीं हैं। उन्हें जानना चाहिए हम युद्ध की शुरुआत नहीं करते हैं लेकिन हम उसमें हारते नहीं हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए 26 देश के नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के साथ सर्वप्रथम मैं हिंदुस्तान की फौज को नमन करना चाहूंगा। देश की फौज के पराक्रम को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। देश की फौज का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये फौज, ऐसी फौज, दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज अगर कहीं की है तो भारतवर्ष की देश की फौज है, जिसने हमेशा तिरंगे को ऊपर रखने का कार्य किया। और देश की फौज का पराक्रम कोई चर्चा का विषय भी नहीं। बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से देश की फौज के पराक्रम को लेकर बात कही जा रही है, इसमें हम सब शामिल हैं। आप प्रस्ताव लाइए, देश की फौज के पराक्रम को नमन करने का प्रस्ताव लाइए, हम आपका साथ देंगे। नहीं तो हम प्रस्ताव लाया रखते हैं, आप हमारा साथ दीजिए। यह चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि फौज ने तो अपना काम किया, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में बैठे हुए नेताओं ने अपना काम किया कि नहीं किया, यह चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय यह है कि सत्ता पक्ष की कार्यप्रणाली क्या रही ऑपरेशन सिंदूर के समय। और हमारा देश लोकतंत्र है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। यदि सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी में कहीं कमी छोड़ता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी है उस कमी को, उस खामी को देश के जनता के सामने रखे। यह हमारी जिम्मेदारी है इस प्रजातंत्र में। विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी उस समय निभाई जब पहलगाम पे आतंकी हमला हुआ, और हमने कहा कि हम आपके साथ हैं। हमने कहा कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दो, पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है। लेकिन आपने क्या किया? आपने सर्वदलीय बैठक रखी, लेकिन सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी नहीं शामिल हो पाए। उनकी व्यवस्था दिखाई गई। अगर उन दिनों में उनकी व्यवस्था थी तो दिन बदले जा सकते थे, और अगर दिन में व्यवस्था थी तो रात के 12 बजे भी अगर आप सर्वदलीय बैठक रहते तो हमारे नेता, देश के विपक्ष के नेता सब आने के लिए तैयार थे। दुनिया में एक शक्ति प्रदर्शित होती भारत के लोकतंत्र की कि सब एक हैं, लेकिन आपने वो मौका चूक गए आप। उसके बाद बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर में हमारी फौज ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना लोहा मनवाया। और एक ऐसा समय आया 9 तारीख के बाद जब दुनिया ये मानने लगी कि हिंदुस्तान की फौज का अपर हैंड है, हम एडवांटेजियस पोजीशन में हैं, हम दुश्मन के गले के नजदीक हैं। लेकिन फिर 10 तारीख को यकायक सीज फायर। देश की भावना थी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, निर्णायक जवाब दिया जाए, जैसा 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दिखाया था हमारी देश की फौज ने। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी के समय पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया जाए। आप बार बार बोलते थे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात बोलते थे, अब आगे किस मुंह से आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात रखेंगे देश के सामने? आपके सभी वक्तव्यों में कहा गया है कि पाकिस्तान घुटनों पे था। आप ही कह रहे हैं अगर पाकिस्तान घुटनों पे था तो सीज फायर की, जो सीज फायर जिसको आपने स्वीकृति दी और आप कह रहे हैं कि हमने सीज फायर को माना, अगर पाकिस्तान घुटनों में था तो सीज फायर की क्या जस्टिफिकेशन है? मगर दुख तो तब हुआ, देश के दिल में दुख हुआ कि देश की जो भावनाएं थी उन भावनाओं पे विराम, युद्ध विराम, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की भावनाओं पे विराम अमेरिका की एक ट्वीट ने आपके युद्ध विराम की घोषणा से पहले की। उसके बारे में मैं आऊंगा, लेकिन ये सीज फायर की क्या शर्तें थी देश के सामने आपको रखना चाहिए। मगर इन शर्तों के साथ साथ
युद्ध विराम से पहले भी एक रणनीतिक चूक हुई। आज राजनाथ सिंह जी कह रहे थे कि कांग्रेस के समय यह रणनीतिक चूक हुई पाकिस्तान को लेकर। सबसे बड़ी रणनीतिक भूल उस समय हुई, आदरणीय विदेश मंत्री जी बैठे जब इन्होंने टेलीफोन करके कहा कि हम केवल आतंकी ठिकानों को निशाने पे ले रहे हैं, मगर हम किसी मिलिट्री या सिविलियन ठिकानों को निशाने पे नहीं ले रहे। जब ये कहा, आपने स्वीकार किया, एक तरीके से क्लीन चिट दी पाकिस्तान की आर्मी और सरकार को, और अलग अलग दृष्टि से आपने देखा पाकिस्तान, जबकि आपके सारे ही स्पीकर्स कह रहे हैं, मान रहे हैं, और देश मानता है, दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और इन आतंकियों में कोई भेद नहीं किया जा सकता। ये एक हैं, मगर आपने स्वयं टेलीफोन करके अलग अलग दृष्टि से देखने का काम किया कि केवल हम आतंकी ठिकानों को, ये जो रणनीतिक भूल हुई है इतिहास में, हमेशा ये बात पाकिस्तान को एक आपने मौका दिया ये कहने के लिए। विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और यह बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में के चप्पे चप्पे में घूम के, जब आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का, और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से आईएमएफ ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, आईएमएफ ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को आईएमएफ ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने एडीबी ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में यूपीए सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। आपकी विदेश नीति में कमी, दूसरी कमी वहां है जब दुनिया के मुल्कों ने, अमेरिका और रूस जैसे मुल्कों ने भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर तोल दिया। यह कैसे संभव है? हम इसको कैसे मान सकते हैं? एक मुल्क आतंकवाद को पोषित करने वाला मुल्क है और दूसरा मुल्क आतंकवाद से पीड़ित मुल्क है। हम अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आपने देखा बार बार सभी मुल्कों ने बराबर तोल दिया। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता अमेरिका को लेकर है। यह वही अमेरिका है, हमारे इतिहास में समय समय पर अमेरिका को जब आंख दिखाने की बात आई तो हमने आंख भी दिखाई, और जब हाथ मिलाने की और मधुर संबंधों की बात आई तो पिछले 2 दशकों में अमेरिका से संबंधों में सुधार भी हुआ। हमने उतार चढ़ाव अमेरिका से संबंधों में देखा है। 1971 में जब अमेरिका ने आंख दिखाई थी कि आप बांग्लादेश के अंदर अपनी फौज मत भेजिए, तो इंदिरा जी ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज गई थी। आंख दिखाई हमने। परमाणु परीक्षण की जब बात आई
तो चाहे इंदिरा जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, चाहे अटल जी के समय परमाणु परीक्षण हुआ हो, अमेरिका ने जब रोकने की कोशिश करी तो हिंदुस्तान ने आंख दिखाई और अमेरिका के दबाव को नहीं माना। ये वही अमेरिका है। लेकिन जब अमेरिका से हाथ मिलाने की बात आई, सपोर्ट की बात कर रहे थे, सपोर्ट का लेटर्स पढ़ रहे थे, जय पांडा भी मौजूद थे जब राष्ट्रपति ओबामा आए थे। जब मित्रता की बात आई और 26/11 हुआ मुंबई में, तो राष्ट्रपति ओबामा वॉशिंगटन से दिल्ली आए। जॉइंट संसदीय सेशन में मैं भी एक सांसद था, जय पांडा भी एक सांसद थे, और राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट के सेफ हेवन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हिंदुस्तान ये साथ देने की निभाने की बात, हाथ भी मिलाया और नजर भी, आंख भी मिलाई। मगर अमेरिका, आज आपको यही नहीं पता अमेरिका के साथ आप हाथ मिलाना चाहते हो या उनको आंख दिखाना चाहते हो। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने 28 बार कहा कि सीज फायर हमने कराया। उससे भी चिंतनीय बात उन्होंने कहा, व्यापार के धौंस दे के दिखाया। बात थी आतंकवाद पे वार की, आ गई व्यापार पे। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति ने केवल व्यापार तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 5 जहाज गिरे, वो केवल जहाज तक भी नहीं रुके। अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कश्मीर का भी नाम लाया कि कश्मीर में अमेरिका की बात हुई है। और दुख की बात यह, कश्मीर के मामले में और विदेशी हस्तक्षेप के मामले में, क्योंकि इस बात पर भाजपा का, आरएसएस का भी एक स्टैंड रहा है, क्या आरएसएस की भी विदेश नीति बदल गई है? क्या आरएसएस को भी स्वीकार्य है कि अमेरिका हस्तक्षेप कर रहा है? दुख की बात और है, दुख की बात यह है कि 28 बार अमेरिका के मुखिया ने अपने मुंह से ये बात कही और लगातार कह रहे हैं, लेकिन हमारे देश के मुखिया ने एक बार भी उसका खंडन नहीं किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अमेरिका को भी चुनना होगा, अमेरिका को भी चुनना होगा। अमेरिका को कैसे संबंध चाहिए हिंदुस्तान के साथ? दुनिया की एक शक्ति है हिंदुस्तान, भारतवर्ष को पाकिस्तान से का बराबरी नहीं कर सकता अमेरिका को भी चुनना होगा। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनाल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। आपकी विदेश नीति की तीसरी बड़ी असफलता चीन को लेकर है। मैं याद दिला दूं, जब आसिफ मुनीर अमेरिका के अंदर लंच कर रहे थे, उनको भोजन दिया जा रहा था और वो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। जब वो ये कह रहे थे, उसी दिन इत्तेफाक से उसी दिन चीन के अंदर ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। ये उस दिन ट्राइलैटरल बातचीत चल रही थी चीन को लेकर। बार बार आपको आगाह किया हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, इसी सदन में किया है, लेकिन उनकी बात को आपने हल्के में लिया। और आज आपको आगाह कर रहे थे, हमारी फौज आगाह कर रही है चीन को लेकर। जो हमारे फौज के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह, उनका बयान आया कि चीन ये जो युद्ध था, इसमें पूरी तरीके से पाकिस्तान को सर्वेलेंस में, सैटेलाइट में, इक्विपमेंट में, प्लेटफॉर्म में, नेटवर्क में पूरी तरीके से पाकिस्तान का साथ चीन दे रहा था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात आई कि जब लड़ाई चल रही थी तो एमओ रूम के अंदर चीन के एम्बेसडर, पाकिस्तान में जो चीन के एम्बेसडर हैं, वो एमओ रूम में बैठे थे, पाकिस्तान के आर्मी के हेडक्वार्टर में बैठे थे। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्स रहा? आपने चीन के एम्बेसडर को अभी तक दिल्ली में तलब करने का भी की कार्रवाई नहीं करी, चीन को कार्रवाई नहीं करी। जब टर्की ने पाकिस्तान के साथ देने के लिए अपना बेड़ा बजाया, तो आपने टर्की के दुश्मन मुल्क साइप्रस में प्रधानमंत्री जी गए, अच्छा संदेश गया। मगर जो असली दुश्मन था चीन, आपको अगर संदेश देना था तो ताइवान में प्रधानमंत्री जी जाते, चीन को संदेश देते। चीन को भूल गए। और 6 जुलाई को जब जनरल राहुल सिंह ने कहा कि चीन इसके पीछे है, आपका क्या जवाब रहा? विदेश मंत्री जी आप 10 जुलाई को बेजिंग चले गए, ताइवान नहीं बेजिंग चले गए, और आपका ट्वीट आया, आपका वक्तव्य आया कि चीन की जो एससीओ की अध्यक्षता है उसका भारत समर्थन करता है और हमारे संबंधों में सुधार हो रहा है। किस बात का दबाव? चीन से। भारत एक स्वतंत्र, एक ऐसा देश है जिसको आज हल्के में नहीं लेना जाना चाहिए। आपकी एक और रक्षा मंत्री बोल रहे थे, मैं एक और डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर भी इस बीच में कहना चाहूंगा।
हमने देखा आर्मी वालों ने क्या कहा, एयरफोर्स वालों ने क्या कहा। मैं दो ही पढ़ना चाहता हूं, आर्मी और एयरफोर्स, आपको सुनना पड़ेगा वो क्या कह रहे हैं। रक्षा मंत्री जी, आपकी भी 11 साल की रक्षा नीति 11 साल की, उसका रिपोर्ट कार्ड जो हम कहें उससे मत मानना, मगर जो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कहा, क्या कहा उन्होंने कहा, राहुल सिंह जी की जो स्टेटमेंट आई चीन को लेकर, उसके बाद उन्होंने कहा द इक्विपमेंट, जो उपकरण जिसको जनवरी में प्राप्त करना था वह अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। हम अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ों पर निर्भर हैं जो बाहर से आनी है। तो इस तरीके से अगर ये यहाँ उत्पादन किया होता तो किस्सा कुछ और ही होता। हमें गर्व है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक भी ऐसी परियोजना नहीं है जो समय पर पूरी हुई हो, और जबकि वादा कुछ और किया गया था और हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और स्टैंडिंग कमेटी, एक सेकेंड हुड्डा जी, आपके पार्टी से आज की लिस्ट में बहुत सारे नाम आए हैं, इसलिए आप अपना भाषण जल्दी से खत्म कीजिए। और एक सेकेंड, वन सेकेंड, एक सेकेंड, हुड्डा जी एक सेकेंड, नहीं एक सेकेंड नाम आपको एक सेकेंड, हुड्डा जी एक सेकेंड रुकिए। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही आज रात 12 बजे तक बढ़ा जाएगा है। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब आप कंक्लूड कीजिए। केवल उन्होंने नहीं कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, केवल उन्होंने नहीं कहा, स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि संसदीय स्टैंडिंग कमेटीज की रिपोर्ट पर आपकी सरकार ध्यान नहीं देती। 2018 की रिपोर्ट, 2023 की रिपोर्ट क्या कह रही थी आपको? आप लगातार रक्षा बजट को घटा रहे हैं, जो सही नहीं है, और रक्षा बजट को बढ़ाइए। इन 11 वर्षों में रक्षा बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी और एज अ परसेंटेज ऑफ हमारा जो बजट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इन 11 वर्षों में रक्षा बजट 2.5% से घटकर 1.9% पे आप लेके आए। और ये जो रक्षा बजट एज अ जीडीपी के प्रतिशत में, ये रक्षा बजट 1962 के युद्ध के बाद सबसे नीचे स्तर पर आप लेके आए। और स्टैंडिंग कमेटीज आपको कह रही थी कि ये सही नहीं है। रक्षा बजट आपने कम किया, अग्निवीर जैसी योजनाएं आपके लेके आए, जिसने फौज, देश की फौज पे जिससे हमें गर्व था, उसका हमारा मानना है कि वो फौज के लिए सही नहीं थी। लेकिन उससे भी एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि रक्षा बजट में एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन के बजट में भी आपने कटौती करने का काम किया, जो राहुल जी हमारे नेता बार बार जिस बात को लेकर आपको आगाह कर रहे हैं। आज हमारे देश में 60 स्क्वाड्रन की जरूरत है, 60 स्क्वाड्रन की, जो एयर मार्शल बोल रहे हैं। 41 स्क्वाड्रन, 41.1 स्क्वाड्रन यूपीए के समय, हमारे समय मंजूर हुए थे 2011 में, मगर धरातल पे केवल 31 स्क्वाड्रन आज एयरफोर्स के हैं। और इन 31 स्क्वाड्रन में से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जिसमें जैगुआर जैसे जहाज हैं। ये वही जैगुआर है जो पिछले 6 महीने में 3 जैगुआर जहाजों का क्रैश हुआ, जिसमें 2 हरियाणा के हमारे पायलट थे जिनको अपनी शहादत देनी पड़ी जैगुआर के साथ। सभापति महोदय, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, मेरी यही मांग है कि हमारी आज हमारा सुझाव माने तो ये माने कि हमारी फौज को, हमारी एयरफोर्स को आधुनिकता से लैस किया जाए, बजट को बढ़ाया जाए। जो आज हमारी एयरफोर्स के अंदर जिस तरीके से मजबूती, आज 2 फ्रंट 3 फ्रंट वॉर की बात चल रही है। आज पाकिस्तान 82% अपने हथियार चीन से ले रहा है, तो बांग्लादेश 71% अपने हथियार चीन से ले रहा है। ऐसे में नेटवर्क, प्लेटफॉर्म हर तरीके से आधुनिकता से लैस किया जाए। अब वो ऑपरेशन सिंदूर आप कह रहे जारी है, क्रिकेट जारी मत करो ऑपरेशन सिंदूर के साथ, और करना है तो हमारी देश की फौज को मजबूत करने का आप काम करिए, हम साथ देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने ऑपरेशन सिंदूर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। विशेष रूप से आभार व्यक्त करेंगे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी का, क्योंकि आज इस बहस में हम पहली महिला सांसद हैं जो ऑपरेशन सिंदूर पर अपना पक्ष रख रही है, ऑपरेशन सिंदूर के फेवर में बोल रही है।
हमको गर्व होता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का अवसर हमको मिला, क्योंकि इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि विश्व स्तर पर इसने एक न्यू नॉर्मल को स्थापित किया है भारत के लिए। ये न्यू नॉर्मल की जो नींव है वो सदियों पहले रामचरितमानस में लिख दी गई थी, जिसकी चौपाई है, बिनय न मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। इसका अर्थ ये है कि विनय और धैर्य जरूर ही महत्वपूर्ण गुण है, पर जब धैर्य का बांध टूट जाता है तो भय के बिना उसका कोई उपचार नहीं बचता। हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प से और सेनाओं के अदम्य शौर्य के वजह से आज एक नए भारत को विश्व स्तर पर स्थापित किया गया। ये नया भारत क्या है? ये नया भारत वो है जो शांति के लिए गौतम बुद्ध और महावीर जी के दिखाए हुए पथ पर तो चलता है, पर अगर राष्ट्र सुरक्षा की और राष्ट्र हित की बात हो तो प्रभु श्री राम के धनुष को और श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को भी उठाना जानता है। आज इस चर्चा के 2 भाग हैं। पहला भाग है पहलगाम पर हुआ अटैक और दूसरा ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम पर जिस तरह से अटैक आतंकवादियों ने किया वो नागरिकों पर अटैक नहीं, वो मानवता पर अटैक है। आतंकवादियों ने धन पूछकर उनकी पत्नी के सामने, माँ के सामने, परिवार के सामने, बहनों के सामने सारे जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मार दिया। हम लोग ये पूरा देश वो चित्र कैसे भूल सकता है जब एक नवविवाहित महिला लाल चूड़ी पहनकर अपने पति के शव के बगल में बैठी थी। इसने पूरे देश को झंझोड़ करके रख दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी 1971 का क्रेडिट बिहार के बेटे जगजीवन राम जी को नहीं देते हैं, जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी, क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में नेहरू
जी की दोस्ती की नीति ने हमारे देश के धज्जियां उड़ा दिए थे। 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झंझोड़ दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था। ये इनकी विचारधारा का समस्या है। इनको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर एक छोटा मोटा ऑपरेशन था, पर ये इनकी गलती नहीं है। इनकी विचारधारा ये कहती है कि अगर हिंदू धर्म को आगे लेके जाओ, हिंदू धर्म के पक्ष में बोलो तो वो सैफरन टेरराइजेशन है। पर इनकी राजनीति के लिए ये कहते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये दोहरा चरित्र क्यों है इनका? आतंकवादियों ने हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर मार दिया। हम उनको कहना चाहते हैं कि जिस सनातन को मुगल की तलवार नहीं खत्म कर पाई, जिस सनातन को अंग्रेज की तोप नहीं खत्म कर पाई, उस सनातन को इनकी छोटी मोटी राजनीति क्या खत्म करेगी? आतंकवादियों ने जब हमारे भाई लोग को मारा तो उनको मारने के पहले बोला कलमा पढ़ के सुनाओ। उन नागरिक की बहन होने के नाते, इस देश की बेटी होने के नाते हम उनको महाभारत सुनाना चाहते हैं। महाभारत सत्य और धर्म की लड़ाई जरूर है, लेकिन महाभारत द्रौपदी के प्रतिशोध का भी प्रतीक है। द्रौपदी का बदला महाभारत है और हमारी संस्कृति में है। अगर नारी सम्मान में त्रुटि होगी तो फिर से महाभारत रचा जाएगा। और महाभारत में लिखा है धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म भी उन्हीं की रक्षा करता है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखकर पूरी दुनिया को बता दिया है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है। और जिसने हमारी महिलाओं के, इस देश की बेटियों के, हमारी बहनों के सिंदूर को उजागर किया, उसको हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया है। अपने वाणी को विराम देने के पहले बस एक पंक्ति पढ़ेंगे। अगर उसूल पर आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भारत एक जिंदा देश है, उसकी रगों में अखंडता का और एकता का खून दौड़ रहा है। और जब जब भारत की अखंडता पे और एकता पर प्रहार होगा, भारत एकजुट होकर के मुंह तोड़ जवाब देगा। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय। जी श्री अभय सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं देश के सैनिकों के पराक्रम में साहस और शौर्य को मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। पहलगांव में आतंकी हमले में मारे गए सभी पर्यटकों को मैं नमन करता हूं और ऑपरेशन में शहीद
जवानों को मैं सैल्यूट करता हूं। महोदय, बड़ा गंभीर सवाल है ये, और मैं जैसा सदन चाहता था, जिस रूप का सदन मैंने सुनते आया, आज जब पहली बार मैं जीत के आया हूं और जब सदन में चर्चा में देखता हूं, तो इतने गंभीर मुद्दे पर भी टीका टिप्पणी पर लोग आते हैं। मैं समझता हूं कि ये गरिमा के, संसद के गरिमा के खिलाफ है। हम विशेष कुछ बात नहीं रखना चाहते हैं, हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मैं सरकार से एक दो सवाल करना चाहता हूं। यह हमला धार्मिक नफरत के आधार पर हुआ। हमलावरों ने नाम पूछे, शरीर की तलाशी ली और निशाना सिर्फ हिंदू लोगों को बनाया गया, जैसा कि वहां पर चश्मदीद जो थे वो बताए। महोदया, ऐसे समय में मैं वहां के एक स्थानीय मुस्लिम समुदाय के जो घोड़सवार थे, सैयद आदिल जी की शहादत हमें याद दिलाती है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन उसका मकसद जरूर धार्मिक विभाजन पैदा करना होता है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, देश में जो आतंकवाद आती है उसका तो उद्देश्य यही रहता है कि इस देश में धार्मिक उन्माद बढ़े, और उस चीज को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश के भी लोग उसी रूप में बह जाते हैं। यह मुझे ताज्जुब लगता है। जब यह घटना घटी उस समय वहां पर सुरक्षा, मैं भी गया हूं, बहुत सारे लोग गए पहलगांव, वहां पर पुलिस प्रशासन का नहीं होना, क्या इसकी जांच करवाई गई कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं था? और जब जिस जगह घटना घटी वहां पे सुरक्षा व्यवस्था किन वजहों से नहीं थी, इसकी सरकार ने जांच कराई। उसके दोषी कौन है, इस पर सरकार ने अपना जवाब दिया? नहीं दिया। महोदय, हम चाहेंगे कि पहलगांव में हुए हमले की जांच, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं था, उसके लिए निश्चित तौर पर स्पष्ट जांच कर करके सरकार को जवाब देना चाहिए। महोदय, नतीजा क्या हुआ? कश्मीर का पर्यटक उद्योग जो है वो चौपट हो गया। 50% पर्यटक उसी दिन महोदय 3,337 यात्री पर्यटक जो है कश्मीर से पर्यटक निकल करके अपने घरों को चले गए। और हमारे गृह मंत्री जी कहते रहे कि आप कश्मीर आइए, घूमिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। देश को संबोधन में गृह मंत्री जी ने बताने का काम किया, और हमारे देश के पर्यटक वहां पर भारी संख्या में पहुंचते हैं। और मैं समझता हूं कि ये सुरक्षा का, सरकार के तरफ से सुरक्षा का ये पूरा चूक है, एक बहुत बड़ी गलती है। जिस तरह से कुंभ मेला का आयोजन इन्होंने किया और जिस तरह से उसका प्रचार प्रसार किया, और कुंभ मेले में उसकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की और कई को श्रद्धालुओं को जान गंवाना पड़ा, उसी तरह से कश्मीर के बारे में सरकार ने देश के लोगों को बताया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कश्मीर आओ और घूमो, और लोग निर्भय होकर के गए और इतनी बड़ी घटना घटती है महोदय। इसलिए सरकार को निश्चित तौर पर हम कहूंगा कि इस पर देखने की आवश्यकता है। महोदय, इसमें मीडिया की भूमिका, जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो चला, एक मिनट महोदय, मैं ये सरकार से जानना चाहता हूं
हासिम मूसा जैसे हमले के असली सूत्रधार आज भी जिंदा है, ये बताने की कोशिश करें। जाने के लिए तो हम जाएंगे ही भैया, आने वाले समय में आप लोग भी जाइएगा। देश की जनता सब समझ चुकी है अब किस तरह से आप जुमला फैलाने का काम करते हैं। हम एक आग्रह करना चाहेंगे महोदय सरकार से, क्या ऐसी परिस्थिति में सत्य और विवेक की बजाय टीआरपी की होड़ चलनी चाहिए मीडिया का? क्या मीडिया की स्वैच्छिक आचार संहिता नहीं होनी चाहिए? हम एक मांग करना चाहते हैं सरकार से कि संसद एक सर्वदलीय समिति गठित करे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर मीडिया के लिए स्वैच्छिक दिशा निर्देश तैयार करे। न सेंसरशिप हो न दमन हो, यह हमारी सरकार से मांग है महोदया। हम चाहते हैं एलओसी पर निगरानी बढ़ाई जाए, पर्यटन स्थलों की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ का विशेष दस्ता बनाया जाए, पीड़ित परिवारों को संपूर्ण राहत, मृतकों के परिजनों को मुआवजा, नौकरी और मानसिक परामर्श दिया जाए। और एक आग्रह मैं और करना चाहता हूं महोदय, सैयद आदिल हुसैन शाह जैसे नायकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान उनके परिवार को देने का प्रयास किया जाए महोदय, ताकि आने वाले समय में वहां के भी लोगों को लगे कि नहीं, जो काम किया तो उन्हें भी देश ने पुरस्कृत करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। श्री अविनाश रेड्डी। Thank you, madam. On behalf of YSR Congress Party, हम अपनी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था, जो खुफिया जानकारी के आधार पर गया था, जिसमें 26 नागरिकों की जान गई थी और वो लश्कर तैयबा ने इस आक्रमण की जिम्मेदारी ली थी और लगातार पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में बढ़ता जा रहा है और भारत की प्रतिक्रिया ये बहुत ही आवश्यक थी और ये बहुत ही सटीकता के साथ की गई थी। और जो हमारी सेना ने सिविलियन और सैन्य ठिकानों, सिविलियन को छोड़कर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन किया। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने काफ़ी अंधाधुंध सीमा पर गोलीबारी की, जिसमें बहुत सारे नागरिकों की जान गई। भारतीय सेना के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में हम उनकी सराहना करते हैं। उन्होंने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया, अत्याधुनिक ड्रोन और अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सका कि हर आक्रमण बिल्कुल सटीक था और आधे घंटे से कम समय में हमने भारत के पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। और यह भारत की रक्षा योग्यता में एक बड़ा ऐतिहासिक पल था। भारत ने अपने मानव रहित प्रणालियों से आक्रमण किया और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों को ध्वस्त किया। और साइबर अटैक में जो अभी बढ़ोतरी हुई है उनको वो भी पाकिस्तान से हो रहे हैं। और भारत ने समन्वित तरीके से डिजिटल आक्रमण किया और उनके म्यूनिसिपल पोर्टल और रक्षा संबंधी वेबसाइट्स पर काफ़ी आक्रमण किए जा रहे हैं, जो हमारे काफ़ी संवेदनशील नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिश की जा रही है और अधिकांश इन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पर यह बहुत ही गंभीर एक चिंता का विषय है। इससे हम ये बार बार महत्वपूर्ण है कि साइबर युद्ध जो है बहुत ही
महत्वपूर्ण है आज के समय में, और हम केवल पारंपरिक रक्षा पर अब निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें साइबर सुरक्षा में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत हमारी पार्टी जम्मू और कश्मीर में काफ़ी स्थिरता के बाद अभी वहाँ पर काफ़ी अवसर दिखाई पड़ रहे हैं, और अप्रैल 2025 में जो पहलगाम में आक्रमण हुआ उससे उसके विकास को बाधा पहुंची है, और कश्मीर के लोगों का जो आत्म विश्वास है वो अभी लेकिन बरकरार है। और वंदे भारत जो ट्रेन सेवा शुरू की गई है, इससे भारत से जुड़ गया जम्मू कश्मीर, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। इससे वहाँ के लोगों में न केवल विश्वास हुआ, बल्कि वहाँ के लोगों में कुल मिलाकर आत्मविश्वास में काफ़ी वृद्धि हुई। और हम पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा यह जो दावा किया जा रहा है कि वहाँ का जर्नलिस्ट हाकिम और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुलेआम यह स्वीकार किया कि उन्होंने आतंकवादियों को हमेशा सहायता की है, और उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार किया है। और इस प्रकार का जो विवरण उनके नेताओं द्वारा दिया गया है, वह भारत भी काफ़ी समय से इस बात को दोहराता रहा है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में अस्थिरता है। इसके लिए हमें पाकिस्तान को उत्तरदायी मानना पड़ेगा, और हमें मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऑनरेबल चेयरपर्सन, I rise to माननीय सभापति महोदया, मैं यहाँ विदेश नीति के संबंध में और हम पहलगाम हमले के बाद हमारी जो प्रतिक्रिया थी उसके बारे में मैं बताने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और किस प्रकार हमने विदेश नीति को उस ऑपरेशन के दौरान कार्यान्वित किया। जैसे कि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह बहुत आवश्यक था कि एक बहुत ही ठोस एक संदेश दिया जाए पहलगाम हमले के बाद, और क्योंकि उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी, और हमें स्पष्ट रूप से एक गंभीर परिणाम उनको देना था। इसकी प्रतिक्रिया में हमने एक कैबिनेट कमेटी की मीटिंग आयोजित की थी 23 अप्रैल को, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हम जो है सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था उसे हम अभी रोक देंगे तुरंत प्रभाव से, जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार के आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है। इसके अलावा जो एकीकृत अटारी पे चेक पोस्ट था उसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया था। इसके अलावा वे पाकिस्तानी नागरिक जो सार्क वीज़ा पर भारत आए हुए थे उन्हें वापस भेज दिया गया था। इसके अलावा उसको जो पाकिस्तान के रक्षा प्रतिनिधि यहाँ पे थे उन्हें पाकिस्तान के एम्बेसी से वापस भेज दिया गया था। ये स्पष्ट किया गया था माननीय सभापति महोदया कि जो पहला कदम हमने उठाया था कि भारत ये स्पष्ट था कि भारत की प्रतिक्रिया वहीं पर बस समाप्त होने वाली नहीं थी। विदेश नीति के दृष्टिकोण से यह किया गया था और हमें वैश्विक स्तर पे यह एक दृष्टिकोण तैयार करना था कि पहलगाम अटैक में हमारे साथ क्या हुआ है और हमें विश्व समुदाय तक पहुंचकर उन्हें पाकिस्तान के जो लंबे समय से चल रहे हैं आतंकवाद प्रायोजित आतंकवाद के बारे में उन्हें बताना था और किस प्रकार यह जो आक्रमण था इसने जम्मू कश्मीर के अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया और भारत के लोगों में सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाया। और हम आतंकवाद को किसी भी प्रकार से हम अब स्वीकार नहीं कर सकते और हमारे लोगों के हितों की रक्षा करना हमारा अधिकार है। इसके साथ हमने बहुत सारे एम्बेसीज के साथ
बातचीत की, हमने मीडिया से बातचीत की और हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं और हमें अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। अब जो मुख्य हमारी विदेश नीति का केंद्र था यूएन संयुक्त राज्य सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा बनना, और यहाँ पे जो चुनौती थी, पाकिस्तान एक सदस्य है सुरक्षा परिषद का, पाकिस्तान एक सदस्य है लेकिन हम नहीं थे। हमारा लक्ष्य सुरक्षा परिषद में दो था कि सुरक्षा परिषद द्वारा हम यह स्वीकार करवा सके कि ऐसे लोगों को उत्तरदायी माना जाए और उनके साथ उसी प्रकार का उनको दंड दिया जाए। और मैं आशा करता हूं कि यह सभा इसे स्वीकार करेगी कि 25 अप्रैल के मैं सुरक्षा परिषद के कथन को बताना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने इस आतंकवादी घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की थी और उन्होंने किसी भी प्रकार के आतंकवाद जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है उसकी भर्त्सना भी की थी। और परिषद ने यह भी बताया था कि इस प्रकार के जो करने वाले आतंकवादी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को उन्हें उत्तरदायी माना जाए और उनको उनके साथ सख्ती से पेश आने और उन्हें उचित दंड देने के भी का समर्थन किया था। और ये जो सुरक्षा परिषद का जो यह कथन था, यह पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबने इसे स्वीकार किया। और इसके उत्तर में पहलगाम के उन्होंने बताया कि उन्हें कड़ा दंड देना था और हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा उन्हें इसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। और आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जब सुरक्षा परिषद 25 अप्रैल को इस पर चर्चा कर रहा था, टीआरएफ ने 2 बार पहलगाम आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तान ने उनका समर्थन किया और वो चाहते थे कि यह एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी उनकी। और मैं अपनी कूटनीतिक नीतियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि टीआरएफ को आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी गिरोह माना गया है और अब वो पाकिस्तान कह रहा है कि अगर टीआरएफ, अमेरिका कह रहा है कि टीआरएफ आतंकवादी संगठन है, तो अब हम भी इसको स्वीकार करते हैं। अब मैं 25 अप्रैल के बाद ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने तक अपनी कूटनीति के बारे में बताना चाहूँगा। इस समय काफ़ी बातचीत मेरे स्तर पर हुई, लगभग 27 फोन प्रधानमंत्री और मेरे के बीच में हुई और हमने जो प्रयास किया कि हम इस प्रकार का एक आख्यान तैयार कर सकें कि हम ऑपरेशन सिंदूर की भूमिका तैयार कर सकें। और 193 संयुक्त राज्य के 193 सदस्य देश हैं, उनमें से केवल 3 पाकिस्तान को छोड़कर केवल 3 ऐसे देश थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। और मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा इस माननीय सभा को बताकर कि ये बहुत ही हर्षित करने वाला था कि आतंकवाद अस्वीकार्य है और जिस देश पे आक्रमण हुआ है उन्हें अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। और जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था
कि हम अपने लोगों के हितों की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो था वो केवल आतंकवादी अवसंरचनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था और उसी के अनुरूप वह नियोजित किया गया था। हमने रेखांकित किया था कि 9 स्थलों को लक्ष्य बनाया गया था और हमारे जो कार्य थे वो बिल्कुल सटीक थे और हम बिल्कुल युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते थे और हम अपनी प्रतिबद्धता पे कायम थे कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसको संयुक्त राज्य के सुरक्षा परिषद ने भी स्वीकार किया था और हमने उन्हीं लक्ष्यों को निशाना बनाया जो इसमें लिप्त थे। मुझे काफ़ी प्रश्न आज मेरे सामने आए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके पास आप कभी कल्पना कर सकते थे कि बहावलपुर और मुरीदके को हम इस प्रकार ध्वस्त कर देंगे? आपने 26/11 के बाद इसे नकार दिया था, लेकिन हमने यह कर दिखाया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हमें उन्हें एक कड़ा संदेश देना था, हमें पाकिस्तान को कड़ा संदेश देना था कि आप आतंकवाद को इस प्रकार से समर्थन न दें। और मुझे लगता है कि 7 मई की सुबह यह संदेश उन तक पहुंच गया। इस अवधि में जब ऑपरेशन चल रहा था, जब युद्ध चल रहा था, बहुत सारे राष्ट्रों नेताओं और मंत्रियों ने फ़ोन किया मुझे, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि क्या भारत क्या चाहता है। लोग जानना चाहते थे कि हम क्या कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि सभी को हमने एक ही संदेश दिया और वह था कि भारत अपने आतंकवाद के प्रति अपनी रक्षा करने के अधिकार को के अनुरूप काम कर रहा था और जो भी लक्ष्य हमने ध्वस्त किए थे वो सारे आतंकवाद से जुड़े थे। और हमने यह भी बताया कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा हम पाकिस्तान की सेनाओं के आक्रमण का उत्तर दे रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वे हमारे सैन्य संस्थानों पर आक्रमण कर रहे थे। और यदि लड़ाई को, संघर्ष को रोकना चाहिए, रोकने के लिए पाकिस्तान को इस संबंध में अनुरोध करना चाहिए और वह DGMO के माध्यम से ही हो सकता था। और हमारी जो प्रतिक्रिया थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी और हमारा संदेश सभी के लिए एक समान था। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने पूछा कुछ जो स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें क्या सहयोग मिला ऑपरेशन सिंदूर के लिए। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम उनसे शुरू करते हैं जो क्वाड राष्ट्रों के बारे में बताना चाहता हूं कि क्वाड ने एक मत से भारत का समर्थन किया। भारत के जो आतंकवाद के खिलाफ हमारे रुख को उन्होंने पूरा समर्थन किया और पहलगाम के हमले की कड़ी भर्त्सना की। और इस आतंकवादी हमले के पीछे जो भी शामिल थे उन्हें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी समर्थन किया। इसके बाद ब्रिक्स राष्ट्रों की बात करते हैं, जिसमें चीन, रूस, ईरान, मिस्र सभी उसमें सदस्य है। उन्होंने भी 22 अप्रैल की घटना की कड़ी भर्त्सना की थी और इन्होंने सीमा पार से होने वाले आतंकवाद की कड़ी निंदा की थी। और
अगर यदि भारत पर किसी प्रकार का आतंकवादी हमला होता है और कोई देश ये कहता है कि हम सीमा पार के आतंकवाद की निंदा करते हैं, तो मुझे लगता है कि सभी समझते हैं कि सीमा पार आतंकवाद का क्या अर्थ होता है। और मैं मध्य एशिया के देशों की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण करने वालों की कड़ी निंदा की थी। इसके अलावा मैं उन देशों के बारे में बताना चाहूँगा जिन्होंने हमारे देश का समर्थन किया था। रूस ने कहा था कि ये जो निंदनीय हमला था उन्हें उनके यहाँ तक कि परावे ने भी हमारे साथ सांत्वना जताई थी और कहा था कि आत्मरक्षा भारत का मूल अधिकार है। तो जो मुख्य मुद्दा या जो एक समस्या हम सभी के समक्ष है, समान समस्या, वो ये है कि जो सीमावर्ती आतंकवाद है जो है उसे आज मान्यता दे दी गई है, हर प्रकार के आतंकवाद की, और इसकी पूरी निंदा की गई है पहलगाम घटना की। और भारत ने जो लोगों को न्याय दिया है उसकी भी पूरी यहाँ पे हर किसी ने सराहना की है। और मैं कुछ और जो बातें हुई हैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यूएस की परिभाषा है टीआरएफ की, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन की मान्यता दे दी है। और इसके बाद महोदय ये तहावुर राना को जो देश वापसी की गई है उनकी, जो कि 26/11 आतंकवादी हमलों में शामिल थे। और जब आज लोगों ने पूछा कि आपकी विदेश नीति कितनी सफल है और आपकी कूटनीति का है, तो मैं कहना चाहूँगी कि वो जो तहावुर राना जिसमें आपने बहुत सालों तक उसका प्रयास किया था, आज वो हमारे देश आ गया है। हमारे प्रयासों के कारण मैं कहना चाहूँगा टीआरएफ को परिभाषित किया गया, इसलिए नहीं क्योंकि किसी ने कोई उस पे टिप्पणी की थी, क्योंकि हमने एक दूसरे देश को मजबूर किया हमारी कूटनीति ने और रणनीति ने कि वो इसे उन्हें वापस कर दे। हमने जो ठान लिया है उसका लोहा हर जगह माना गया है। और मेरे कुछ दिन पहले जर्मनी में था और जर्मन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के पास हर वो अधिकार है कि वो आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा करे और जर्मनी पूरी तरह से हमारा सहयोग करेगा इस युद्ध में। इसी प्रकार फ्रांस ने और जो यूरोपीय संघ है उसने भी हमारा साथ दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ पे कुछ बातें उल्लेखित करना चाहूँगा कि आज जहाँ एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की बात है तो पूरे विश्व ने देखा है और उन्होंने समझा है, जाना है कि भारत ने पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ कार्य किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और घटक है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों ने उस बात को उठाया था, और ये यूएस की जो गतिविधियां हैं इस समय अवधि में उसके बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पुण्य सदन को बताना चाहूँगा कि 9 मई को जेडी वांस जो कि उपराष्ट्रपति हैं वहाँ के, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को कॉल करके बताया कि एक बहुत बड़ा पाकिस्तान हमला करने वाला है अगले कुछ घंटों में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उत्तर में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि यदि ऐसी कोई भी हमले होते हैं तो उसका हम पुरजोर उत्तर देंगे। अब महोदय, ये जो हमला था वो हुआ और हमारे जो सैन्य दल है उसने उन्हें विफल कर दिया और हमें सराहना करनी चाहिए एक बहुत बड़ी आतंकवादी हमले को जो उन्होंने विफल कर दिया, जो कि 9 और 10 की मध्य रात्रि को होना था मई में। अब हमारा जो प्रत्युत्तर था जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो हमने बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक उसे पूर्ण किया और हर मान्य सदस्य के पास उन्होंने देखा है पाकिस्तानी एयर स्पेस की सैटेलाइट पिक्चर्स को। आप देख सकते हैं उन एयरफील्ड की अवस्था से जो कि उन छवियों में दिखाया गया है कि हमारा उत्तर क्या था। अब महोदय, 10 मई को हमें
फ़ोन कॉल प्राप्त हुए कुछ, जिसमें उन्होंने बताया कि बाकी देशों की क्या बात है, और उन्होंने बताया कि अब पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए तैयार है, लेकिन हमने ये कहा कि यदि पाकिस्तान इसके लिए तैयार है तो ये पाकिस्तान की ओर से निवेदन आना चाहिए उनके डीजीएमओ के माध्यम से। यही हमारा उत्तर था। अब मैं दो चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। एक ये कि किसी भी स्तर पर, किसी भी वार्तालाप में जो कि हमारी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हुई है, कोई भी संपर्क नहीं था ट्रेड से संबंधित या व्यापार से संबंधित। दूसरी बात, कृपया मेरी बात सुने। दूसरी बात माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी कॉल नहीं आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में। 22 अप्रैल जिस दिन राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन करके अपनी सांत्वना दी थी, और 17 जून तक जब उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कनाडा में कॉल करके बताया कि क्यों उनसे वो नहीं मिल पाए, तो मैं इसे दोहराना चाहता हूँ। 17 जून तक मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहां पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। पूरी तरह से उत्तरदायित्व है, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑनरेबल स्पीकर साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो आज यहाँ पे चर्चा हुई है उसमें कुछ कि क्यों आपने उस समय आपने अपने आप को रोका, हम लोग को, आप आगे क्यों नहीं बढ़े? आप देखिए ये प्रश्न पूछ कौन रहा है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है उन लोगों द्वारा जिन्होंने 26/11 के बाद उन्हें ये लगा कि जो सबसे अच्छी कार्रवाई की जा सकती है वो ये कि हम कोई कार्रवाई ना करें। तो मैं यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि एक माननीय सदस्य ने कहा कि आजकल बीजेपी के जो सदस्य हैं वो किताबों से पढ़ के सुनाते हैं, आपको किताबों में सत्य मिलता है, कई बार आपको अच्छा नहीं लगता, हम किताबों में जो पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 2 उद्धरण है जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो यूपीए सरकार में थे उनकी किताब से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। 26/11 के बारे में एक किताब है जिसका नाम है चॉइसेस। उसमें उन्होंने कहा है कि यदि मैं देखूं और इस पे विमोचन करूं तो मुझे लगता है कि जो हमारा निर्णय था कि हम उन पे सैन्य हमला ना करें बल्कि कूटनीतिक वार्तालाप पे चर्चा करें, वो सही था उस समय और उस जगह के लिए। लेकिन क्या उन्होंने वो भी किया? क्योंकि 26/11 की घटना जो घटी वो नवंबर 2008 में हुई, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपकी प्रतिक्रिया थी शर्म शेख। क्या वो कूटनीतिक था? क्या वो सही से किया था आपने, या सैन्य दलों का उपयोग किया था? अब शर्मिल शेख ने क्या किया? शर्मिल शेख ने उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने ये माना कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए एक साझा खतरे की बात है। अब आज माननीय अध्यक्ष महोदय, लोग ये कह रहे हैं कि यूएस और रूस जो है, दीपेंद्र हुडा जी ने भी कहा कि वो आपको एक ही समकक्ष रख रहे हैं, आप अपने आप को उनके समकक्ष रख रहे हैं। आपको किसी एक विदेश की आवश्यकता नहीं थी कि आप भारत पाकिस्तान को दे दें, लेकिन आपकी खुद सरकार थी जो ये कह रही थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए आतंकवाद एक साझा खतरा। और फिर उन्होंने कहा कि आतंकवाद जो है वो आपसी वार्ता में, द्विपक्षीय वार्ता में नहीं लानी चाहिए। और सबसे बुरी बात यह है कि उन्होंने बलूचिस्तान को संदर्भित किया था उसमें। तो अब यहाँ पे एक देश है जो कि 26/11 के बाद जूझ रहा है उन आतंकी
आतंकी हमलों के बाद, और आप उसके संदर्भ में बलूचिस्तान को और 26/11 मुंबई हमलों को जोड़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जिन्होंने आरोप किया है और जो वहां पे पीड़ित हैं वो एक ही हैं। तो वो लोग जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, वो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं जो सरकार इतना कुछ करके आपने और अधिक क्यों नहीं किया। तो अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि आप सोचें कि कोई एक बार की वार्ता हो, लेकिन ये उनकी आदत है, क्योंकि यही उनकी सोच है, मान्यता है। सदन के उस ओर जो लोग बैठे हैं, कुछ माननीय सदस्य, यदि आपको याद हो तो मुंबई में जो ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था वो जुलाई 2006 में हुए थे, और सितंबर 2006 में यानी 3 महीने बाद हवाना में तत्कालीन यूपीए सरकार ने अपने पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ इस तरह से बात की थी जैसे दोनों देश जो है वो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, और ये एक ऐसा विषय है जिसे हमें मिलकर सुलझाना है, और उसके बाद फिर वो वार्तालाप पे ही आ गए। तो महोदय, मैं यहाँ पे जो उल्लेखित करना चाहूंगा कि उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी कुछ भी नहीं किया, आज उनके वो इतनी धृष्टता दिखा रहे हैं, जिन्होंने बावलपुर और मुरीद को नीचे गिराया, उनसे ये पूछ रहे कि आपने और अधिक क्यों नहीं किया। ये बहुत बड़ी धृष्टता की बात है महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी सुना कुछ जो पूर्व वक्ता रहे हैं आज के, कि हम दो तरफ से जूझ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो हमें इसके बारे में बता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन महोदय, मैं यहाँ पे यही कह सकता हूँ कि जिन्होंने ये कहा और जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने शायद अपने स्कूली पढ़ाई में इतिहास नहीं पढ़ा हो, क्योंकि अब मैं आपको इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कुछ। जो ये दो फ्रंट हैं, ये इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि पीओके हुआ, और पीओके 1949-50 में बनाया गया इस देश की सरकार ने, क्योंकि उन्होंने अपना उस समय जो काम था वो पूरा नहीं किया था। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पुनित सदन को कुछ तिथियां हैं जो मान लेनी चाहिए कि जो दो फ्रंट है वो 1963 में आरंभ हुई, जब शख्सगाम घाटी जो है वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था एक समझौते में। उसके बाद 1966 में दो काराकोरम हाईवे जो था, राजमार्ग था, उस पे भी उन्होंने समझौता किया, जिससे कि 20 वर्ष लगे थे पूरे होने में, उसे 1986 में पूरा किया गया था। अब महोदय, कई सारे संदर्भ किए गए थे। चीन और पाकिस्तान जो एक साथ मिलके सैन्य प्रशिक्षण करते हैं, ये 1966 में हुआ था, और 1966 में पहली बार जो चाइनीज मिलिट्री सप्लाई थी वो पाकिस्तान को भेजी गई, और जो न्यूक्लियर कोलैबोरेशन है वो 1976 में आरंभ हुआ, जब भुट्टो जी ने चीन और पाकिस्तान को एक साथ लाया था, और 1980 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन और पाकिस्तान के दौरों पे गए थे, उस समय जो न्यूक्लियर कोलैबोरेशन है वो अपनी चरम सीमा पर था। अब महोदय, आप अगर पूछ रहे हैं मुझसे कि मैं इतिहास में क्यों जा रहा हूं, तो मैं और आगे बढ़ता हूं समय में। अब मैं 2005 की बात करता हूं। पाकिस्तान चीन के बीच में एक साझेदारी हुई थी, और 2006 में पाकिस्तान और चीन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। 2013 में ग्वादा उन्हें दे दिया गया था, ग्वादा पोर्ट जो है वो चीन को दे दिया गया था। मई 2013 में एक घोषणा की गई थी कि चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो महोदय, हमें चेतावनी मिलती आ रही है यूएस और चीन के, पाकिस्तान और चीन के बीच एक समन्वय की, जबकि ये समन्वय 60 वर्षों से चला आ रहा था। अब महोदय, मैं कुछ और भी मुद्दे हैं जिन पे अपनी बात रखना चाहूंगा। एक संदर्भ किया गया था आईएमएफ पर कि why did you not stop? प्लीज एक मिनट, Why did you माननीय not सदस्य, stop? आपने सवाल उठाया तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। आपने उठाया ना, आपके उपनेता ने उठाया, आपने सुनो जवाब। अब जैसे सवाल करोगे वैसे जवाब सुनने पड़ेंगे। Sir, the IMF. माननीय अध्यक्ष महोदय, आईएमएफ ने जो ऋण दिया था उसकी स्वीकृति हुई थी सितंबर 2024 में, और इसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी $7 बिलियन की। अब महोदय, इस पुनित सदन को ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो आदतन हमेशा ऋणी रहा है। 60 या 70 बार उन्होंने आईएमएफ से ऋण लिया है। अब बहुत ही रोचक तुलना है एक कि 2008 में
पाकिस्तान को एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट मिला $9.7 बिलियन का, और 2013 में उन्हें $1.59 बिलियन का ऋण मिला था। तो वही लोग जो आज चिंतित हैं कि $7 बिलियन पैकेज के बारे में, उन्हें भी याद होना चाहिए कि $15 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को उस समय प्राप्त हुआ था। एक संदर्भ किया गया था यहाँ पे FAT के बारे में। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सबसे बड़ी अवधि रही है पाकिस्तान की कि वो FATF ग्रे लिस्ट में रही है, वो माननीय मोदी जी की सरकार के अंतर्गत रही है। इस अवधि में 2018 से 2022 तक 1576 दिन पाकिस्तान उनकी ग्रे लिस्ट की सूची में थे। वो पहले भी थे वहाँ पे, मैं इसे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक छोटी अवधि के लिए था। लेकिन मैं एक बार फिर इस पुण्य सदन को चाहूँगा बताना कि वो इसकी सराहना करेगी। जो FATF की बैठक हुई थी मई 2025 में, उसमें ये निर्णय लिया गया है पाकिस्तान को इनहैंस्ड फॉलोअप कैटेगरी में रखा जाएगा कि जो भी अनुपालन है पाकिस्तान का वो आंशिक है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान की बहुत बात हो गई। कुछ माननीय सदस्यों ने चीन से संबंधित भी कुछ प्रश्न उठाए, तो मैं कुछ मिनट उस पर भी देना चाहूँगा अपने वक्तव्य में से। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि इस पुनित सदन में हम सभी इस बात की सराहना करें कि आज सभी कह रहे हैं कि चीन बहुत बड़ी एक खतरा है हमारे लिए, चीन और पाकिस्तान एक साथ हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है वास्तविकता में? आप इस पे ना जाए कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं। अब वर्ष 2005 में चीन को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित किया गया था प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के दौरे पे, जब वो भारत दौरे पर आए थे। और एक बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है कि इंडिया और भारत और चीन जो है उनकी एक ही चिंताएं हैं और वो एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं कुछ क्षेत्रों में, और विपक्ष के लोगों का ऐसा भरोसा भी है। अब कुछ उल्लेख किया गया था दौरों के बारे में, जो मेरा दौरा था उसे भी इसमें शामिल किया गया था। जी, मैं चीन गया था, और मैं चीन गया था इसका विरोध करने के लिए और ये बताने के लिए कि डी एस्केलेशन होना चाहिए वहाँ पे, ट्रेड पे प्रतिबंध जो है, और आतंकवाद के बारे में। मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं गया था, ओलंपिक के लिए नहीं गया था, मैं चीन में किसी भी सीक्रेट एग्रीमेंट के लिए नहीं गया था। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पुनित सदन को ये अवगत करवाना आवश्यक है कि अरुणाचल प्रदेश से कुछ लोगों को वीज़ा दिए गए थे वहाँ पे जाके ओलंपिक देखने के लिए, ओलंपिक खेलों को देखने के लिए। यही वास्तविकता है माननीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि चीन के साथ कैसे संबंध है हमें। कुछ वर्ष पहले संरक्षण देना चाहिए। उनके स्पीकर जब बोल रहे थे हम पूरे धैर्य से सुने। मैं बताऊंगा कितनी असत्य बातें बोली गई कल, परंतु फिर भी असत्य को भी हम हलाहल समझकर पी गए। अब ये सत्य भी नहीं सुन पाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बैठे बैठे टोका टोकी करना सबको आता है, ऐसा नहीं हमें नहीं आता, मगर इतने गंभीर विषय पर चर्चा जब हो रही है तो सरकार के प्रमुख विभाग के मंत्री को बोलते हुए बैठे बैठे टोकना ये विपक्ष को शोभा देता है क्या? मान्यवर, आपने बिल्कुल उनको आग्रह से कहना चाहिए, वरना हम भी हमारे मेंबर को बाद में समझा नहीं पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज काफी बात की गई कि आपको इजाजत नहीं, बैठिए। सर, वी हर्ड अबाउट महोदय, आज हमने चीन के बारे में काफी चेतावनी की बात की कि किस प्रकार से चीन क्या नीति कर रहा है, क्या योजना बना रहा है। लेकिन मैं इस सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि डोकलाम की जो घटना हुई थी, जब वो चल रही थी, तब नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो किससे बात करे, सरकार से नहीं और विदेश मंत्रालय से नहीं, लेकिन जो चीन के राजदूत हैं उनसे। उन्होंने उनसे वार्ता की, जबकि हमारी सेना जो है वो चीन की सेना का सामना कर रही थी।
तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये एक राजनीतिक बात है। मैं आपको अब जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। वर्ष 2006 की बात है। प्लीज बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए, आप बहुत कर रहे हो। नहीं, गलत है, बैठिए। बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए। सर, इन 2006 में, क्योंकि मैं अपनी बात को तथ्यों के आधार पे विस्तार से बताना मैंने सीमा के बारे में, राजनीतिक तथ्यों के बारे में बात की। अब मैं आर्थिक पहलू के बारे में बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय और एक कार्यदल का गठन किया गया था और विभिन्न लोगों का प्रयास था, लेकिन ये काम नहीं। अब मैं जो तकनीकी पहलू है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग चीन के बारे में हमें सचेत करना चाहते हैं, वो 3G और 4G को चीन से आने में, और इस सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि 5G का निर्माण भारत में हो। हम सीमा के बारे में बात करते रहते हैं। यदि आज की जो सीमा है, चाहे पाकिस्तान के साथ, चाहे चीन के साथ या अन्य किसी देश के साथ, यदि हमारी जो सेना है वहाँ पे खड़ी है और जिस प्रकार के बड़े पैमाने पे वहाँ चीन 2020 के बाद जो तैनाती की गई है कि हमारे 4 गुना बजट हमने वृद्धि किया है, सुरंग बनाई जा रही है, हमारे पुल 3 गुना 4 गुना बढ़ाए गए हैं और आधारभूत संरचनाओं में काफ़ी वृद्धि की गई है। जो सोच ये थी कि उस समय बॉर्डर को विकसित नहीं किया जाता था क्योंकि चीनी आ जाएंगे। 60 वर्षों तक हमें नज़रअंदाज किया, पिछले 10 वर्षों में हमने उसको उल्टा किया। अभी भी बहुत कार्य करना शेष है, लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये भारत की बात नहीं है, हम मालदीव से अभी अभी आए हैं। जो विदेश नीति के बारे में टिप्पणी की गई, परसों माननीय प्रधानमंत्री जी अतिथि थे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पे विशिष्ट अतिथि थे। आज वहाँ पे उस देश ने भारत को आमंत्रित किया। श्रीलंका के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हम्बानटोटा जो पत्तन है 2005 और 8 के बीच में उसका निर्माण किया गया था। ये तर्कसंगत था कि भारत पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि सदन ये बात को समझे कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा की विचारधारा के जो अलंबरदार बने हुए हैं उन्हें ये समझना चाहिए। मैं ऑपरेशन सिंदूर पे अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, आना चाहता हूँ। मैं अपनी ये बात कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ कि जो सीमा पार से आतंकवाद जारी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर एक नई पहल है और नई बात यह है जो उसमें 5 पहलू हैं। जो आतंकवादी हैं उनको प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा और सीमा पार से आतंकवाद का सटीक जवाब दिया जाएगा और आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं चल पाएगी, केवल आतंक पे वार्ता होगी। और जो परमाणु के नाम पे जो हमें ब्लैकमेल किया जाएगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी स्थिति है। इसलिए मैं अपनी बात ये कहते हुए समाप्त करना चाहता हूँ कि जो ये सदन है या उच्च सदन है, इस अवधि में जो इसकी भूमिका रही, हमारे राष्ट्रीय स्थिति को और जो राष्ट्रीय हित हैं ऑपरेशन सिंदूर पे हमारे 7 संसदीय शिष्टमंडल गठित किए गए जो 33 देशों की यात्रा किए। कुछ टिप्पणी की गई उस शिष्टमंडल के बारे में। अरविंद सावंत जी को मैं आपको अच्छी सही जानकारी नहीं है। वो पूरे सम्मान के साथ वहाँ देश के वित्त मंत्री वहाँ गए, मिले। आप
जो आपके बगल में जो लोग बैठे हैं वो आपको पता चलेगा। ये जो 7 शिष्टमंडल थे, रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में शशि थरूर जी, बैजंत पांडा जी, संजय कुमार झा जी और कानीमोजी जी, सुप्रिया सुले जी और श्रीनाथ एकनाथ शिंदे ने इसका नेतृत्व किया। इन्होंने देश का मान बढ़ाया और सभी सदस्यों ने अच्छा काम किया, चाहे प्रतिपक्ष के या सरकार के या जो भी सेवानिवृत्त राजनयिक, इन सबों ने पूरे दुनिया को ये बताया कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं जो सोचता हूँ, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो संघर्ष है, हम ये बताने में सफल रहे कि हम इस देश में यदि एकमत हैं आतंकवाद के विरुद्ध, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जो संसदीय शिष्टमंडल ने व्यवहार किया, उसी प्रकार की एकता इस सदन में भी रहेगी। धन्यवाद। श्री मियां अल्ताफ अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं उस पार्लिमानी हलके से हूं जहां पे ये पहलगाम का वाक़या, मैं उस सियासी पार्टी से हूँ, उस हलके से हूँ जहाँ पर ये हादसा हुआ। मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं बता सकूं इस बुज़दिलाना मूर्खतापूर्ण हमले के बारे में। इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। पूरी दुनिया वो इस हादसे के बाद कांप गई। पूरी दुनिया में इस दुर्घटना के बाद डर फैल गया। पूरी दुनिया में इसी तरह पूरा जम्मू कश्मीर भी बिना किसी वजह के, बिना किसी कॉल, बिना किसी प्रोग्राम के इस दुर्घटना के बाद निकला और इसकी भर्त्सना की। कई घर ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां उस दिन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, जहां उस दिन लोग सोए भी नहीं। आज जो ये दुर्घटना हुई, जो हमें टेलीविजन पे उनके परिवार देख रहे होंगे, उनके जख्म आज फिर से हरे हो रहे हैं और हमें उन्हें ये भरोसा दिलाना है, हमें उन्हें ये बताना है कि हम उनके साथ हैं। और मुझे विश्वास है कि वज़ीर दाखिला यहाँ बैठे हैं, जो उन्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी, उन्हें ज़रूर दंड मिलेगा जो इसके ज़िम्मेदार हैं। उन लोगों को दंड दिया जाएगा, सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और पूरी दुनिया के साथ उनके परिवार के लोग जो हैं वो ये देख सकेंगे। इसी के साथ स्पीकर साहब, इस जब दो देशों के बीच लड़ाई हुई, जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, तो राजौरी और पुंछ वो भी मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। ये कि राजौरी और पुंछ में भी बदकिस्मती की बात है कि बॉर्डर पर के सरहद के उस पार जो हमले हुए, जो पाकिस्तान से हुए, जो कि लोगों की जानें इस हमले में गईं।
उनमें बच्चे भी शामिल थे, उनमें बूढ़े भी शामिल थे, उनमें नौजवान भी थे। पुंछ का शहर जो एक ज़माने में रियासत होती थी, वहाँ पर लड़ाई 47 में भी हुई, 1965 में भी, 1971 में भी हुई, लेकिन आज पहली बार उस पुंछ शहर पर गोले गिरे और पुंछ का सारा शहर, पूरी आबादी वहाँ से चली गई। उस शहर में डर फैल जाता था। जहाँ पर उस अटैक के बाद भी मैं गया तो मैंने देखा कि लोग अपने घरों में सामान छोड़कर, घर छोड़कर भाग गए थे अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह राजौरी शहर है, वहाँ पर हमला हुआ, 3 निर्दोष लोग वहाँ मरे और एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वहाँ पर थे जो बहुत अच्छे ईमानदार अफसर थे, जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में सबसे अच्छा काम किया था। ये बदकिस्मती की बात थी कि उनके मकान पर भी बम गिरा और उनकी जान गई। उस राजौरी शहर में कई मकान वो भी तबाह हुए। पुंछ में जब हमला हुआ, गृह मंत्री वहां गए। गृह मंत्री ने वहां जाकर देखा, गुरुद्वारों पर हमले हुए, मकानों पर हमले हुए और कितनी वहां पर तबाही थी, कितना वहां डर था, आक्रमण हुए, भय था वहां। हम ये सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि वहां दोबारा ऐसी नौबत ना आए। इन सरहदी क्षेत्रों में इन्होंने सिर्फ परेशानियां देखी हैं, हमेशा तकलीफें देखी हैं। नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा क्षति हुई है, उसका मुआवजा भी सरकार ने दिया है, लेकिन और भी मुआवजा उन लोगों को देने की ज़रूरत है जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे ख़ास तौर पर मकानों का, दुकानों का, कारोबारों का नुकसान हुआ है। मैं साथ साथ स्पीकर साहब 3 दिन पहले जम्मू में परवेज नाम का एक लड़का 20 साल का पुलिस की फायरिंग में मारा गया। एक गुर्जर कम्युनिटी का लड़का। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, गृह मंत्री उसका नोटिस लें और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कानून अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा तो लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। मैं ये इसलिए भी बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती। मैं गृह मंत्री से ये भी कहूँगा कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद, पहलगाम हमले के बाद जो निर्दोष लोग पकड़े गए हैं वो जेलों में हैं, उनके केसेस को दोबारा देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। और जो निर्दोष लोग हैं उनको बंद नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ बुलेट प्रूफ एम्बुलेंसेस होनी चाहिए, वहाँ पर बंकर बनने चाहिए। ये सबसे बड़ी डिमांड थी इन सीमावर्ती क्षेत्रों में। और जो रेलवे के मंत्री यहाँ पर हैं, राजौरी पुंछ कटरा ट्रेन गई है, फिर कटरा से पुंछ ट्रेन गई है, फिर इनको चाहिए कि फिर ये राजौरी के लिए रेलवे लाइन दें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ रहते हैं, सीआरपी के लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग वहाँ रहते हैं उनके लिए एक फैसिलिटी मिल सकेगी। इसके साथ साथ मेरी ये
इन क्षेत्रों में जहाँ पर ये दुर्घटनाएं हुई हैं, कुछ न कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं। अगर आगे इस तरह के दुर्घटनाएं हों, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हों, निर्दोष लोग हों, वो उनको इससे नुकसान ना पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे नेता पीडीए के मसीहा, देश प्रदेश के करोड़ों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत, देश के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश से आज एक बेहद गंभीर विषय पहलगाम आतंकी हमला पर बोलने के लिए सदन में खड़ा हुआ हूँ। पहलगाम में हमारे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, जो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, अपितु यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान और घिनौना प्रहार था। परंतु अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक दुखद घड़ी वह थी जब देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पर बिना कुछ बोले दूसरे ही दिन बिहार में सभा को संबोधित करने चले गए। जब देश जल रहा हो, जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सम्मान पर आंच आई हो, तब देश के प्रधानमंत्री जी बिना कुछ बोले शांत रह जाते हैं। यह दुर्भाग्य नहीं बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर तमंचा है। सेना के शहीदों पर चुनावी भाषण देने वाले प्रधानमंत्री जी अब इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर मौन क्यों बैठे हैं? देश और मारे गए पर्यटकों के परिवारजन पूछ रहे हैं। जब कमरे होते हैं तब आंसू बहाते हैं, लेकिन जब जवान शहीद होते हैं तब सत्ता में बैठे लोग इवेंट मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। यह वही सरकार है जिसने पुलवामा के नाम पर चुपचाप शूटिंग जारी रखती है, और वही ये सरकार है जो जब मणिपुर जलता रहा है तब भी मौन धारण किए रहे हैं। कुंभ के दौरान प्रयागराज घटना में भी भगदड़ के दौरान मारे गए लोगों को, घायलों का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही रेलवे स्टेशन पर हुए घटना के पूर्ण आंकड़े प्रस्तुत किए गए। वैसे ही पाकिस्तान में मारे गए 4 आतंकियों का आंकड़ा पेश नहीं किया गया कि नहीं जो आतंकी आए थे पर्यटकों को मार के चले गए, वो मारे गए कि नहीं मारे गए, कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया। आज मैं आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या यही है न्यू इंडिया, जहां प्रधानमंत्री जी शोक पर भी राजनीति करेंगे, सभा करेंगे? क्या यही है अमृतकाल, जहां देश के मुखिया सदन से भाग रहे हैं और विदेश जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करेंगे, देश की बात नहीं करेंगे, किसानों की बात नहीं करेंगे? जब आप सदन में नहीं रहेंगे, सदन में बात माननीय सदस्यों को नहीं सुनेंगे, तो कैसे जवाब दे पाएंगे? और आप 11 सालों में विदेश कहां घूमे हैं, लेकिन जब समय आया सपोर्ट करने का भारत का, तो कोई देश आपका साथ नहीं दिया। इसलिए कमजोर प्रधानमंत्री माना गया और 200-300 किलोमीटर दूर बहुत ही खतरनाक हथियार AK-47 और M4 कार्बाइन साथे लेकर 4 आतंकी बॉर्डर पर करके भारत चले आए और हमला करके चले गए। आम नागरिकों, पर्यटकों की क्रूरतापूर्वक हत्या करके आसानी से चले गए। महोदय, पाकिस्तान बॉर्डर से भारत के बीच बहुत ही बड़े शहर जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, पटनीटॉप, रामबन, बनिहाल, अनंतनाग है। इन जगहों पर पार करके पर्यटक स्थल पहलगाम तक कैसे पहुंचे? सारी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? यह भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, बुद्ध चाहिए। इसी कारण पाकिस्तान, चीन इत्यादि देश इन्हें कमजोर प्रधानमंत्री समझ करके बराबर हमारे देश पर आतंकी हमला करते रहते हैं, और भाजपा की सरकार के दौरान ही अधिकतर हमले चुनाव के आसपास तक होते रहते हैं। मित्रों, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी
चुप काहे बैठते हैं, सदन में क्यों नहीं आते हैं? याद करना चाहिए 1965 की लड़ाई, याद करना चाहिए 1971 की लड़ाई, और वो भी 1857 वाली, जब देश गुलाम था और गुलामियों के जंजीरों में जकड़ी हुई भारत मां करा रही थी। हमारे देश के क्रांतिकारी रणबांकुरे जवान सिपाहियों ने इस वतन के बलवेदी पर आत्माहुति दे करके इस देश को आजाद करवाया था। वही पश्चिम बंगाल के धरती से नेता सुभाष चंद्र बोस ने ललकारा था, अरे हिंदुस्तानियों तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। तो वही झारखंड बिहार के धरती से लीलांबर पीतांबर खरवार की धरती से जो है कि तलवार चमक रहा था, अरे अंग्रेजों भारत छोड़ो वरना ये पिस्टल की गोली तुम्हारे जबड़े में उतार दी जाएगी। ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई मिलकर के देश को आजाद करवाया। तो क्या आतंकी हमला होने के लिए करवाया? जब हमारे देश के जवान मार रहे थे घुसकर पाकिस्तान में, तो कारण क्या था कि नहीं, ट्रंप ने जो है कि सीज फायर करवा दिया। इसलिए मित्रों, आपसे मेरा कहना है कि यह कसम है जवानी की जागो जवानों, अरे कसम है जवानी की जागो जवानों, जरा गर्व से सर उठाना तो सीखो। आज जो तीर तुम पर चलाया है जालिम, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो, वही तीर उस पर चलाना तो सीखो। अब पहलगाम के संदर्भ में भी वही चुप्पी साधे हैं हमारे नेता जो है कि पीडीए के माननीय अखिलेश यादव जी, विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी और अन्य सभी विपक्ष पार्टियों के नेताओं ने द्वारा संसद के मुख्य मार्ग पर लगातार प्रदर्शन धरना दिए जाने के बाद अब सदन में चर्चा हो रहा है, और यह स्वीकार किया गया कि नहीं सदन में चर्चा होगा। नहीं, चर्चा भी नहीं लोग करते, कितना संवेदनशील है देश के प्रति और पहलगाम में मारे गए परिवारों के प्रति। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कार्य करते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी संसद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या शहीदों के प्रति उनके संवेदना नहीं है? हम चाहते हैं कि भारत को सत्ता चाहिए, भाजपा को सच्चा चाहिए, और आप लोग जवाबदेही नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मेरा आग्रह है कि आप जवाबदेही बने, सदन में आकर के जवाब दें। राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर उन्होंने सेना की शहादत को भी प्रचार का जरिया बना डाला। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय समाजवाद। तेजस्वी सूर्या जी, तेजस्वी यू वांट टू से समथिंग? माननीय मंत्री जी, एक अनाउंसमेंट मुझे करना है, उसके लिए मैं खड़ा हूं। माननीय मंत्री और संसद सदस्यों के लिए रात्रि भोज की व्यवस्था एमपी डाइनिंग फर्स्ट फ्लोर पे संसद भवन में की गई है। माननीय सदस्य गण कृपया सुविधा के अनुसार आज सायं 8 बजे के बाद सुरुचि भोज का आनंद लें। धन्यवाद, थैंक यू। तेजस्वी सूर्या जी कहाँ बैठे हैं? किधर बैठे हैं? धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, चर्चा में बात करने के लिए मौका दिए हैं। मैं सबसे पहले पहलगाम अटैक में जितने भी लोग के शहादत हुए हैं, उन सब के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। उनमें 3 लोग कर्नाटका से थे और मेरे संसदीय क्षेत्र से 2 लोग थे। उन सभी परिवार के प्रति मैं मेरा संवेदना व्यक्त करता हूं। मैडम स्पीकर, ऑपरेशन सिंदूर लेड बाय द इंडियन आर्मी। सभापति महोदया, जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उससे पूरे विश्व में यह संदेश गया कि पाकिस्तान में कहीं पे भी आतंकवादी सुरक्षित नहीं होंगे। दिस वाज द रिजॉल्व दैट भारत, यही हमारी संकल्पना थी जो हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिखाया है। महोदया, मिलिट्री एक्शन था, वो इससे पहले के सभी मिलिट्री एक्शन से बहुत फर्क है इसमें और सबसे पहले। दिस एक्शन वाज अ न्यू जनरेशन वॉरफेयर। ये एक नई पीढ़ी का युद्ध था। जो पहले के युद्ध हमने देखे थे जो पारंपरिक हुआ करते थे,
इसमें हमने देखा कि विदेशों से आए हुए ड्रोन का उपयोग हुआ, मानव रहित एरियल व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया, कई तरह के उपकरणों का उपयोग किया गया, और जो हमारी सशस्त्र सेनाओं की जो शक्ति थी वो साबित की गई पूरे विश्व में कि क्योंकि जो 80% जो पाकिस्तान के हथियार थे वो चीन से आयातित थे, और भारत की जो वायु प्रतिरक्षा प्रणाली थी उसने उसको भेद दिया और हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाए। आज पूरे विश्व ने यह स्वीकार कर लिया है कि भारत की जो सैन्य क्षमता जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाई है वह बिल्कुल समग्र थी और पूरी तरह से सफल थी। यह बिल्कुल सधी हुई और इस दुश्मनों के लिए यह बहुत ही विनाशकारी भी थी। इसमें ऐसी कोई लागत नहीं लगी जो पाकिस्तान ने चुकाया, और 2014 से जो नया भारत बनकर उभरा है, और इस पे जब भी पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी अपने ऊपर लिया है कि वो एक आंख के बदले एक आंख, और अब ऐसा है कि उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि एक दांत के बदले उनका पूरा जबड़ा तोड़ दिया जाएगा। मिलिट्री एफर्ट के माध्यम से अचीवमेंट हासिल किए थे, हम डिप्लोमेटिकली ऑन द डिस्कशन टेबल हमने उसको स्क्वैंडर कर दिए थे। कई सारे उदाहरण इतिहास में 1948 में जिसका उल्लेख कई बार आया, आवर आर्म्ड फोर्सेस हैड ब्रीच्ड द एलओसी। आज कश्मीर, हमारी सशस्त्र सेनाओं ने एलओसी के पार जाकर उनको बताया था कि, और ये कांग्रेस और इसका नेतृत्व है जिन्होंने पूरा का पूरा पाक अधिकृत कश्मीर जो है उनको सौंप दिया था, जिसने हमारी सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से जो हमने प्राप्त किया था वो राजनीतिक मंच पे जो है बिखर गया। 71 में भी वही हुई, बट द डिफरेंस दिस टाइम इज, लेकिन इस बार जो भिन्न बात हुई है, जो अलग बात हुई है कि जो हमने जो उपलब्धि हासिल की ऑपरेशन सिंदूर में, इसको हमने सुदृढ़ किया और राजनीतिक रूप से भी हमने उसको जो है, जिसमें बहुपक्षीय शिष्टमंडल हमने भेजा जिसमें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जी उसका अगुवाई कर रहे थे, और पूरे विश्व में हमने भेजा। स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने टीआरएफ को डेसिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में प्रोस्क्राइब कर दिया है। मैं उस डेलीगेशन में पार्ट था जिसमें शशांक जी भी हमने मेरे साथ थे, शशि जी के नेतृत्व में। हम कोलंबिया में थे। कोलंबिया हैड गिवन अ स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ, कोलंबिया ने पाकिस्तान के पक्ष में जो वक्तव्य दिए थे और हमारे बोलने के बाद वह अपने वक्तव्य से फिर पलट गए, और हमारी जो राजनयिक क्षमता है इससे यह सिद्ध होती है। सभापति महोदया, युक्ति याद आ रहा है, उन्होंने कहा था अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि। उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमेटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है, एंड वी आर रेडी टू विन। भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर, बहुत शुरुआत से ही स्वतंत्रता के बाद से स्वतंत्र भारत के रूप में पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड। हमारे देश के सेना के आधुनिकीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी।
And this did not isolated in 19. ये केवल 1947 की बात नहीं है। जब A.K. एंटनी जी हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे तो ये बिल्कुल जो है उनकी नीति होती थी, घोषित नीति होती थी। मेरे दल ने मुझे 20 मिनट का समय दिया है, कम से कम मेरे दल का जो है समय मुझे दिया जाए। महोदय, उनके पास जानबूझकर एक ऐसी नीति थी कि वो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे आधारभूत संरचना का विकास न करें। काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट। यह जानबूझकर और निरंतर किया हुआ एक हमारी सेना को कमजोर करने का प्रयास था। महोदया, द कंट्री रिमेंबर्स। देश को याद है कि किस तरीके से उस समय विपक्ष के नेता ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो राफेल की खरीदी थी उसको समाप्त करने का गलत कार्य, गलत मंशा से किया था। यह हमारे रक्षा मंत्री जो मनोहर पर्रिकर थे, अगर वो नहीं होते तो हमारे देश में तेजस आया नहीं होता। और उन्होंने जो हमारे भारत में निर्मित इस तरीके के उपकरण थे उसको डिरेल करने का काम किया था। जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a। भारत को 2.5 ऐसे परिक्षेत्र में कार्य करने के लिए, युद्ध में तैयार रहने के लिए जरूरत है। पूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 यहाँ पे जो आधा जो बॉर्डर सीमा क्षेत्र है को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बार इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द। तो इनकी जो लगातार नीति क्या रही है आतंकवाद के खिलाफ? 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? तब इन्होंने पहला कदम क्या उठाया था? तब इन्होंने पोटा अधिनियम को समाप्त करने का कार्य किया। 2000 भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इस देश में पहली बार हमने विधायी क्षेत्र पर कार्य किया। मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, व्हेन राजीव गांधी, महोदया, जब राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था, मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड वी डू नॉट हैव। उस समय कोर्ट ने कहा था कि हमारे पास कोई अलग से ऐसे अधिनियम नहीं है जिसमें हम आतंकवादियों को दंडित कर सकें। पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव पोटा। और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में। मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं। अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है। जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई, आपने क्या की? निंदा की। 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई, 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई, आपने क्या की? निंदा की। अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग, 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन, जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई।
मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुम्बिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग। इसे लिस्ट जाते रहते हैं। इन जस्ट 10 years ऑफ द इस 10 साल में ही जो यूपीए का कार्यकाल था, 2004 से 2014 के बीच में 8,000 से ज्यादा नागरिकों की जान गई थी इस आतंकवादी हमलों में। वीक किया आपने, जो कानून था वो कानून को ध्वस्त किया। और सुनिए मनिक, मैं बताता हूं आपको हमने कैसे एनआईए को मजबूत किया। मैडम, इट वॉज दिस डेलिबरेट प्लॉय ऑफ वीकनिंग। यह देश को अंदर से कमजोर करने का, जानबूझकर कमजोर करने का, इनकी संस्थाओं को कमजोर करने के कारण ऐसा हुआ कि जिसके कारण 8,000 मासूम नागरिकों की जान गई। और कश्मीर में भी यही स्थिति थी। हर शुक्रवार को यही पत्थरबाजी होती थी और हर शुक्रवार को अगले बार जब भी आतंकवादी हमले किए जाने हैं उसकी योजना बनाई जाती थी। यह सिर्फ अमित शाह जी के कारण ही हुआ। जब धारा 370 को हमने वहां से हटाया, उसके बाद से हमारी सरकार में ही यह सुधार का कार्य हो पाया है। महोदया, When Congress repealed POTA, what were governments of the world doing? जब कांग्रेस की सरकार ने पोटा हटाया तब विश्व में क्या हो रहा था? 9/11 के अटैक के बाद विश्व में हर देश अपनी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को टेररिज्म के खिलाफ उनके फाइट को और ताकत दे रहे थे। बट हियर वी हैड अ गवर्नमेंट इन, तब हमारे देश में उस समय जो सरकार थी उसने जानबूझकर ऐसी नीति बनाई जिससे हम आतंकवाद के खिलाफ कमजोर रहे। पूरे विश्व में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने जानबूझकर और सोची समझी हुई साजिश के तहत आतंकवाद के पक्ष में ऐसी नीतियां बनाई हैं। आज सरेंडर के बारे में बात हो रही है। मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री एक इंटरव्यू में बोले 1965 में जब शास्त्री जी की सरकार थी तब सोवियत यूनियन के इंटरवेंशन के साथ हमने सीज फायर किए थे। सो उन्होंने बोले कि हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सेप्टिंग दैट द सोवियत यूनियन हैड एक्चुअली क्रिएटेड दिस। उस समय जो रशिया ने युद्ध विराम के लिए बात की थी तो उसको हमने स्वीकार किया था। मैं कांग्रेस पार्टी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें इस तरीके की आदत नहीं है जिसमें किसी विदेशी ताकतों के कारण काम करने की आदत हमें बिल्कुल नहीं है। और 2008 में अरुण शौरी जी का एक बहुत ही दिलचस्प भाषण है। कई सारे स्टेटमेंट्स इन लोगों ने कोट कर रहे हैं। अरुण शौरी जी ने बताया था जब उन्होंने राज्यसभा में बात कर रहे थे दैट द गवर्नमेंट शुड, कि भारत को एंड आई वांट टू रिमाइंड अगेन, सरकार को मम्मी के पास नहीं जाना चाहिए और मम्मी को वो संयुक्त राज्य अमेरिका से तुलना कर रहे थे कि जहाँ जो वर्तमान नेतृत्व है कांग्रेस का, क्योंकि उनको मम्मी पे जाने से रोकने की बात की गई थी। का इस पार्टी के पूरे परंपरा बन गया है। दिस इज अ कंट्री, ये ऐसा देश है जो अपने आप खड़ा है और प्रतिक्रिया भी अपने आप ही देता है। महोदय, कि आज देश के प्रधानमंत्री जी के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑपोजिशन ने उठा रहे हैं, एंड इन अ वेरी शेमफुल मैनर, इन अ वेरी, यह बहुत शर्मनाक और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऐसा कर रहे हैं जो विपक्ष बार बार समर्पण की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी
is the defender of India. And नरेंद्र मोदी भारत के रक्षक हैं और आप लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे समर्पण करते रहे हैं। पूरी अटैक जब हुई थी या बालाकोट अटैक जब हुई, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमने मारे। नरेंद्र मोदी शोड ही इज द डिफेंडर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी जी भारत के रक्षक सिद्ध हुए थे। ने जब सोवियत यूनियन के दबाव में 1965 में आपने सीज फायर घोषित किए थे, यू हैड सरेंडर्ड, दैट इज, उस समय आपने समर्पण किया था जब रशिया के बोलने पर आपने 1965 में समर्पण किया। हमने मैडम 30 सेकंड में, मैडम 30 सेकंड दीजिए प्लीज। हमने तेजस को इंडक्ट किया, दिस इज डिफेंडर। आपने फॉरेन पावर्स के सामने भारत को आपने सरेंडर किया, दिस इज योर हिस्ट्री। ये आपका इतिहास है। पीएम डिफेंडेड इंडिया। महोदया, प्रधानमंत्री जी ने भारत के हित की रक्षा की है और रक्षा क्षेत्र में हमने स्वदेशीकरण किया है। आपने जो है चीन के सामने समर्पण किया और अन्य जो हमारे विरोधी थे उनके सामने समर्पण किया। जो उस समय की उभरती प्रौद्योगिकी थी 3G 2G, उसको आपने नहीं अपनाया। प्लीज मैडम मैं महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। द कांग्रेस पार्टी थिंकिंग हैज, महोदया, जो कांग्रेस पार्टी की सोच है वो अभी तक नहीं बदली है। अटैक पार्लियामेंट में होने के मंत्री चिदम्बरम जी ने कहे थे, मैडम 1 सेकेंड, हियर दिस आउट, ही हैड सेड, परिणीति आई विल गिव अप। उन्होंने कहा था कि वो अफजल गुरु की जो लिप्तता थी आतंक में, उस पर उन्होंने संदेह जताया था। माननीय स्पीकर मैडम, थैंक यू। माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद। नाही कॅमेरा येऊ दे ना मैडम, कैमरा कृपया मुझ पे कैमरा आने दीजिए। और अपमान की भावना लेकर खड़ी हूँ। अपमान उन सिपाहियों का जिनको सीज फायर की ऑर्डर अपने देश के प्रधानमंत्री से नहीं बल्कि एक विदेशी से मिली। वेदना उन परिवारों की जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले में अपने परिजनों को खो दिया, और क्रोध इस सरकार पर जो आज तक पहलगाम के आतंकी हमलावरों को न पकड़ पाई है और ना ही उनकी कुछ सुराग ढूंढ पाई। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। पर अब खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है। किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। पहलगाम के आतंकी हमले में मारे गए बेगुनाहों की अभी चिता भी ठंडी नहीं हुई थी कि देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली संबोधित करने गए। कोई जिए कोई मरे, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये 24/7 चुनावी मोड में रहते हैं। फिर साहब की मार्केटिंग की तरकस से आया नया तीर, ऑपरेशन सिंदूर। मुझे हमारी सेना की बहादुरी पर
बिल्कुल संदेह नहीं है। मुझे हमारी सेना की बहादुरी और वीरता पर बिल्कुल संदेह नहीं है, पर इस सरकार की दुर्जनता की सीमा देखिए कि सेना के जवानों को लड़ने जरूर भेजती है, पर हमला होने के पहले दुश्मनों को आगाह भी कर देती है। वाह, ये हमारे परराष्ट्र मंत्री का बयान था। क्या यही कारण है कि हमारे जेट्स दुश्मन के द्वारा गिराए गए? क्या ये हमारी सेना के जवानों के जानों के साथ खिलवाड़ नहीं थी? खैर, जो इंसान मानता हो कि इस सेना के जवान की तुलना में एक व्यापारी ज्यादा खतरा मोल लेता है, उससे हम अपेक्षा ही और क्या करें। ये मूर्खता है या फिर देशवासियों को मूर्ख बनाया जा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर से देश को क्या हासिल हुआ? अमेरिका के दबाव में किया गया एक शर्मनाक सीज फायर। फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि मित्र देशों ने आतंकवाद की निंदा तो की, पर पाकिस्तान की नहीं। स्पीकर मैडम, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाने का पर्व है। किस बात का जश्न मनाए प्रधानमंत्री जी? हमले के पहले आपके विदेश मंत्री दुश्मन को हमले की पूर्व सूचना देते, उसका जश्न मनाए? इसी का असर यह था कि हमारे जेट्स गिराए गए, क्या इसका जश्न मनाए? या फाइटर जेट जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके पायलट्स का क्या हुआ? इस देश को अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, क्या उसका जश्न मनाए? सीज फायर का ऐलान इनके कथित मित्र ट्रंप करते हैं, इससे जो हमारी देश की तीनों सेनाओं का मानसिक खच्चीकरण हुआ, क्या उसका जश्न मनाए? और तो और पहलगाम के आतंकियों को कोई सुराग नहीं, क्या इसका जश्न मनाए? इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की छवि इतनी कमजोर अब तक कभी नहीं हुई थी। हर चीज को इवेंट मत बनाइए मोदी जी। अपने मन की बात छोड़कर देशवासियों को की सवाल का जवाब देने की भी हिम्मत दिखाइए। याद आती है जब इंदिरा गांधी जी के सामने पाकिस्तान सरेंडर हुआ था और एक हार्डलाइनर निक्सन जैसे को भी इंदिरा गांधी की बात सुननी पड़ी। और विदेशी नीति की तो हालत और भी शर्मनाक है। हमारे पड़ोसी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जो कभी भारत के सबसे करीब थे, आज हमारी पीठ पीछे चीन से हाथ मिला रहे हैं। एक समय था जब भारत के पास नेबरहुड फर्स्ट की नीति थी और आज हमारे पड़ोसी हमें लास्ट प्रायोरिटी मानते हैं। स्पीकर मैडम, विदेश जाकर इंडियन डायस्पोरा के साथ तस्वीर खिंचवाना ही विदेश नीति बन गई है। अब ये सरकार प्रश्न पत्र भी खुद बनाती है और उत्तर भी खुद तय करती है। जनता से कोई संवाद नहीं, पार्लियामेंट में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। ये सरकार केवल प्रचार की मशीन बनकर काम कर रही है। पहलगांव के शहीदों के परिवारों को जवाब कौन देगा? सरकार की कूटनीति की असफलताओं को जवाब कौन देगा? चीन की बढ़ती घुसपैठ और पड़ोसी देशों की बेरुखी का जवाब कौन देगा? अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो सरकार को सत्ता में बने रखने का कोई अधिकार नहीं है। विपक्ष का हर सांसद लोगों के सवालों को उठाता रहेगा और अगर सवालों से डरती है तो कुर्सी छोड़ो। ये कुर्सी, ये पद जवाबदेही का है, सिर्फ इवेंट सेलिब्रेशन का नहीं है। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। आवाज न सुनी हमारी, कुछ गम नहीं। मजलूमों की चीखें तो सुन लीजिए। मन की बातें बहुत कर ली साहब, वक्त मिले तो देशवासियों की गुहार भी सुन लीजिए। थैंक यू स्पीकर महोदय, जय हिंद। श्री सुनील तटकरे जी। सुनील तटकरे जी। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में आतंकवादियों का अड्डा विनाश करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पे इस सदन में चर्चा हो रही है। इस पे बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला यूनेस्को की लिस्ट में लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं यहाँ पे दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत संजोग की बात है कि आज कारगिल दिवस 2 दिन पहले ही हमने मनाया और ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसलिए हम इस सदन में लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ चर्चा कर रहे हैं। विरोधी दल की सभी की भाषणें मैंने सुनी है।
प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, इनके खिलाफ इनके मनों में, इनके दिलों में कितनी ईर्ष्या है, जलन है, ये इनके भाषणों से पता चलता है। मुंबई में जो हमला हुआ था उस वक्त मुंबई शहर में बहुत भयंकर परिस्थिति निर्माण हुई थी, लेकिन उस वक्त यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया था। पहलगाम में जो टूरिस्ट की हत्या हुई तो माननीय पवार जी, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज उद्ध्वस्त होने के बाद शरद पवार जी ने वहां पे विजिट किया था, लेकिन उसके बाद किसी ने इतना बड़ा बहादुरी नहीं दिखाई थी कि जहां पे हमला हुआ है वहां कभी किसी नेता ने विजिट नहीं किया है। मुंबई की ट्रेन में बॉम्ब स्फोट हुए थे। ये हमला देश के अखंडता पे और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पे हुआ था। 2 दिनों तक वहां पे हमला जारी था, लेकिन वहां पे देश के गृह मंत्री बिल्कुल पहुंचे नहीं थे। और आज मुंबई हाईकोर्ट ने निर्णय देने के बाद भारत सरकार को मैं अभी विनती करता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इस संदर्भ में सरकार ने जो बड़ा काम किया है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत सरकार ने वहां निभाई है। आपने देखा कि वहां आतंकवादी हमले होते रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब और अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह जी, तीनों सैन्यों के प्रमुख और हमारे शूरवीर जवान, इन सभी ने पाकिस्तान में जाके जो आतंकवादियों के अड्डे जो विनाश किया है, वहां उनके अड्डे उद्ध्वस्त किए हैं। ये कोई और नहीं कर सकता। पड़ोसी राष्ट्रों को क्या लगेगा, चीन को क्या लगेगा, पाकिस्तान को क्या लगा, इसके पहले इन सारी चीज़ों को सोचते हुए इसके पहले वाले हमलों पे बिल्कुल भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन्होंने ये करके दिखाया है कि कोई भी इस देश को गलत निगाहों से नहीं देख सकता। ये देश सुरक्षा की दृष्टि से भी उत्कृष्ट तरीके से स्वयं पूर्ण और आत्मनिर्भर हो चुका है। देश की निर्मित से लेके संरक्षण, सुरक्षिता की साधन सामग्री, जो शस्त्र है, हथियार है, वो सब हम बाहर से इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन अभी हमारे स्वदेशी हम हथियार अभी बनाने लगे हैं और दूसरे राष्ट्रों को भी हम अभी एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सच में इस सरकार की प्रशंसा करने योग्य है। कारगिल में भी हमने विजय प्राप्त किया। 71वें साल में भी इंदिरा गांधी जी ने भी हमने विजय प्राप्त किया। और आज कांग्रेस के विचारों वाले सभी लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि उस वक्त हमारी सरकार, हमारे लोगों ने उस वक्त किया नहीं था उनके ऊपर टिप्पणी। ये हमारा बड़प्पन है। उस घटना का वो तब घटी हुई आतंकवादी हमले बहुत बड़े थे और ये भी थे, लेकिन उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने जो रिएक्शन दिए थे उससे ज़्यादा बेटर रिएक्शन हमारे नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। सुप्रिया दीदी जी यहाँ बैठी है। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने भी देखा है कि संपूर्ण सभी देश में, पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम आगे बढ़ाया है और दिखा दिया है कि हमारे भारत देश में आत्मनिर्भर है हमारा भारत देश सुरक्षिता के मामले में। पाकिस्तान ने देखे भी ये दिखा दिया है, पाकिस्तान को भी दिखा दिया गया कि कभी भी आप हमारी तरफ गलत नज़रों से नहीं देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रगल्भ नेतृत्व है वो हमें मिला है। और चीन ने भी कुछ बोला होगा या फिर अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कुछ किया होगा, वो उन्होंने अपने लेवल पे दिए हुए वक्तव्य है। उस बात का डिस्कशन यहाँ करने की क्या ज़रूरत है?
यही मुझे यहाँ पूछना है। बहुत बार पूछा गया है कि आतंकवादी को कई बार बहुत आसानी से हम सुरक्षा बलों के ऊपर उंगली उठा देते हैं, इंटेलिजेंस पर सवाल करते हैं। भारत की धरती पर कोई आतंकी हमला हो, हमारा खून खौलाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए सीमा पार आने वाले उस आतंकी को सिर्फ एक बार कामयाब होना है, हमारे जवानों को हर बार कामयाब होना है। इसके आगे याच्या पुढे इसके आगे इस देश के शेराजर और सभी के शूर सैनिक, हमारी आर्मी बहुत अच्छे से आगे भी ऐसे ही कार्यवाही करती रहेगी पूरी जिम्मेदारी से। इस पे मुझे कोई भी शक नहीं है। को लेकर जब सब बहुत सारा झूठ फैला गया, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में, चैनल में फैला गया, लेकिन सबूत मांगे पर सिट्टी मिट्टी गुम हो गई। खोटा बोलत झूठ बोलते हुए देश में अगर गलत वातावरण निर्माण किया जा रहा है तो देश की अखंडता को चोट पहुंचती है। इंडिया का घटक होने के नाते मुझे ये बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इतने साल पंडित नेहरू जी के बाद इतने सालों तक अगर नरेंद्र मोदी जी ने पीएम का पद संभाला है, इसका मतलब हमारे नरेंद्र मोदी जी में कुछ अलग बात है। और इस देश में एकता अखंडता रखते हुए और एकजुटता का वातावरण निर्माण किया है। जिस तरीके से राजनीति के माध्यम से एक अलग यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, लोकसभा के इलेक्शन के वक्त अगर फिर पिछले बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें विरोधी पक्ष ने विपक्ष ने बहुत रूमर्स फैलाए थे कि अगर अगली बार तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी तो इस देश का संविधान बदला जाएगा। इस तरीके का अपप्रचार भी किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारतवासियों में गौरव बढ़ाने वाली बात, इस तरीके की बात हमारे सरकार ने की है, हमारे देश के प्रमुख ने किया है। एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के नाते हम किसी भी धर्म, समाज और कोई भी राजनीतिक दल के परे उठकर बस हम एक भारतीय नागरिक है, इस बारे में सोच रखते हुए अगर हमने इस पे अगर चर्चा की तो इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य हमारी बात से जरूर सहमत होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कल के भविष्य में और हमारा देश और मजबूत होगा और किसी राष्ट्र की कोई हिम्मत नहीं होगी कि हमारे देश की तरफ किसी भी गलत नजरों से देखेगा। सक्षम लोकतंत्र की नींव पर हमारा भारत देश आने वाले समय में बहुत प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश ने ये सब दिखा दिया है। इसके ऐसा पूरा विश्वास आज मैं यहाँ व्यक्त कर रहा हूँ। और फिर से एक बार मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई, राजनाथ सिंह जी, सेना के प्रमुख और विदेश मंत्री जी, इन सभी का मैं यहाँ धन्यवाद देता हूँ। और महाराष्ट्र का विचार इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हमेशा हम सब काम करते रहेंगे। यही बात कहते हुए मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद। I would like to start my मैं अपना भाषण भारतीय सेना को पहले आभार प्रकट कर और जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं राजौरी, पुंछ, पहलगाम के बारे में बात करूं, मैं राजौरी और अभी तो शायद तेजस्वी सूर्या अभी सभा में नहीं है, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ और मैं इसे रिकॉर्ड में रखना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी सेना को प्रोत्साहन नहीं दिया और यह पहली बार भारत ने एक असाधारण
ऑपरेशन किया है। उन्होंने हजारों और लाखों भारतीय सेना और उनके परिवारों का अपमान किया है, जिनके कारण मैं और आप सब सुरक्षित हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ जो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा। भारत पाकिस्तान की लड़ाई एक असफलता थी। खुद पढ़ो ये सर, नहीं होगा तो ये बता देती हूँ मैं। इंडो पाक वॉर, भारत पाक युद्ध हमने जीता था। ऑपरेशन कोलो सितंबर 1948 में जो ऑपरेशन था वो सफलता थी। ऑपरेशन विजय गोवा दीव दमन, जिससे कि पुर्तगालियों को वापस भेज दिया गया था, और दिसंबर 1961 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई 1965 में, जिसमें सेना ने भारत की सीमा की सुरक्षा की थी और पाकिस्तान को पीछे ढकेलते। अगस्त 1965 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम 1971 में एक निर्णायक विजय प्राप्त की थी। भारतीय सेना ने 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। तेजस्वी, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली। पहले देश आता है। और जब कनिमोड़ी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशंस को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। ये जो तेजस्वी सूर्या की छोटी सोच है ना, वो छोटी सोच हम नहीं रखते। जो अच्छा है वो अच्छा ही है। और जब देश के बारे में आता है, आप नहीं थी शैलजा जी, लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग में हम जब गए थे तो पहली कांग्रेस पार्टी बोली थी और उन्होंने कहा था कि ये वक्त तू मैं का नहीं है। कांग्रेस पार्टी और सारी ऑपोजिशन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पूरी ताकत से खड़ी रहेगी और हम आपके साथ हैं। आप जो निर्णय ले, युद्ध करे, कुछ भी करे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ये तेजस्वी सूर्या क्यों पता नहीं है। तो मैं ये जो नए लोग आके पता नहीं क्या क्या हमको सुना के जाते और गलत इतिहास बनाते और रिकॉर्ड पे गलत लाते, इसके लिए मुझे दुख हुआ उनके भाषण सुन के। उनके लिए बहुत अंधभक्त होते काय असेल। Another thing he said, NIA के बारे में बोल रहे थे। किसने NIA शुरू किया? ये तू मैं का वक्त नहीं है। इस देश के अभी सुरक्षितता की चर्चा, मैं नहीं कहूंगी हमने किया। अच्छा ठीक है, हमने किया, आपने आगे भी, अच्छी बात है। बट NIA में भी गलती निकाली। ये जो तेजस्वी जी ने, या मुझे विश्वास है कि ये बीजेपी की लाइन नहीं होगी, ये तेजस्वी सूर्या जी की होगी, क्योंकि जब से हम सबको उन्होंने बुलाया था। और ये जो अभी मंत्री जी, मेरा मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जी बोले, मैं उनकी तहे दिल से, हम सब की तरफ से आभारी हूँ कि हम सबको उन्होंने चुना और विश्वास के नाते हमें प्रदेश में भेजा। और मैं सिर्फ जयशंकर जी को 2-3 छोटे सवाल करना चाहती हूँ। उन्हें बहुत अच्छा उन्होंने भाषण सबको दिया, पर मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि देश के बारे में है। कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए। बट उन्होंने मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए, कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी-एस्केलेशन जब किया, हमारी बहुत प्रशंसा सबने की। तो सारी दुनिया ने डी-एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए It is a great thing for India, and he spoke really well. So the other members, when they said that we will enter and we will hit them, that language is good. It may sound good while speaking, but in this world, the fight, you are also a woman, and I know that you are a very sentimental woman. You tell me, please, that whenever there is sloganeering and shouting, there are only widow women, and the डायलॉग्स, टॉक्स, ये सारी बातें हम सब कह के आए कि टेररिज्म, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अनुराग वो रोज बोलते थे, हम 10 दिन घूम रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट टुगेदर। वी वर साथ में थे, हम एक साथ बैठे थे कि आतंकवाद और रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। अगर आप युद्ध करेंगे तो हम भारत के साथ रहेंगे, जो भी करेंगे आप। लेकिन जिस तरह से, और एक उन्होंने पूछा
एक बीजेपी के ने कि हमने अटैक किया और पहले वाली सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव था क्या? तेजस्वी सूर्या जी कह रहे थे कि ओ आप इतने साल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, वो तो भूल गए इतिहास पर क्या क्या किया। लेकिन मैं बड़ी विनम्रता से उनको पूछना चाहती हूँ कि डी एस्केलेट तो एक डेढ़ दिन में ही हो गया, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉर व्हेन ही सेड, ये जो युद्ध हुआ था उसकी मंशा क्या थी, ये मैं जानना चाहती हूँ। और बोले कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं बोलना चाहती हूँ, आपको पता नहीं दुख क्या होता है। पुलिस शहीद हुए 26/11 की मुंबई के अटैक में, और ओमड़े जी थे, बेचारे पुलिस थे, उन्होंने जब वो क्या उसका नाम था, कसाब को जब पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था। तो जब कसाब को पकड़ा था, जिंदा पकड़ा था, तो पेट में गोली लगी थी, पेट में गोली लगी थी इसके, और कन्विक्टेड। और मैं एक बात बताऊं, आतंकवादी को जिंदा हमने पकड़ा था, तब हमारी, मैं नहीं कहती वो हमारा सरकार नहीं गई थी, इस देश की पुलिस थी वहां। मैं नहीं कहूंगी कि कांग्रेस ने की, कभी नहीं कहूंगी मैं कि एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी, हमने पकड़ा, हम नहीं पकड़ने गए थे। वो जो पुलिस वाला था ओमड़े, जिन्होंने जान दी, उन्होंने उसको पकड़ा है। मैं कभी इस मामले में क्रेडिट नहीं लूंगी, इतनी तो इंसानियत रखो। नवंबर 21 में उसको फांसी हुई थी, नवंबर 21 में, हिसाब देती हूँ आपका। पहले कन्विक्ट हुए 2010 में, उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मर्सी पिटीशन, एग्जीक्यूशन कैरिड आउट, और नवंबर 2021 में पूना में इसी को फांसी हुई थी, कसाब को। ये काम हमने किया है, हमने नहीं किया, सबने मिलके किया है, इन्होंने भी तब साथ दिया था, और जो सच है वो सच है। अब मैं बोलूँ सर कि पहलगाम, पूंछ, राजौरी, इस पे भी मैं डिबेट पे भी आऊंगी। और मैं किसी ने यहाँ नहीं बोला, लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में जरूर बोलना चाहती कि उमर अब्दुल्ला जी ने इमीडिएटली असेंबली में, और सारे एमएलए किसी भी पार्टी को हुआ, उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ कि सारों ने यूनानिमसली कंडेम किया कि अटैक नहीं होना चाहिए था। तो ये सब के ने वहाँ कभी पार्टी तू मैं नहीं गिरे। मैं थोड़े सवाल पूछना चाहती हूँ इस सरकार को। आप सब बारे में बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन आपने हिसाब किताब किया इस वक्त का। मैं पूछना चाहती हूँ कि 11 सितंबर 16 में पूंछ का अटैक हुआ, 18 सितंबर 16 में उरी का अटैक हुआ, 14 फरवरी 19 में पुलवामा हुआ, और 22 अप्रैल 25 में पहलगाम का अटैक हुआ। और अब जब हुआ तब पूंछ और राजौरी में भी 16 लोग शहीद हुए हैं और 60 लोगों को अस्पताल लेके गया है। तो जैसे पहलगाम में अटैक हुआ, उसके बाद 16 लोगों की भी मौत, शहीद हुए हैं इस देश के लिए। इसके बारे में भी हम सब ने सोचना चाहिए, और रिकॉर्ड को उन्हें भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए। ये सारा जो हो रहा है, मैं आज आरोप करने के लिए खड़ी नहीं, मैं सिर्फ जो वेदना उस 26 लोगों के, जैसे तेजस्वी सूर्या जी ने कहा उनके निर्वाचन क्षेत्र से कई लोग हैं, मेरे भी निर्वाचन क्षेत्र के, पूना जिस राज्य से मैं आती हूँ, वहाँ की 2 फैमिलीज के मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। संतोष जगदाड़े और कौस्तुभ गनबोटे। संतोष जगदाड़े की बेटी आसावरी, उनकी बीवी प्रगति और संगीता गनबोटे, ये तीनों साथ में थे। वो लड़की आज मुझे, जब भी मैं उसको मिलती हूँ ना, तो एक ही सवाल मुझे पूछती, ताई, मराठी में बड़ी बहन को ताई कहते हैं। तो ये आसावरी मुझे सिर्फ एक सवाल करती रहती कि ताई ये सब ठीक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप गए, अटैक हुआ, आप लोग परदेश जाके, सब ठीक हुआ, लेकिन मेरे बाबा को न्याय कब मिलेगा? मेरे बाबा का जिसने खून किया मेरे आंखों के सामने, उनको न्याय कब मिलेगा? 4 लोग, अभी पता नहीं वो 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता भी नहीं है। पहले फोटो भी आई, उसके बाद एनआईए का न्यूज आया कि ये 4 वो है नहीं, कहीं और ही है। तो कौन है वो आतंकवाद 4? आए कैसे, गए कहाँ, किसी को पता नहीं है। 2 मिनट में मैं सिर्फ उनकी वेदना आपको बताना चाहती हूँ। तो उनका सिर्फ सवाल इतना है कि वो आए कब, गए कैसे। उनकी माँ का एक इंटरव्यू आपने देखना चाहिए मैडम, मैं टेबल करूंगी, सबने देखना चाहिए। उनकी जो बीवी है उसके साथ खड़ी थी, बोलती है 3 महीने हुए, 90 दिन, आज भी जब आंख बंद करती हूँ तो वही घिनौना चेहरा उनके सामने आता है, और खोलती हूँ तो लगता है फिर वो वही आएगा और खून करके जाएगा। क्या गलती थी उनकी?
बताइए मुझे क्या गलती थी वो छुट्टी मनाने, और पता है वो बाप उसके फादर क्या कह रहे थे उसको, पहलगाम पहली बार प्लेन में फैमिली बैठी थी और उसको चिढ़ा रहे थे, देखो अभी तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, अभी तुम्हारी शादी करेंगे, अगली टाइम मैं नहीं तुमको कश्मीर लाऊंगा, पति के साथ आए। वो लड़की कहती है ताई मैं सोच रही थी कश्मीर स्वर्ग है, लेकिन मेरे लिए और मेरी माँ के लिए वो नर्क बन गया। कोई इसका जवाब दे, क्या जवाब दूं उसमें बेटी को? आप बताइए, 50 लाख रुपया सरकार ने दे दिया और इस महाराष्ट्र की सरकार ने उसको वायदा भी किया था उसको नौकरी मिलेगी आसारी को, आज तक नौकरी नहीं मिली है। कागज पे कागज, फाइल पे फाइल भरे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। और दुख की बात है कि बीजेपी के एक एमएलए है मध्य प्रदेश के, दो पॉइंट से, मध्य प्रदेश के बीजेपी के एक एमएलए है, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बोले, विक्रम मिश्री के बेटी को ट्रोलिंग किया, हेमंत जी के विडो जो है उसको बेचारी को ट्रोलिंग किया, और जहां जहां जम्मू कश्मीर के बच्चे पढ़ रहे थे देश में उनको भी पिटाई। इससे कैसे चलेगा? ये हम यहाँ आए वो किसी पे टिक्का टिप्पणी करने नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत सारी उम्मीदें थी मुझे, और मेरे अमित शाह जी से बहुत सारी अपेक्षा है। एक असर्टिव नेता के रूप में हम उनको एक असर्टिव होम मिनिस्टर के रूप में देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी अपेक्षा है उनसे, और मुझे विश्वास है कि होम मिनिस्ट्री इन चारों को न्याय कब मिलेगा? ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट कंप्लीट और इज नॉट अ सक्सेस। ऑपरेशन सिंदूर तब तक पूरा नहीं है, तब तक सफल नहीं, जब तक आप उस आतंकवादी को खोज न लें। चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है, जब तक दे आर गेट देयर, जब तक वो आतंकवादी आप नहीं पकड़ेंगे तब तक वो न्याय नहीं होगा। वी कैन नॉट सेलिब्रेट, सो आई थिंक वी ओwe it to those families। तक हम इस सफलता को नहीं मना सकते और उस परिवार के लिए हमारी ये देयता है। सब एक चीज सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तेजस्वी सूर्या कह रहे थे 1 आंख 2 आंख पता नहीं क्या क्या तोड़ने वोड़ने की बात हो रही थी। मैं 4 देशों में, ये इसी सरकार का बड़प्पन है, मुझे 4 देशों में भेजा था, हम सब मिलके गए थे, अनुराग भैया भी थे उस टीम में, और उन्होंने भी सुन चुके। 4 लोगों के बारे में हर देश ने हमें पूछा, हर देश में जहां जहां हम गए एक ही हमें पूछ रहे थे कि ये आप महात्मा गांधी के देश से आते, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के देश से आते, आप इंदिरा जी के देश से आते, आप मोदी जी के देश से आते। तो ये जो विरासत सबकी हमारी, इसी विरासत को, ये विचारों के बहुत सारी अपेक्षाओं से लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। तो मेरी विनम्र विनती है सरकार को कि आप जो ये लोग हमें नहीं मिल रहे, सारी चीजें, सारे हमारे जो विपक्ष है लड़ाई बंद कर देंगे, और पहले ऑपरेशन सिंदूर को अगर आपको सही मायने में लेके जाना है तो वो 4-5 जितने भी आतंकवादी है वो मिलने चाहिए। और जैसे कारगिल में अटल जी ने एक रिपोर्ट बनाई थी, वैसी इस सरकार को मैं विनम्र विनती करती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर का एक रिपोर्ट किया जाए, जैसे कारगिल में अटल जी ने किया था, वो पार्लियामेंट में टेबल की जाए, तो सबको जो किया है वो पता चलना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद। माननीय सदस्य श्री अनुराग ठाकुर जी, अनुराग ठाकुर जी, माननीय सदस्य। आदरणीय सभापति जी, आज मैं राष्ट्र हित, राष्ट्र सुरक्षा और राष्ट्र स्वाभिमान के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं अपनी पार्टी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं जो कहने जा रहा हूं वो केवल मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं, कोई मेरी पार्टी या मेरी सरकार के ही केवल विचार नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों की जनमानस की ये भावना है। सबसे पहले तो हम भारतीय सेना के वीर सैनिकों के वीरता, पराक्रम और उनके अदम्य साहस को सैल्यूट करते हैं पूरे सदन की ओर से। यही नहीं, भारत ने लगातार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर बार शांति का प्रयास और शांति का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार आतंक का रास्ता अपनाया। 2014 में भी ओथ लेते समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण दिया था। उसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी लाहौर गए, बगैर किसी सुरक्षा के गए, साहस और सही इरादों के साथ शांति के लिए गए थे, लेकिन बदले में क्या मिला? बार बार आतंकी हमले। और जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुआ, उसका उल्लेख यहां पर जितने सांसद आज तक विपक्ष से बोले हैं
किसी एक भी सांसद ने खड़ा होकर यह नहीं कहा कि इस आतंकवादी हमले में धर्म पूछकर कलमा पढ़ने के लिए बोला गया, पैंट उतार कर देखा गया, फिर मौत के घाट उतारा गया। इतना बोलने में विपक्ष के सांसदों को क्या दर्द थी। जब रक्षा मंत्री जी भारतीय सेना की उपलब्धियों की चर्चा कर रहे थे तब कोई ताली नहीं थी, कोई मेज नहीं थपथपा रहे थे। और आज भी अगर मैं कहूं कि निहत्थे और निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर मारने का अगर पहली बार ऐसा काम हुआ है, उन्होंने धर्म के नाम पर देश को बांटने का, देश में दंगे फैलाने की सोच को लेकर चले, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीय एकजुट होकर खड़े रहे, पूरा भारत एक साथ खड़ा रहा। उस शाम भारत के घरों में दिए नहीं जले, यहां तक कि रात में घरों का चूल्हा भी ठंडा पड़ा रहा। इन लश्कर आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया है। हमारे देश, हमारे लोकतंत्र, 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी। हमारी सशक्त सरकार और हमारी सशक्त सेना को एक तरह से चुनौती देने का दुस्साहस किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि भारत पहलगाम के साजिशकर्ताओं को उनकी कल्पना से परे सजा देगा। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना की जो शक्ति है, एकता और संकल्प एक प्रतीक बन चुका है। यह शक्ति आतंक के साए को कुचलकर भारत के गौरव को विश्व पटल पर उजागर कर रही है। मैं इतना कहूंगा माननीय सभापति जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जमाना हमारा। और 7 मई को हमने इन दुश्मनों को जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर अचूक और निर्णायक प्रहार किया, और ऐसा प्रहार किया कि जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान को हो रहा है। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर 24 टीक प्रहार करके हमारी सेना ने 100 से अधिक आतंकियों और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। एक ही झटके में जमींदोज करने का काम किया। यह भारत की त्रिशक्ति जल, थल, नभ का एक संगम था। हमने विश्व को साफ शब्दों में बता दिया कि भारत के विरुद्ध अगर कोई आतंकवाद की किसी घटना को अंजाम देगा तो हमला भारत पर हमला माना जाएगा, भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा, और भारत इसे अपने तरीके से निपटेगा। और इसका करारा जवाब भी देखा। जो आंख उठाकर देखेगा उसको ऐसी दर्द दी जाएगी कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी दर्द महसूस होती रहेगी। ये भारत का आतंकवाद के विरुद्ध शंखनाद था। ये अब भारत, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारत डोजियर नहीं, डोज देगा। अब भारतीय सबूत नहीं, आतंकी आकाओं को ताबूत भेजेगा। ये नया भारत है, और ये नए भारत का, दिस द न्यू नॉर्मल ऑफ न्यू इंडिया, दिस इज पीएम मोदीज। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद के खिलाफ। पाकिस्तान ने भारतीय सेना और हमारे सिविलियन ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया तो हमारी भारतीय सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला करते हुए उसको नस्तनबूद कर दिया। दिस वॉज अ स्ट्राइक। ये एक ऐसा हमला था जो कि 11 पाकिस्तानी एयरबेस पे था, और इसने वहां पे एक कब्रिस्तान में बदल के रख दिया उनके एयरबेस को। पाकिस्तान से पूछ लें कि भारतीय मिसाइलों ने कैसा कहर ढाया था। 2.5 महीने बाद भी रहीम खान एयरबेस पर आज बैलगाड़ी चलाने लायक भी नहीं बचे। वर्षों तक अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे। गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे, और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं
राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना। भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स द एनिमी। भारतीय सेना वहां पे चोट करते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, और मस्तिष्क में, साहस में, और उनके मानचित्र पर भी। जिहादी बंकर में छिप गए थे, यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई अनकोट, ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कोट है। वी लॉन्च्ड प्रिसिशन मिसाइल अटैक्स। हमने उन पे बिल्कुल नियंत्रित मिसाइल अटैक किया। जितने भी उनके प्रशिक्षण केंद्र थे और बंकर कैंप थे, उन्होंने हमारे पर्यटकों पर हमला किया था, लेकिन हमने केवल उनके आतंकवादियों पर हमला किया। हमने किसी भी नागरिक पर हमला नहीं किया। हमने जो आतंकवाद का मूल था, जो जड़ थी, वहां पे हमने हमला किया। हमने भी किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं किया, लेकिन जो शक्तियां थी उसे हमने कम किया। ये कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, ये वो तंत्र है और ये न्यू नॉर्मल है भारत का। भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म आज पूरी दुनिया भर के लिए कड़ा संदेश है। इस भारतीय सेना के हमलों में लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनके ट्रेनिंग सेंटर पर कड़ा प्रहार किया गया। यहां तक कि पाकिस्तान की जो हवाई सुरक्षा है, लाहौर, पसरूर, चुनिया, अफरीवाला के HQM मिसाइल सर्विस रडार स्टेशन नष्ट कर दिए गए। वायुसेना अड्डे चकलाला में हो, सरगोदा, रहीम यार खान, कराची, भोलाई वायुसेना अड्डों को नुकसान किया गया। लड़ाकू और अवकाश विमान नष्ट कर दिए गए। C2 प्रणाली को नुकसान किया गया। वायु रक्षा समन्वय को पंगु बनाया गया। 9 आतंकी, जिसमें जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर के ठिकानों को तबाह किया गया। हमने 26/11 के हमले में जो कांग्रेस इंतजार करती रही कि शायद दुनिया की कोई और ताकत आपको परमिशन देगी, वी विल नॉट वेट फॉर द परमिशन, वी विल। जो हम अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम सटीक हमला करें। वादियों को उनके घर में घुसकर मारा है, चाहे वो एयर स्ट्राइक की बात हो, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो या ऑपरेशन सिंदूर की बात हो। यही नहीं, इन अटैक्स में हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का लगभग 20% इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है। 11 एयरफोर्स को हमने मात्र 3 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। पहली बार है कि दुनिया के किसी न्यूक्लियर कंट्री के एयरफोर्स के कैंप्स को नष्ट करने का काम किया तो भारतीय सेना ने वो भी करके दिखाया है। यही नहीं, 26/11 के हमले में जिस स्थान से उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उन आतंकवादी ठिकानों को भी हमने ध्वस्त किया। मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को भी हमने मारा और उनके आकाओं को भी मौत के घाट उतारने का काम किया तो भारतीय सेना ने किया है। केवल आतंकियों को ही नहीं, पाक भोलारी एयरबेस में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तान स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को भी और 4 एयरमैन को भी मौत के घाट उतारने का काम भारतीय सेना ने किया। यही नहीं, आपने तो उदार दिल दिखाकर इंडस वाटर ट्रीटी कर ली थी, जो पाकिस्तान के 4 लाख एकड़ जमीन को सींचता है। भारत का 80% पानी वहां पर चला जाता है। 23 करोड़ पाकिस्तानियों को पानी के पीने की व्यवस्था वहां से मिलती है। लेकिन मोदी जी ने कहा कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, टेरर एंड टॉक। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। आतंकवाद और वार्ता साथ आप इतने सालों तक नहीं कर पाए, वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य देखा और हथियारों की मारक क्षमता को भी देखा है। मेड इन इंडिया वेपन्स हैव वन। भारत में बने हुए इट्स कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड। तो
सूचना रक्षा प्रौद्योगिकी है उसको ने पाकिस्तान और चीन सहित अन्य देशों को, आप में से कुछ विपक्ष के सांसदों ने कहा कि दूसरी तरफ चीन भी था, टर्की भी था, पाकिस्तान भी था। अरे ये स्पष्ट उदाहरण है आप सबके लिए, चाहे चीन था, टर्की था, पाकिस्तान था, अकेला भारत और भारतीय सेना तीनों पर भारी पड़ी है। यह दिखता है भारतीय मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी कैसे भारी पड़े हैं। और यही नहीं, मैं आज कहूंगा कि इंडिया ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह सिर्फ वो के जो हवाई हमला हुआ था वो प्रभावी रहा। वॉरफेयर कह रही है। थाईलैंड एयरफोर्स यूनिवर्सिटी इसे सैन्य रणनीति की टेक्स्ट बुक में शामिल करने की बात कह रही है। दुनिया इसे टेक्स्ट बुक काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन के रूप में देख रही है। और एक ऑपरेशन सिंदूर से आज दुनिया भर में पता चल गया कि भारत की ताकत क्या है और जो आज के वॉरफेयर में भारत की नई टेक्नोलॉजी ने कैसे काम किया है। आप पूछ रहे थे पिछले 10 सालों में क्या हुआ। दीपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि भारतीय सेना के बजट को क्या हुआ डिफेंस के। माननीय निर्मला सीतारमण जी यहां पर है, रक्षा मंत्री जी हैं, पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं, आज वित्त मंत्री हैं, राजनाथ जी हैं, रक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार में 2.5 लाख करोड़, आपके समय 2013-14 में डिफेंस बजट था 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6,22,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है। अरे आप 6,81,000 करोड़ रुपया बजट कर दिया है, दुगने से ज्यादा कर दिया, 3 गुना कर दिया है। और आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, 10 साल आपने सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मात्र 3 सालों में 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट मेक इन इंडिया बनाकर हमने दी है। आपने 10 सालों में नहीं, 30 सालों में आपने 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक पेंशन की मांग को भी पूरा किया है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अटल जी की सरकार में देखिए, आपके समय 48 में, 62 में, 65 में, 71 की लड़ाइयां हुई, लेकिन सेना के जवानों का पार्थिव शरीर उनके घरों तक नहीं जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, तब जाकर पार्थिव शरीरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और धर्मेंद्र जी, मैं इतना जरूर कह दूं, अरे मैं तो हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश राज्य छोटा है, लेकिन सेना में बड़ा योगदान है। अगर देश को पहला परमवीर चक्र विजेता किसी ने दिया तो मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश ने दिया है। कारगिल युद्ध में अगर 52 शहादत सबसे ज्यादा हुई तो हिमाचल प्रदेश की हुई। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए थे, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए हैं। साथ माननीय सभापति जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमने अपना एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा दिया है। 686 करोड़ से बढ़कर लगभग 24,000 करोड़ हो गया। हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन 1 लाख करोड़ एक साल की पार कर गई। और 193 हमने नए कॉन्ट्रैक्ट 2,09,050 करोड़ के एक साल में करके दिखाए और 100 देशों को डिफेंस प्रोडक्ट भारत देने का काम करने जा रहे। यही नहीं, लेकिन आपको डर तो होगा ही, क्योंकि जब मैं आपके सवाल खड़ा कर रहा हूं तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं है। मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहता हूं कि आखिरकार जब सेना की और सैन्य क्षेत्र में हमारे उपलब्धि की बात आती है तो आपके होंठ सिल क्यों जाते, उनकी तारीफ करते हो। कितने युद्ध देश ने देखे, लेकिन इस लड़ाई में मैं कहना चाहता हूं, भारत ने ना एक सैनिक खोया है, ना एक सैनिक खोया, ना एक सैनिक शहीद हुआ, ना युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हमारी विजय हुई, शोर भी नहीं हुआ, सिंहनाद की गूंज उठी है। ये भारत ने करके दिखाया है। मोदी जी की नीति और सेना की रणनीति काम आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ये कहूंगा,
जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उस समय हिमाचल के प्रभारी थे। कारगिल के युद्ध में वो उस समय भी सेना के जवानों का हाल पूछने कारगिल गए थे, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हर दिवाली सेना के जवानों के साथ मनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, सेना को सशक्त भी किया। और मैं एक बात कहूंगा, एक और भारत की सेना पाकिस्तान को कड़ा जवाब दे रही थी, लेकिन दूसरी ओर आप लोग क्या कर रहे थे? राहुल गांधी जी क्या कर रहे थे? सबूत मांग रहे थे और साथ ही साथ कवर फायर भी दे रहे थे। कवर फायर किसको दे रहे थे, ये आपको पूछना पड़ेगा। आपने कहा कि हमने सरेंडर कर दिया। हमने स्पष्ट किया है कि जब तक हमने ऑपरेशन और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं किया, तब तक हमने सीजफायर नहीं किया था, और तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को हमने पहले ही नकार दिया था। और यही नहीं, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आज भारत का दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाला कोई व्यक्ति है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 2001 से लेकर 2025 तक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक 25 साल में एक दिन की भी छुट्टी लिए बिना देश के लिए हर पल जीने का काम करने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपने भारत की सेना पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। मैं इतना कहूंगा, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नेता हमारे पास हैं। भारत को झुकाने वाला कोई का माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो झुका सके। भारत को कोई झुका सके ऐसा किसी में दम नहीं। भारत से विश्व है, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। आदरणीय सभापति जी, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, उस आधे मोर्चे में एक राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस भी है। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस क्या, मैं बताऊंगा। आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का काम किया। अभी भी हंसते हैं। अरे राहुल गांधी जी को सदन में खड़े होकर शर्म से माफी मांगनी चाहिए, पूरे देश से, भारतीय सेना से माफी मांगनी चाहिए। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहते हो, और बाटला हाउस कांड में शहीद होने वाले इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को आप श्रद्धांजलि तक नहीं दे पाए, लेकिन आपकी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाने वहां चली गई थी। यह कांग्रेस है जो भारतीय सेना के साथ नहीं, उसके खिलाफ हथियार उठाने वाले आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है। देश ने आपका असली चेहरा देखा है। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है कि आपने भारत को अपमानित और पराजित करने वाले राष्ट्र साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने देश की जनता का मनोबल तोड़ने का कार्य किया, कोई कोर कसर आपने बाकी नहीं छोड़ी। और सुनिए मणिकम टैगोर जी, इतिहास नरेंद्र मोदी जी को उनके धैर्य और धीरता के लिए याद रखेगा, और राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस को उनके धोखे और धूर्तता के लिए धिक्कारेगा, धोखे और धूर्तता के धिक्कारेगा। और मैं आपको बताऊं, जिस नेता की आप अपने की बात करते हैं, 2 बार देश की जनता ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लायक भी नहीं दिया। एक बार तो अमेठी की जनता ने हरा दिया, और अगर रो धोकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन भी गए तो मैं कहना चाहता हूं, अब वो एलओपी से एलओबी बन गए हैं। किरण जी पूछ रहे एलओबी का ही है।
भाई पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को तो मुझे बताना पड़ेगा। एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन से एलओबी लीडर अपोजिंग भारत बन गए हैं। उनके एजेंडे पे केवल भारत का विरोध है, भारतीय सेना का विरोध है और भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करना ही लिखा है। इसलिए आज से उनको एलओबी कहना शुरू करना पड़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूं, पता नहीं वो कांग्रेस के पोस्टर बॉय बन पाए ना बन पाए, लेकिन पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के पोस्टर बॉय राहुल गांधी बन गए हैं। आपकी दुआ स्वीकार हो। अब माननीय सभापति जी, आज सदन ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करनी थी, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में होड़ लगी थी कि कौन पाकिस्तान का सबसे सगा, सबसे प्रिय उभर कर सामने आए। और एक पूर्व गृह मंत्री ने जो कल इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है, वो कहते हैं अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें नहीं दिखता है तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे। ये लोग कभी हिंदू आतंकवाद कहते हैं, कभी पाकिस्तान को बचाने के लिए आते हैं। कांग्रेस पार्टी में पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े एडवोकेट आज हैं कि पाकिस्तान अपनी पैरवी बाद में करता है, कांग्रेस के नेता उनकी पैरवी करने के लिए पहले खड़े हो जाते हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान सरकार लश्कर राहुल के बयानों को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही है। और यही नहीं, पाकिस्तान सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बयान को लेकर पूरी दुनिया भर में दिखाया जा रहा है। मुझे पहले लगता था इनको दिक्कत मोदी जी से है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी दिक्कत मातृभूमि से भी है। और कहने को तो आईएनसी है, लेकिन आईएनसी अब इनके बयानों और इनके तरीकों से यही लगता है ये अब कहीं इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन गई है। क्योंकि पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव और आड़ के पीछे आप रुक रहे हैं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी यही रहा माननीय सभापति जी। और मैं जो कह रहा हूं मैं उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस आइडिया ऑफ डिप्लोमेसी क्या था? इनका केवल डोजियर तैयार करने का था, डिनर खिलाने का था, डिसीजन करने का नहीं था। नहीं तो 26/11 के हमले के बाद ये लोग 26/11 हमले के बाद ये शायद कुछ कार्रवाई करते, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब देते, लेकिन नहीं दिया। राहुल गांधी जी क्या करते रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं पूछता हूं आपसे, पूरे ऑपरेशन सिंदूर में श्रीमान राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में थी कि भारत के कितने विमान मार गिराए। उनका एक बयान भी ऐसा नहीं है जहां उन्होंने जानने की कभी कोशिश की हो कि हमारी सेना ने, हमारी वायु सेना ने पाकिस्तान में कितनी तबाही मचाई है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादियों को मार दिया है, पाकिस्तान के कितने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया है, उनके कितने डिफेंस सिस्टम को खत्म किया है, उनके कितने एयरबेस उड़ाए हैं, पाकिस्तान को कितनी हानि पहुंचाई है। इसमें राहुल जी का कोई इंटरेस्ट नहीं था, मात्र इंटरेस्ट था भारत के कितने विमान गिराए गए। आखिर ये जानकारी वो किससे साझा करना चाहते थे? जिनके हाथ रक्षा दलाली में रंगे रहे हों, अब किसके लिए दलाली करना चाहते हैं ये मुझे पता नहीं। और मैं तो इतना ही कहूंगा, जुबान पर पाकिस्तान, दिलों में साजिश पलती है। ऐसे लोगों की वजह से ही तो चिताएं जलती हैं। देश को लूटकर जो अपने महल बनाते हैं वो इतिहास में गद्दार कहलाते हैं, गद्दार कहलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे मैं कहूंगा हमारी सेना ने तो किया, वो दुनिया ने देखा, लेकिन उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी जी
आदमपुर एयरबेस पर गए और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम भी किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि आदमपुर एयरबेस खत्म कर दिया। अगर खत्म हो गया तो प्रधानमंत्री कैसे उतरते? S-400 पीछे खड़ी दिखती थी, आपकी आंखों में, आपके चश्मे नहीं दिख रही होगी, दुनिया ने देखा है। यही नहीं, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, न्यू रूल ऑफ एंगेजमेंट में हमने तय कर दिया है, कोई भी आतंकवादी घटना को एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मैडम मैं 5-7 मिनट और लूंगा, मेरे जो टाइम मुझे पार्टी ने दिया, 5-7 मिनट, किरण जी भी यहां पर हैं। और न्यूक्लियर ब्लैकमेल की जब बात चलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी स्पष्ट कर दिया था, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो कह ही दिया है, हमने एस्केलेशन भी नहीं की, हमने केवल आतंकवादी ठिकानों को प्रहार किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे सेना या सिविलियन ठिकानों पर प्रहार करने का प्रयास किया, तो हमने ऐसा जवाब दिया है कि कांग्रेस नहीं, पाकिस्तान सदा याद रखे, गलती से। मैं जहां तक सिंधु डैम की बात है, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने सस्पेंड किया है। आपके कुछ नेताओं ने कहा, जो आपकी गठबंधन में सरकार में थे, उन्हें कहा पानी दे देना चाहिए पाकिस्तान को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सिंधु में पानी और खून, सिंधु नदी का पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। तुम हमारा खून बहाओगे, तुम्हें पानी नहीं पिलाएंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा, पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी सिर पटक ले, नाक रगड़ ले, सिंधु डैम के गेट नहीं खुलेंगे, नहीं खुलेंगे। आदरणीय सभापति जी, जो प्रतिनिधि मंडल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया भर में भेजे, वो 7 प्रतिनिधि मंडल में एक मुझे भी जाने का अवसर मिला। सुप्रिया जी हमारा नेतृत्व कर रही थी। और मैं सदन में एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये जो प्रतिनिधि मंडल थे, ये किसी दल या किसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, हम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। हमारे मत अलग हो सकते हैं, हाँ, हमें मतांतर हो सकता है, मत भिन्नता हो सकती है, मन का भेद हो सकता है, लेकिन जब राष्ट्र का प्रश्न हो तब हम एक हैं, हम एक मत हैं, हम भारत के पक्ष में हैं, हम सबके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। और मैं कह सकता हूं कि 7 के 7 प्रतिनिधि मंडलों में किसी भी दल का कोई भी सांसद होगा, उसने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात की। आज पूरे सदन की ओर से मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनको नमन करता हूं। हम सिर्फ 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं। 1 मिनट में कर लीजिए। मेरा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लेना जरूरी है। सिर्फ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, एक इसमें हमने हासिल किया और दूसरा सरेंडर विषय है। मैं इतना कहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हम किसी का साथ लेने नहीं गए थे। भारत ये बताने गया था कि भारत अपने दम पर आतंकवादी के आकाओं को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, और हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देने गए थे, किसी का सहयोग मांगने नहीं गए थे। और 193 देशों में से 190 देशों ने एक साथ इन आतंकवादी हमलों की निंदा की है। ये नरेंद्र मोदी जी का दिखाता है। और यही नहीं, मुस्लिम देशों में भी पाकिस्तान को अलग थलग करने का काम किया, आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक माहौल बनाया। और मैं कहना चाहता हूं कि जो रवैया कांग्रेस का रहा इस समय, वो सबसे अधिक निराशाजनक, अपमानजनक और आपत्तिजनक था। सेना और सरकार पर हमला करने में कांग्रेस कहीं पीछे नहीं रही। लेकिन भारत में जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हम लगातार आगे बढ़े, एक फेक नैरेटिव कांग्रेस के नेता द्वारा चलाया जा रहा है कि सरेंडर सरेंडर। माननीय सभापति जी, अगर पिछले 78 साल का हिसाब लिया जाए तो कांग्रेस ने कितने ब्लंडर और सरेंडर किए, ये आज देश को मैं बताना चाहता हूं। और इन 2 मिनटों में बताऊंगा। 1948 में कश्मीर जैसे आंतरिक विषय को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1950 से 60 के दशक में एक्साई चीन को बंजर जमीन कहकर चीन की झोली में डालने का ब्लंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1954 में
तिब्बत के अधिकार को छोड़कर चीन को कब्जा करने का स्वीकार किसने किया? कांग्रेस ने। 1958 में नून नेहरू समझौते के तहत बेरूबारी को पूर्व पाकिस्तान में स्थानांतरित करने को सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1960 में पंजाब के सरजा माजरा, रख हरदीप सिंह, पठान के, सुलेमान के, चक लोधी को पाकिस्तान को सौंपकर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1960 में सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को $174 मिलियन, आज के 14,000 करोड़ के बराबर ये सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। माननीय सदस्य प्लीज 1963 में पाकिस्तान ने पीओके में 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को सौंपने का काम किसने किया और चुप रहा? कांग्रेस ने। 1974 में इंदिरा गांधी ने एक समझौते के तहत कच्चा थीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चीन को सरेंडर किसने की? कांग्रेस ने। भारत के हितों को किसने बेचा? 62 के युद्ध में अमेरिका से एयरफोर्स सपोर्ट की मांग कर सरेंडर किसने किया? कांग्रेस ने। 1965 में पाकिस्तान से जंग जीतकर 68 में 828 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान को किसने सरेंडर किया? कांग्रेस ने। 1970 की जंग में पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत के 56 सैनिक लिए बिना माननीय வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பகல்காம் தாக்குதலுக்கு எதிராக தேசமே ஒன்றுபட்டு நிற்கிறது. வீழ்ந்த ஒவ்வொரு உயிரும் सभापति जी ஏற்படுத்திய कांग्रेस का किए 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारतीय सेना ने नील डाउन करवाया था, मुर्गा बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया. अपने 54 भारतीय सैनिकों को लिए बिना पाकिस्तान के आगे सरेंडर किसने किया? ताशकंद समझौते में हाजी पीर दर्जे जैसे अति महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र को पाकिस्तान को वापस देकर सरेंडर किसने किया? पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर कर दुश्मन से हाथ मिलाने का सरेंडर किसने किया? 1984 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के कौटा परमाणु संयंत्र पर हमला करने से इनकार कर दिया, सरेंडर किसने किया? रोनाल्ड रीगन अमेरिका राष्ट्रपति. அவைத் தலைவர் அவர்களே, உங்களுக்கு எனது அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். माननीय सभापति महोदय नमस्कार. पहलगाम हमला जो देश के विरुद्ध हुआ था और उसमें पूरा देश इसके विरुद्ध सामने आ गया और जो हमारी हानि हुई, जो हमें कष्ट हुआ, माननीय सभापति महोदय आप जारी रखें. जो आतंकी हमला हुआ तो तब भारत सरकार ने इस हमले के विरुद्ध जो कार्रवाई की है और जो आज चर्चा हम कर रहे हैं, तो उसमें सभी की पूरी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व बनता है. और जो प्रतिपक्ष दल है वह एक बहुत अच्छी चर्चा करना चाहता है. यह सिर्फ आज और कल नहीं बल्कि यह पिछले 2 महीनों से हम इसका प्रयास निरंतर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि पिछले 2 महीने से हम पूरे उत्तरदायित्व के साथ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार है उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली और उन्होंने यह कुछ नहीं बताया कि यह कैसे हुआ और सारा घटनाक्रम क्या रहा. और जो आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने
आज आरंभ की है चर्चा। उरी में जो हमला हुआ था 2016 में, उसके बाद से तब भारत ने 2019 में इसी तरीके से जो और हमला हुआ था, यही सब बातें उसमें लगातार कही जा रही हैं। यह सब बातें बोलने के बाद जो आतंकी हमला हुआ, यह पहलगाम में कैसे हुआ, और उसके तुरंत बाद यह जो जानकारी दी गई जो सरकार के द्वारा, यह बहुत शर्मनाक है। जो वहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा थी, लेकिन उस पे कमी देखी गई, क्यों उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, ये सभी उसमें असफल रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका प्रधानमंत्री लेंगे कि मंत्री लेंगे, कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है? और आप देखेंगे कि नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक आप चाहते हैं कि उन सब की जिम्मेदारी उनकी रहे। उनके मामले में आपका नज़रिया अलग है, लेकिन जब प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में थे, तब वो भारत आए और उन्होंने अपनी यात्रा को छोटा करके, और हम सोच रहे थे कि वो सीधे कश्मीर जाएंगे, लेकिन वो बिहार गए और वहाँ पे उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। आपके दिमाग में केवल और केवल चुनाव होते हैं, और हमारे मन में हमेशा राष्ट्र होता है। और जब वहाँ पे एक विशेष सत्र की मांग हमने की थी, सभी प्रतिपक्ष दलों ने मिलकर, लेकिन जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह लोकतंत्र का मंदिर है। यह ठीक है कि आप इसे मंदिर कहें, लेकिन आप इस मंदिर में आने से इतना घबराते क्यों हैं? और हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आते और हम आपके दर्शन कर पाते, और उस विशेष सत्र में आप अब तक नहीं आए हैं, और आप उस समय भी नहीं आए और बिहार गए। और इस तरीके से ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जो आपने वहाँ पे किया। और उस हमले के बाद जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो किया, वो अकल्पनीय था। और जिस तरीके से उन्होंने इस युद्ध विराम की घोषणा की, और हमारे गृह मंत्री और हमारी सरकार इसमें असफल रहे हैं, और जो विपक्षी दल हैं वो इस पर लगातार चर्चा करते रहे हैं। और हम जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संस्था IMF ने उन्हें ऋण दिया है, यह भी बिल्कुल गलत है। और भारत के खिलाफ भी एक पूरे वैश्विक तरीके स्तर पर एक ऐसा बना है। वहाँ पे फ़लस्तीन का मामला था, और संयुक्त राष्ट्र में एक जो घोषणा पत्र में भारत के द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए, और भारत ने इसमें जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो घोषणा की थी, उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है भारत सरकार ने। माननीय पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने कहा, जो 10 बिंदु गिनाए उन्होंने, और उसमें जो आप पूरे विश्व में जाने के लिए कि एक सर्वदलीय शिष्टमंडल गया था, उसमें हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य भी उन्होंने भाग लिया था। तो इसमें यह क्या अंतर रहा? आप उन्हें राष्ट्र विरोधी कहते हैं, और हम सभी ने उसमें भाग लिया है। हम सभी उस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य रहे हैं, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माण में भी भाग लेना चाहते हैं, जहाँ पे मुस्लिम सांसद भी उस शिष्टमंडल के प्रतिभागी रहे हैं। जब से भाजपा सरकार में आई है, तब से केवल यही समय था जिसमें एक मुस्लिम संसद सदस्य ने भी भाग लिया है। और जब कल माननीय प्रधानमंत्री तमिलनाडु गए, उन्होंने चोला साम्राज्य के बारे में बातें की, और जो वहाँ पे युद्ध चोला साम्राज्य के द्वारा लड़े गए उसके बारे में बात की, और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात नहीं की। और वहाँ पे राजेंद्र चोला, राजराजा चोला, उन लोगों ने समुद्र के पार जाकर वहाँ पे विजय प्राप्त की थी, और यह बहुत ही अति विशिष्ट कार्य और शौर्य उन्होंने दिखाया था। राजेंद्र चोला, राजराजा चोला, उन्होंने जो युद्ध पोत शुरू किए थे, उन्होंने
ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो इसका जो अंत हुआ, उनका अंत ऐसा नहीं होता था। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है। ये राजराजा चोला और राजेंद्र चोला अगर ऐसा उनके समय पर हुआ होता तो वह उसकी जान ही ले लेते, जिन्होंने भी यह घोषणा की होती। और भगवान राम के बारे में जब हम बात करते हैं, तब उन्होंने श्रीलंका में जाकर युद्ध किया और रावण का वध किया था। एक मंत्री महोदय ने कहा कि यह जो ऑपरेशन हुआ था यह उसी की तरह हुआ था जैसे कि जिसने श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर उसके धड़ से अलग किया था। तो उसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने भी वही सुदर्शन चक्र का उदाहरण दिया। और आप भगवानों की संज्ञा अभी नेताओं के द्वारा देते हैं, और क्या इससे कि हिंदू धर्म और हिंदुओं की मंशा इसमें क्या प्रभावित नहीं होती है? माननीय मंत्री जी ने एक बार भी इस तरीके से सोफिया कुरैशी के सामने जो उनके विरुद्ध जो बात किया, उसके बारे में किसी भी सदस्य ने कोई बातें नहीं की। और जो पहलगाम हमले के समय और जो पर्यटकों आदिल शाह उसमें से भी एक था, उसने भी अपनी जान दी, उसके बारे में भी किसी मंत्री महोदय ने कभी कोई बात नहीं की। और ऐसे एक आदिल शाह नहीं, ऐसे बहुत सारे आदिल शाह हमारे देश में, ऐसे सैकड़ों आदिल शाह हैं जो, और इस तरीके कश्मीर में लोग भी हैं, वो ऐसे भारतीय एकता के बारे में बात करते हैं, लेकिन आप लोग इनके बारे में कभी कोई बात नहीं कर सकते। तो इस तरीके की विषमता और अलगाव है जो हम आतंकवाद के बारे में बात करके करते हैं। इससे हम ऐसा संदेश विश्व को देते हैं। इस तरीके से आप इसके बारे में हम सभी लोगों के एक साथ विरुद्ध नहीं जा सकते। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। 22 अप्रैल 2025 का दिन भारत के इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित वैसारन वैली में आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा ने पूरे राष्ट्र की आत्मा को झंझोर दिया। उस दिन 26 निर्दोष नागरिकों को निर्मम हत्या हुई। यह मामला केवल निर्दोष नागरिकों की जान लेने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हमला उन परिवारों पर भी था जिनके सपने एक ही पल में उजड़ गए। उन परिवारों की महिलाओं के सुहाग का सिंदूर छीन लिया गया। महोदया, इस पीड़ा को और आक्रोश के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का निर्णय लिया और इस सैन्य कार्रवाई का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह नाम केवल एक सैन्य कोड नहीं था, बल्कि उन शहीद परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना और आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्र के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 की रात ठीक 1:05 से 1:30 तक मात्र 25 मिनट में पूर्ण हो गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के अंदर मौजूद आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों पर सटीक और निर्णायक हमला किए। महोदया, ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना की रणनीति, सूझबूझ, सटीकता और आधुनिक सैन्य क्षमताओं का अद्भुत प्रदर्शन हुआ। इस कार्रवाई में रेफेल जेट विमानों ने फ्रांस निर्मित एस्केल्प मिसाइलों के माध्यम से दुश्मन के प्रशिक्षित शिविरों को निशाना बनाया। इसके अतिरिक्त स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पहली बार हमारी सेना ने सीमा पार ऑपरेशन में स्काई स्ट्राइक काजे ड्रोन्स का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। हमारी स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने हवाई सुरक्षा में अभेद्य कवच बनकर देश की रक्षा की। यह ऑपरेशन भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता का शानदार प्रमाण है। महोदया, ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य अत्यंत सावधानी से चुने गए थे, जिनमें 7 ठिकाने के अंदर और 2 पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर थे।
इन ठिकानों में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, हथियारों के गोदाम और आंतरिक आतंकवादियों के कम्युनिकेशन हब हासिल शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार इस ऑपरेशन में 48 आतंकवादी मारे गए, जिनमें ऐसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख 12 आतंकी कमांडर शामिल थे। यह कार्रवाई इतने सुनियोजित और सटीक थी कि इसमें किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं हुआ। महोदय, विपक्ष के द्वारा इस ऑपरेशन को लेकर कुछ सवाल उठाए गए। लोकतंत्र में आवश्यक है कि विपक्ष की चिंताओं का सम्मानपूर्वक जवाब दिया जाए। पहला आरोप सुरक्षा चूक का था। गृह मंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यापक आंतरिक सुरक्षा समीक्षा शुरू की। डीपीआरडी के द्वारा मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित निगरानी प्रणाली और स्मार्ट फेंसिंग के विकास हेतु 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी आवंटित किया गया। दूसरा आरोप पाकिस्तान की भूमिका के संबंध में था। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एनआईए, राव और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्रित सबूतों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों की भूमिका स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर दी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की समिति ने भी इन तथ्यों की पुष्टि की है। तीसरा आरोप नुकसान छुपाने का था। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 2 बहादुर सैनिक हवलदार रमेश सिंह और नायक विक्रम ठाकुर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सरकार ने उनके परिवार को तत्काल 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और जीवन भर की पेंशन प्रदान की। महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को मजबूत किया। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल जैसे मित्र देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत की गई हमारी कार्रवाई का खुलकर समर्थन किया। फेटे ने भी पाकिस्तान का आतंकवादी वित्त पोषण को रोकने हेतु दबाव बढ़ाया। राष्ट्र के अंदर भी इस ऑपरेशन ने एकता और दृढ़ता की भावना को बढ़ाया है। सरकार ने युवाओं के लिए इंफॉर्मेशन वेरियर प्रोग्राम प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत 10,000 युवा साइबर मिस इन्फॉर्मेशन के विरुद्ध प्रशिक्षित हो रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर जिले में 14 वर्षीय बालक शिवन सिंह, जिन्होंने आतंकवादी हमले के दौरान 3 लोगों की जान बचाई, को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शहीद परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अक्टूबर 2024 में सरकार के कैबिनेट सुरक्षा समिति ने वर्ष 2029 तक 52 विशेष रक्षा सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना को स्वीकृति दी। इसके साथ ही एक व्यापक सैन्य अंतरिक्ष सिद्धांत को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अप्रैल 2025 में सार्वजनिक रूप से यह भी स्पष्ट किया था कि सेना अब युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ड्रोन और रियल टाइम निगरानी प्रणाली के उपयोग पर विशेष जोर दे रही है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों के साथ मिलकर सीज फायर निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अंत में माननीय सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर भारत की संकल्प शक्ति, वीरता और संयम की ऐतिहासिक गाथा है। आइए एकजुट होकर हम आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में दृढ़ता से खड़े रहें और मानवता तथा शांति के आदर्शों का भी सम्मान करें। भारतीय सैनिकों के प्रति आभार और नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मलेश बाबू जी। स्पीकर मैडम। सभापति महोदया, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए। ऑपरेशन सुंदर एक ऐसी घटना थी जिसने हमें मौका दिया हमारी सेना के शौर्य को देखने के लिए, और ये जो इसमें बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान गई और हमारे देश की एकता पर प्रहार किया गया। माननीय
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में हमने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम किसी भी प्रकार के जो राष्ट्रों में कोई फर्क नहीं करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह स्पष्ट किया कि जो भी आतंकवादी भारत पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के आतंकवादी हमले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने हमारा आतंकवाद के प्रति हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम पानी और रक्त एक साथ नहीं बह सकते। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने बताया कि ये जो ऑपरेशन था न केवल सफल था बल्कि इसमें भारत निर्मित हथियारों का व्यापक रूप से उपयोग किया गया और बहुत ही सटीकता से हमने भारत में निर्मित हथियारों का उपयोग कर यह दर्शाता है कि हमारा जो रक्षा इकोसिस्टम है वो काफ़ी प्रगति कर रहा है और हमारे सैनिकों को हमें नहीं भूलना चाहिए। मैं विपक्ष को अनुरोध करता हूं कि हम चर्चा करें लेकिन हम भारतीय एकता पर किसी भी प्रकार का कुराठाघात न करें। माननीय महोदया, ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे युवाओं के हृदय में, हमारे किसानों और वैज्ञानिकों के हृदय में एक आत्मविश्वास पैदा किया है। भारतीय सेना का मनोबल अभी काफ़ी शिखर पर है। माननीय विदेश मंत्री ने दिन रात मेहनत करके हमारे वैश्विक जो मित्र हैं उनको यह सूचित किया और सटीक जानकारी दी और हमने कूटनीति और राजनीतिक परिपक्वता के साथ काम किया है और वैश्विक रिश्तों को हमने सशक्त किया है और हमने यह साबित किया है कि हम शांतिप्रिय देश हैं। हम सशक्त हैं लेकिन हम कमज़ोर नहीं हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि विपक्ष एक राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दे और भारत की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार का आघात ना करे। मैं भारत के एक सच्चे सपूत के तौर पे और 140 करोड़ भारतीयों के तरफ से कहना चाहता हूं कि इस सरकार में वो अपना विश्वास दिखाए और मैं जनता दल पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि हम हमेशा केंद्र और पार्टी के निर्णय के साथ रहते हैं। जय हिंद। राजा राम सिंह जी। सभापति महोदया, सबसे पहले मैं गांव में मारे गए हमारे क्षेत्र के भी एक नौजवान की हत्या हुई, मैं उनके घर गया था उसी समय, तो उन सब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, नमन करता हूं और साथ ही साथ जो पूंछ में, राजौरी में नागरिक मारे गए उनके प्रति भी सम्मान जाहिर करता हूं। इस सदन के माध्यम से मैं कश्मीरियों ने जो इस बीच में भी भाव दिखाया या पहले भी जो दिखाया है कई घटनाओं में, जिस समय बस का ड्राइवर भी आतंकवादियों से हमले से बचा करके ले जा रहा था, तो उनकी भावना का और देश ने तमाम कुछ के बावजूद जो शांति भाईचारा बना के रखा, आतंकवादियों की भी जो मंशा थी और कुछ गैर जिम्मेवार पत्रकार और कुछ नेता जिन्होंने पूरे देश में इस अवसर का इस्तेमाल एक पोलराइजेशन के लिए करने की कोशिश की, मैं इंडिया गठबंधन के उन तमाम लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिनकी वजह से यह भाईचारा, एकता देश में बनी रही, बची रही और शांति बनी रही। और साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का याद करता हूं मैं, जिन्होंने संविधान में कहा कि न्यू कॉमन सेंस का निर्माण करना होगा। देश में धर्म, जाति, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव नागरिकों के बीच यह देश नहीं करता है। तो वो जो कॉमन सेंस पैदा हुआ है, जिसने भी इस बीच में जितना उत्पात करने की कोशिश हुई, उस देश की इस भावना का, इस गंगा जमुनी तहजीब को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से।
सदन के माध्यम से। हमला में टेररिस्ट आए कहां से और फिर गए कहां से? बंबई हमलों की बात हो रही है, लेकिन बंबई हमलों में कुछ शहादतें हुई, पुलिस वालों ने गोली चलाई, लेकिन यहाँ 2000 टूरिस्ट एकदम बेसहारा। आप उनके मन में झांक करके जरा देखिए कि कैसा उनको महसूस हो रहा होगा। 7 लाख कहते हैं कि वहां पर विभिन्न तरह के मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं कश्मीर में, और 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला के करते रहे, वो मारते रहे, वो लोग एकदम बिल्कुल बेसहारा। किसके सहारे? ये देश में क्या हो रहा है? कश्मीर आज केंद्र शासित प्रदेश है। मैं तो कहूंगा कि अगर इस तर्क के आधार पर उसका स्टेटहुड छीना गया था कश्मीर का, तो इस तर्क के आधार पर अब केंद्र शासित प्रदेश है, यह भी खत्म होना चाहिए तब, और कश्मीर का स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। मनोज सिन्हा कुर्सी पर बैठे बैठे जवाबदेही ले रहे हैं इतने दिन बाद कि हाँ हम अब जवाबदेही लेते हैं, तो कुर्सी पर बैठे बैठे जवाबदेही मत लीजिए। कायदे से वो गृह मंत्रालय की जवाबदेही है, और अगर आप नैतिकता कबूल करते हैं, इतना आपके अंदर जाग रहा है भाव कि हम नैतिक रूप से जवाबदेह हैं इसके, तो आप कुर्सी से हटिए। चाहे गृह मंत्री हो, चाहे वहां के एलजी हो या कोई हो, यह साफ मांग हमारी है आपके माध्यम से। महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज जो एक बात आई विदेश नीति के मामले में अलगाव में दुनिया के देशों से, तो उसमें पड़ोसी देशों के साथ आप मैत्री कायम रखिए, उस पर मेरा सवाल नहीं है। सवाल इस पर है कि गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर के इस देश में जो राष्ट्रवाद खड़ा हुआ था, वो एंटी इंपीरियलिज्म आधार पर खड़ा हुआ था, पूरे ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। और आज एक अभी ट्रेड डील पर बात हो रही थी, तो ये बात उभर करके आई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह धीरे धीरे अमेरिका ले रहा है। वो कभी हमें टैरिफ के लिए धमकाता है, कभी हमारे प्रवासी मजदूरों को हथकड़ी बेड़ी में भेज देता है, कभी कहता है कि युद्ध हमने रोकवाया। किसी पर भी पब्लिकली स्टेटमेंट सरकार का नहीं आया है। इसलिए यहाँ आप जो सफाई दे रहे हैं, लेकिन देश इससे संतुष्ट नहीं है, देश को और बात चाहिए। और सच बात यह है कि आज उस अमेरिकन इंपीरियलिज्म के सामने आपका एक शब्द नहीं चल रहा है, एक बात भी नहीं बोल रहे हैं, एक अवसर पर भी आप मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो पूरी चीजों को सरेंडर कर दिया गया है एकदम। और यह हुआ है इसलिए, फिलिस्तीन की बात इसलिए नहीं उठ रही है। भारत को ताकत मिलती कहां थी अमेरिका के खिलाफ लड़ने की या ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की? दुनिया के बहुत सारे छोटे छोटे उत्पीड़ित राष्ट्र, उनकी भावनाओं के साथ हम खड़ा होते थे। आज अगर फिलिस्तीन में लाखों की संख्या में मौतें हो रही हैं इजराइल द्वारा, तो इस पर हम अगर नहीं खड़ा होंगे तो दुनिया के अन्य देश भी इसको देखते हैं, महसूस करते हैं कि भारत आज न्याय के साथ खड़ा नहीं है, उत्पीड़ित के साथ खड़ा नहीं है। इसलिए अगर हमें निश्चित रूप से साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ, इस हिंसा और नफरत के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, तो हमें भी दुनिया में अपना सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और पड़ोसी देशों के साथ एकता के साथ साथ, जो देश कल तक हमारे साथ होते थे आज वो आंख दिखाते हैं, कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा है, और दुनिया में भी यही स्थिति बन रही है। तो ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया, बहुत विश्वगुरु बनने चले हैं, और दुनिया में कोई देश, वो बात आई है कि ठीक है हमले के समय साथ दिया, लेकिन युद्ध के समय साथ नहीं दिया, दुनिया का कोई देश नहीं साथ दिया। तो यह बात भी समझिए कि टेररिस्ट अटैक के समय उसकी सहानुभूति रही हमारे साथ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब युद्ध की तरफ चीजें बढ़ने लगेंगी तो दुनिया ने अपना को विड्रॉ कर दिया। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजकुमार सांगवान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे ऑपरेशन सिंदूर पर हो रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया। मैं आज इस सदन के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए गर्व और सम्मान का अनुभव कर रहा हूं। यह केवल एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, यह भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और